सारी तैयारियां पूर्ण हैं। मतगणना स्थल पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आप देख ही रहे हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और लगभग मतगणना अभिकर्ता भी अपने अपने मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं। सभी मतगणना से संबंधित कर्मचारी भी जो उसमें भाग लेंगे वो भी पहुंच चुके हैं। स्ट्रांग रूम की कार्रवाई शुरू हो गई है और सारी व्यवस्थाएं चौक चाबंद हैं और पूरा पुलिस जो है वो पुलिस बल मुस्तैद है। सर, बात करें कितने सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही, कोई भी असामाजिक किसी तरीके से कोई बाधा न कर, कोई असामाजिक तत्व यहाँ पहुँचने की कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। 80 सीसीटीवी कैमरे हैं जो 360 डिग्री सर्विलांस पूरे क्षेत्र पूरा इस एरिया को कर रहे हैं
और व्यवस्था इस तरीके की है कि कहीं कोई न्यूसेंस होने की कोई संभावना कितना बल टोटल सर लगभग 1500 का बल जो है वो पूरे न केवल मतगणना स्थल पे बाकी शहर के ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट संवेदनशील हैं जहां पे विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थक इकट्ठे हो सकते हैं, वहां भी नजर रखी जा रही है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? जितना पहले थे वो आज भी है, अभी भी है। सर, कार्यकर्ताओं को आपने बोला है कि अलर्ट रहिए, इसके क्या मायने हैं? क्या लगता है कोई गड़बड़ी हो सकती है? अलर्ट होना ही चाहिए। Sir, many observers camping in Bhopal from BJP, Vaishnav, Bhupesh Yadav, and many are coming. So, Yes. any big plan of Probably they are preparing for ED, IT, CBI. सर, एक जरूरी सवाल, विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कई आप लोगों ने भी सवाल उठाए हैं हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर, किस तरह से देख रहे सिचुएशन को, कैसे आप लोग नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ आप लोगों की तैयारी है कि इस बार जो है वो ना हो जो पिछली बार हुआ था सरकार बनने के बाद? आप पूरा एहतियात बरत रहे हैं। क्या कांग्रेस विधायकों को कहा गया है जीत के बाद सीधे सर भोपाल आए? निश्चित सर्टिफिकेट के साथ। सर, बिकने वालों पे नजर रखी है आपने? बिकने वालों पे नजर रखी है? जैसे पिछली बार हो चुका था आपके साथ, आपके अपने विश्वासी लोग थे। अब ऐसा है कि कौन कब बिक जाए ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अब उस तरह के लोग हमारे पास नहीं है। सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया कितना बड़ा फैक्टर होने वाला है, क्योंकि पिछली बार आप लोगों के साथ थे, इस बार दूसरे उसमें ग्वालियर चंबल संभाग में वो फैक्टर नहीं तो और कहाँ होंगे। कितनी सीटें सर लग रही हैं कि मैं तो पहले भी कहता रहा, आज भी कहता हूँ 130 प्लस। सर, निर्दलीय और इन बागियों से बातचीत है आप लोगों की? देखिए, ऐसा है हम तो 130 सीटें लेके आ रहे हैं, बाकी जो होगा सो देखिए। शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय है, क्योंकि वो जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, लगातार उनके बयान आ रहे हैं। न केवल विदाई तय है, लेकिन अब उनके अच्छे दिन समाप्त हो गए। 2000 राज खत्म हो रहा है, आपने ट्वीट किया है आपने सुबह, जंगल राज खत्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जंगल राज में जिस प्रकार से आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया है, गरीबों को प्रताड़ित किया गया है, झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, उसे और क्या कहेंगे। अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने एक तरफा जो देखिए, बात यह है जो नियम कानून और भ्रष्टाचार में लिप्त का पालन ना करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। सर पोस्टर्स लगाए गए शुभकामनाओं के कमलनाथ जी, पहले ही जीत से पहले ही पोस्टर लगा दिए गए हैं सर पूरे। लगाने वालों से पूछो। सर, 2018 में आप जो है पीसीसी में बैठे थे, आपने पूरी मॉनिटरिंग की थी, इस बार भी आप हाँ, पर रहेंगे? जी हाँ, जी हाँ।
ये जाएगा ये जाएगा ये जाएगा ये जाएगा सारी तैयारियां पूर्ण हैं। मतगणना स्थल पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आप देख ही रहे हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और लगभग मतगणना अभिकर्ता भी अपने अपने मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं। सभी मतगणना से संबंधित कर्मचारी भी जो उसमें भाग लेंगे वो भी पहुंच चुके हैं। स्ट्रांग रूम की कार्रवाई शुरू हो गई है और सारी व्यवस्थाएं चौक चाबंद हैं और पूरा पुलिस जो है वो पुलिस बल मुस्तैद है। सर, बात करें कितने सीसीटीवी कैमरा से नजर रखी जा रही, कोई भी असामाजिक किसी तरीके से कोई बाधा न कर पाए? कोई असामाजिक तत्व यहाँ पहुँचने की कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। 80 सीसीटीवी कैमरे हैं जो 360 डिग्री सर्विलांस पूरे क्षेत्र पूरा इस एरिया को कर रहे हैं और व्यवस्था इस तरीके की है कि कहीं कोई न्यूसेंस होने की कोई संभावना। कितना बल टोटल सर? लगभग 1500 का बल जो है वो पूरे न केवल मतगणना स्थल पे बाकी शहर के ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट संवेदनशील हैं जहां पे विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थक इकट्ठे हो सकते हैं, वहां भी नजर रखी जा रही है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? जितना पहले थे वो आज भी है, अभी भी है। सर, कार्यकर्ताओं को आपने बोला है कि अलर्ट रहिए, इसके क्या मायने हैं? क्या लगता है कोई गड़बड़ी हो सकती है? अलर्ट होना ही चाहिए। Sir, many observers camping in Bhopal from BJP, Vaishnav, Bhupesh Baghel, and many are coming. So, Yes. any big plan? Probably they are preparing for ED, IT, CBI. सर, एक जरूरी सवाल, विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कई आप लोगों ने भी सवाल उठाए हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर, किस तरह से देख रहे सिचुएशन को, कैसे आप लोग नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ आप लोगों की तैयारी है कि इस बार जो है वो ना हो जो पिछली बार हुआ था सरकार बनने के बाद? आप पूरा एहतियात बरत रहे हैं। क्या कांग्रेस विधायकों को कहा गया है जीत के बाद सीधे सर भोपाल आए? निश्चित सर्टिफिकेट के साथ। सर, बिकने वालों पे नजर रखी है आपने? बिकने वालों पे नजर रखी है? जैसे पिछली बार हो चुका था आपके साथ,
आपके अपने विश्वासी लोग थे। अब ऐसा है कि कौन कब बिक जाए ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अब उस तरह के लोग हमारे पास नहीं हैं। सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया कितना बड़ा फैक्टर होने वाला है, क्योंकि पिछली बार आप लोगों के साथ थे, इस बार दूसरे उसमें ग्वालियर चंबल संभाग में वो फैक्टर नहीं तो और कहाँ होंगे। कितनी सीटें सर लग रही हैं कि मैं तो पहले भी कहता रहा, आज भी कहता हूँ 130 प्लस। सर, निर्दलीय और बागियों से बातचीत है आप लोगों की? ऐसा है, हम तो 130 सीटें लेके आ रहे हैं, बाकी जो होगा सो देखेंगे। शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय है, क्योंकि वो जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, लगातार उनके बयान आ रहे हैं। न केवल विदाई तय है, लेकिन अब उनके अच्छे दिन समाप्त हो गए। 2000 राज खत्म हो रहा है, आपने ट्वीट किया है आपने सुबह, जंगल राज खत्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जंगल राज में जिस प्रकार से आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया है, गरीबों को प्रताड़ित किया गया है, झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, उसे और क्या कहेंगे। अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने एक तरफा जो देखिए, बात यह है जो नियम कानून और भ्रष्टाचार में लिप्त का पालन ना करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। सर, पोस्टर्स लगाए गए शुभकामनाओं के कमलनाथ जी, पहले ही जीत से पहले ही पोस्टर लगा दिए गए हैं सर पूरे। लगाने वालों से पूछो। सर, 2018 में आप जो है पीसीसी में बैठे थे, आपने पूरी मॉनिटरिंग की थी, इस बार भी आप जी हाँ जी हाँ। यही जाएगा।
इससे 35 सेकेंड पहले यही जाएगा। इससे 35 सेकेंड पहले यही जाएगा। इससे 35 सेकेंड पहले यही जाएगा। सारी तैयारियां पूर्ण हैं। मतगणना स्थल पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आप देख ही रहे हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और लगभग मतगणना अभिकर्ता भी अपने अपने मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं। सभी मतगणना से संबंधित कर्मचारी भी जो उसमें भाग लेंगे वो भी पहुंच चुके हैं। स्ट्रांग रूम की कार्रवाई शुरू हो गई है और सारी व्यवस्थाएं चौक चाबंद है और पूरा पुलिस जो है वो पुलिस बल मुस्तैद है। सर, बात करें कितने सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही, कोई भी असामाजिक किसी तरीके से कोई बाधा न कर पाए? कोई असामाजिक तत्व यहाँ पहुँचने की कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। 80 सीसीटीवी कैमरे हैं जो 360 डिग्री सर्विलांस पूरे क्षेत्र पूरा इस एरिया को कर रहे हैं और व्यवस्था इस तरीके की है कि कहीं कोई न्यूसेंस होने की कोई संभावना। कितना बल टोटल सर? लगभग 1500 का बल जो है वो पूरे न केवल मतगणना स्थल पे बाकी शहर के ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट संवेदनशील हैं जहां पे विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थक इकट्ठे हो सकते हैं, वहां भी नजर रखी जा रही है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? जितना पहले थे वो आज भी है, अभी भी है। सर, कार्यकर्ताओं को आपने बोला है कि अलर्ट रहिए, इसके क्या मायने हैं? क्या लगता है कोई गड़बड़ी हो सकती है? अलर्ट होना ही चाहिए। Sir, many observers camping in Bhopal from BJP, Vaishnav, Bhupesh Baghel, and many are coming. So, Yes. any big plan of Probably they are preparing for ED, IT, CBI. सर, एक जरूरी सवाल, विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कई आप लोगों ने भी सवाल उठाए हैं हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर, किस तरह से देख रहे सिचुएशन को, कैसे आप लोग नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ आप लोगों की तैयारियां कि इस बार जो है वो ना हो जो पिछली बार हुआ था सरकार बनने के बाद? आप पूरा एहतियात बरत रहे हैं। क्या कांग्रेस विधायकों को कहा गया है जीत के बाद सीधे सर भोपाल आए? निश्चित सर्टिफिकेट के साथ। सर, बिकने वालों पे नजर रखी है आपने? बिकने वालों पे नजर रखी है? जैसे पिछली बार हो चुका था आपके साथ, आपके अपने विश्वासी लोग थे। अब ऐसा है कि कौन कब बिक जाए ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अब उस तरह के लोग हमारे पास नहीं है। सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कितना बड़ा फैक्टर होने वाला है, क्योंकि पिछली बार आप लोगों के साथ थे, इस बार दूसरे उसमें ग्वालियर चंबल संभाग में वो फैक्टर नहीं तो और कहाँ होंगे। कितनी सीटें सर लग रही हैं कि मैं तो पहले भी कहता रहा, आज भी कहता हूँ 130 प्लस। सर, निर्दलीय और बागियों से बातचीत है आप लोगों की? ऐसा है, हम तो 130 सीटें लेके आ रहे हैं, बाकी जो होगा सो देखेंगे। शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय है, क्योंकि वो जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, लगातार उनके बयान आ रहे हैं। न केवल विदाई तय है, लेकिन अब उनके अच्छे दिन समाप्त हो 2000 आगे
यही जाएगा। इससे प्रैक्टिस है क्या? यही जाएगा। इससे प्रैक्टिस है क्या? यही जाएगा। इससे प्रैक्टिस है क्या? यही जाएगा। सारी तैयारियां पूर्ण हैं। मतगणना स्थल पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आप देख ही रहे हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और लगभग मतगणना अभिकर्ता भी अपने अपने मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं। सभी मतगणना से संबंधित कर्मचारी भी जो उसमें भाग लेंगे वो भी पहुंच चुके हैं। स्ट्रांग रूम की कार्रवाई शुरू हो गई है और सारी व्यवस्थाएं चौक चाबंद है और पूरा पुलिस जो है वो पुलिस बल मुस्तैद है। सर, बात करें कितने सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही, कोई भी असामाजिक किसी तरीके से कोई बाधा न कर, कोई असामाजिक तत्व यहाँ पहुँचने की कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। 80 सीसीटीवी कैमरे हैं जो 360 डिग्री सर्विलांस पूरे क्षेत्र पूरा इस एरिया को कर रहे हैं और व्यवस्था इस तरीके की है कि कहीं कोई न्यूसेंस होने की कोई संभावना। कितना बल टोटल सर? लगभग 1500 का बल जो है वो पूरे न केवल मतगणना स्थल पे बाकी शहर के ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट संवेदनशील हैं जहां पे विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थक इकट्ठे हो सकते हैं, वहां भी नजर रखी जा रही है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? जितना पहले थे वो आज भी है, अभी भी है। सर, कार्यकर्ताओं को आपने बोला है कि अलर्ट रहिए, इसके क्या मायने हैं? क्या लगता है कोई गड़बड़ी हो सकती है? अलर्ट होना ही चाहिए। Sir, many observers camping in Bhopal from BJP, Vaishnav, Bhupesh Baghel, and many are coming. So, Yes. any big plan? Probably they are preparing for ED, IT, CBI. सर, एक जरूरी सवाल, विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कई आप लोगों ने भी सवाल उठाए हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर, किस तरह से देख रहे सिचुएशन को, कैसे आप लोग नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ आप लोगों की तैयारी है कि इस बार जो है वो ना हो जो पिछली बार हुआ था सरकार बनने के बाद? आप पूरा एहतियात बरत रहे हैं। क्या कांग्रेस विधायकों को कहा गया है जीत के बाद सीधे सर भोपाल आए? निश्चित सर्टिफिकेट के साथ। सर, बिकने वालों पे नजर रखी है आपने? बिकने वालों पे नजर रखी है? जैसे पिछली बार हो चुका था आपके साथ, आपके अपने विश्वासी लोग थे। अब ऐसा है कि कौन कब बिक जाए ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अब उस तरह के लोग हमारे पास नहीं है। सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया कितना बड़ा फैक्टर होने वाला है, क्योंकि पिछली बार आप लोगों के साथ थे, इस बार दूसरे उसमें
ग्वालियर चंबल संभाग में ही वो फैक्टर, नहीं तो और कहाँ होंगे। कितनी सीटें सर लग रही हैं कि मैं तो पहले भी कहता रहा, आज भी कहता हूँ 130+। सर निर्दलीय और इन बागियों से बातचीत है आप लोगों की? देखिए, ऐसा है, हम तो 130 सीटें लेके आ रहे हैं, बाकी जो होगा सो देखेंगे। शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय है, क्योंकि वो जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, लगातार उनके बयान आ रहे हैं। ना केवल विदाई तय है, लेकिन अब उनके अच्छे दिन समाप्त हो। 2000 राज खत्म हो रहा है, आपने ट्वीट किया है आपने सुबह, जंगल राज खत्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जंगल राज में जिस प्रकार से आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया है, गरीबों को प्रताड़ित किया गया है, झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, उसे और क्या कहेंगे। अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने एक तरफा जो देखिए, बात यह है, जो नियम कानून और भ्रष्टाचार में लिप्त का पालन ना करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। सर पोस्टर्स लगाए गए शुभकामनाओं के कमलनाथ जी, पहले ही जीत से पहले ही पोस्टर लगा दिए गए हैं सर पूरे। लगाने वालों से पूछो। सर 2018 में आप जो है पीसीसी में बैठे थे, आपने पूरी मॉनिटरिंग की थी, इस बार भी आप जी हाँ जी हाँ। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। ये सब 10:30-11 बजे सर कितनी सीटों से इस बार ये सब सीट तो आप मत गिनिए, पर हम बड़े आराम से। सर बीजेपी के बड़े लीडर्स मध्य प्रदेश आ गए हैं। वो आ गए हैं, बड़े लीडर्स का तो वोट चलता नहीं भाई, वोट तो पब्लिक का चलता है। The results will be better than our hopes and expectations. We are absolutely confident of that. Are you retaining power in Rajasthan and Chhattisgarh, and are you there will be a change? Absolutely, yes. We are retaining power in both Rajasthan and Chhattisgarh, and we are reclaiming Madhya Pradesh and claiming Telangana also. So especially my last question is to you, what are the outcome of this? The outcome is very clear. Our message has reached the people. We've been able to successfully articulate the pain, the anguish of the people of all these 4-5 states, and I think the BJP needs to be more worried now. यही जाएगा। यही जाएगा। आगे
ही जाएगा। इससे प्रैक्टिस है, कल यही जाएगा। इससे प्रैक्टिस है, कल यही जाएगा। सारी तैयारियां पूर्ण हैं। मतगणना स्थल पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आप देख ही रहे हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और लगभग मतगणना अभिकर्ता भी अपने अपने मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं। सभी मतगणना से संबंधित कर्मचारी भी जो उसमें भाग लेंगे वो भी पहुंच चुके हैं। स्ट्रांग रूम की कार्रवाई शुरू हो गई है और सारी व्यवस्थाएं चौक चाबंद हैं और पूरा पुलिस जो है वो पुलिस बल मुस्तैद है। सर, बात करें कितने सीसीटीवी कैमरा से नजर रखी जा रही, कोई भी असामाजिक किसी तरीके से कोई बाधा न कर पाए? कोई असामाजिक तत्व यहाँ पहुँचने की कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। 80 सीसीटीवी कैमरे हैं जो 360 डिग्री सर्विलांस पूरे क्षेत्र पूरा इस एरिया को कर रहे हैं और व्यवस्था इस तरीके की है कि कहीं कोई न्यूसेंस होने की कोई संभावना। कितना बल टोटल सर? लगभग 1500 का बल जो है वो पूरे न केवल मतगणना स्थल पे बाकी शहर के ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट संवेदनशील हैं जहां पे विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थक इकट्ठे हो सकते हैं, वहां भी नजर रखी जा रही है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? जितना पहले थे वो आज भी है, अभी भी है। सर, कार्यकर्ताओं को आपने बोला है कि अलर्ट रहिए, इसके क्या मायने हैं? क्या लगता है कोई गड़बड़ी हो सकती है? अलर्ट होना ही चाहिए। Sir, many observers camping in Bhopal from BJP, Vaishnav, Bhupesh Baghel, and many are coming. So, yes. any big plan of Probably they are preparing for ED, IT, CBI. सर, एक जरूरी सवाल, विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कई आप लोगों ने भी सवाल उठाए हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर, किस तरह से देख रहे सिचुएशन को, कैसे आप लोग नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ आप लोगों की तैयारी है कि इस बार जो है वो ना हो जो पिछली बार हुआ था सरकार बनने के बाद? आप पूरा एहतियात बरत रहे हैं। क्या कांग्रेस विधायकों को कहा गया है जीत के बाद सीधे सर भोपाल आए? निश्चित, सर्टिफिकेट के साथ। सर, बिकने वालों पे नजर रखी है आपने? बिकने वालों पे नजर रखी है? जैसे पिछली बार हो चुका था आपके साथ, आपके अपने विश्वासी लोग थे। अब ऐसा है कि कौन कब बिक जाए ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अब उस तरह के लोग हमारे पास नहीं है। सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया कितना बड़ा फैक्टर होने वाला है, क्योंकि पिछली बार आप लोगों के साथ थे, इस बार दूसरे उसमें ग्वालियर चंबल संभाग में वो फैक्टर नहीं तो और कहाँ होंगे? कितनी सीटें सर लग रही हैं कि? मैं तो पहले भी कहता रहा, आज भी कहता हूँ 130 प्लस। सर, निर्दलीय और इन बागियों से बातचीत है आप लोगों की? ऐसा है, हम तो 130 सीटें लेके आ रहे हैं, बाकी जो होगा सो देखेंगे। शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय है, क्योंकि वो जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, लगातार उनके बयान आ रहे हैं। न केवल विदाई तय है, लेकिन अब उनके अच्छे दिन समाप्त हो गए। 2000 राज खत्म हो रहा है, आपने ट्वीट किया है आपने सुबह, जंगल राज खत्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जंगल राज में जिस प्रकार से आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया है, गरीबों को प्रताड़ित किया गया है, झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, उसे और क्या कहेंगे? अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने एक तरफा जो देखिए, बात यह है
जो नियम कानून और भ्रष्टाचार में लिप्त का पालन ना करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। सर पोस्टर्स लगाए गए शुभकामनाओं के कमलनाथ जी पहले ही जीत से पहले ही पोस्टर लगा दिए गए हैं सर पूरे। लगाने वालों से पूछो। सर 2018 में आप जो है पीसीसी में बैठे थे, आपने पूरी मॉनिटरिंग की थी, इस बार भी आप जी हाँ जी हाँ। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। ये सब 10:30-11 बजे सर कितनी सीटों से इस बार लग ये रहा है? सब सीट वीट तो आप मत गिनिए, पर हम बड़े आराम से। सर बीजेपी के बड़े लीडर्स मध्य प्रदेश आ गए हैं। वो आ गए हैं, बड़े लीडर्स का तो वोट चलता नहीं भाई, वोट तो पब्लिक का चलता है। The results will be better than our hopes and expectations. We are absolutely confident of that. Are you retaining power in Rajasthan and Chhattisgarh, and are you will it be a change? Absolutely, yes. We are retaining power in both Rajasthan and Chhattisgarh, and we are reclaiming Madhya Pradesh and claiming Telangana also. So especially my last question is to you, what are the outcome of this? The outcome is very clear. Our message has reached the people. We've been able to successfully articulate the pain, the anguish of the people of all these 4-5 states, and I think the BJP needs to be more worried now.
इससे 35 सेकंड पहले यही जाएगा। सारी तैयारियां पूर्ण हैं। मतगणना स्थल पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आप देख ही रहे हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और लगभग मतगणना अभिकर्ता भी अपने अपने मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं। सभी मतगणना से संबंधित कर्मचारी भी जो उसमें भाग लेंगे वो भी पहुंच चुके हैं। स्ट्रांग रूम की कार्रवाई शुरू हो गई है और सारी व्यवस्थाएं चौक चाबंद हैं और पूरा पुलिस जो है वो पुलिस बल मुस्तैद है। सर, बात करें कितने सीसीटीवी कैमरा से नजर रखी जा रही, कोई भी असामाजिक किसी तरीके से कोई बाधा न कर पाए। कोई असामाजिक तत्व यहाँ पहुँचने की कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। 80 सीसीटीवी कैमरे हैं जो 360 डिग्री सर्विलांस पूरे क्षेत्र पूरा इस एरिया को कर रहे हैं और व्यवस्था इस तरीके की है कि कहीं कोई न्यूसेंस होने की कोई संभावना। कितना बल टोटल सर? लगभग 1500 का बल जो है वो पूरे न केवल मतगणना स्थल पे बाकी शहर के ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट संवेदनशील हैं जहां पे विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थक इकट्ठे हो सकते हैं, वहां भी नजर रखी जा रही है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? जितना पहले थे वो आज भी है, अभी भी है। सर, कार्यकर्ताओं को आपने बोला है कि अलर्ट रहिए, इसके क्या मायने हैं? क्या लगता है कोई गड़बड़ी हो सकती है? अलर्ट होना ही चाहिए। Sir, many observers camping in Bhopal from BJP, Vaishnav, Bhupesh Baghel, and many are coming. So, yes. any big plan of Probably they are preparing for ED, IT, CBI. सर, एक जरूरी सवाल, विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कई आप लोगों ने भी सवाल उठाए हैं हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर, किस तरह से देख रहे सिचुएशन को, कैसे आप लोग नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ आप लोगों की तैयारियां कि इस बार जो है वो ना हो जो पिछली बार हुआ था सरकार बनने के बाद? आप पूरा एहतियात बरत रहे हैं। क्या कांग्रेस विधायकों को कहा गया है जीत के बाद सीधे सर भोपाल आए? निश्चित, सर्टिफिकेट के साथ। सर, बिकने वालों पे नजर रखी है आपने? बिकने वालों पे नजर रखी है? जैसे पिछली बार हो चुका था आपके साथ, आपके अपने विश्वासी लोग थे। अब ऐसा है कि कौन कब बिक जाए ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अब उस तरह के लोग हमारे पास नहीं है। सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया कितना बड़ा फैक्टर होने वाला है, क्योंकि पिछली बार आप लोगों के साथ थे, इस बार दूसरे उसने ग्वालियर चंबल संभाग में वो फैक्टर नहीं तो और कहाँ होंगे। कितनी सीटें सर लग रही हैं कि मैं तो पहले भी कहता रहा, आज भी कहता हूँ 130 प्लस। सर, निर्दलीय और इन बागियों से बातचीत है आप लोगों की? ऐसा है, हम तो 130 सीटें लेके आ रहे हैं, बाकी जो होगा सो देखिए। शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय है, क्योंकि वो जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, लगातार उनके बयान आ रहे हैं। न केवल विदाई तय है, लेकिन अब उनके अच्छे दिन समाप्त हो। 2000 राज खत्म हो रहा है, आपने ट्वीट किया है आपने सुबह, जंगल राज खत्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जंगल राज में जिस प्रकार से आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया है, गरीबों को प्रताड़ित किया गया है, झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, उसे और क्या कहेंगे? अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने एक तरफा जो देखिए, बात यह है जो नियम कानून और भ्रष्टाचार में लिप्त का पालन ना करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। सर, पोस्टर्स लगाए गए शुभकामनाओं के कमलनाथ जी, पहले ही जीत से पहले ही पोस्टर लगा दिए गए हैं सर पूरे। लगाने वालों से पूछो। सर, 2018 में आप जो है पीसीसी में बैठे थे, आपने पूरी मॉनिटरिंग की थी, इस बार भी आप जी हाँ जी हाँ। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। ये सब 10:30 11 बजे सर, कितनी सीटों से इस बार लग ये रहा है? सब सीट तो आप मत गिनिए, पर हम बड़े आराम से। सर, बीजेपी के बड़े लीडर्स मध्य प्रदेश आ गए हैं। वो आ गए हैं, बड़े लीडर्स का तो वोट चलता नहीं भाई, वोट तो पब्लिक का चलता है।
The results will be better than our hopes and expectations. We are absolutely confident of that. Are you retaining power in Rajasthan and Chhattisgarh, and are you there will be a change? Absolutely, yes. We are retaining power in both Rajasthan and Chhattisgarh, and we are reclaiming Madhya Pradesh and claiming Telangana also. So especially, my last question is to you, what are the outcome of this? The outcome is very clear. Our message has reached the people. We've been able to successfully articulate the pain, the anguish of the people of all these 4-5 states. And I think the BJP needs to be more worried now. ये जाएगा ये जाएगा ये जाएगा ये जाएगा ये जाएगा सारी तैयारियां पूर्ण हैं। मतगणना स्थल पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आप देख ही रहे हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और लगभग मतगणना अभिकर्ता भी अपने अपने मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं। सभी मतगणना से संबंधित कर्मचारी भी जो उसमें भाग लेंगे वो भी पहुंच चुके हैं। स्ट्रांग रूम की कार्रवाई शुरू हो गई है और सारी व्यवस्थाएं चौक चाबंद हैं और पूरा पुलिस जो है वो पुलिस बल मुस्तैद है।
सर बात करें कितने सीसीटीवी कैमरा रखी जा रही, कोई भी असामाजिक किसी तरीके से कोई बाधा न कर पाए। कोई असामाजिक तत्व यहाँ पहुँचने की कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। 80 सीसीटीवी कैमरे हैं जो 360 डिग्री सर्विलांस पूरे क्षेत्र, पूरा इस एरिया को कर रहे हैं और व्यवस्था इस तरीके की है कि कहीं कोई न्यूसेंस होने की कोई संभावना। कितना बल टोटल सर? लगभग 1500 का बल जो है वो पूरे न केवल मतगणना स्थल पे, बाकी शहर के ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट संवेदनशील हैं जहां पे विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थक इकट्ठे हो सकते हैं, वहां भी नजर रखी जा रही है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? जितना पहले थे वो आज भी है, अभी भी है। सर कार्यकर्ताओं को आपने बोला है कि अलर्ट रहिए, इसके क्या मायने हैं, क्या लगता है कोई गड़बड़ी हो सकती है? अलर्ट होना ही चाहिए। Sir, many observers camping in Bhopal from BJP, Vaishnav, Bhupesh Baghel, and many are coming. So, yes. any big plan? Probably they are preparing for ED, IT, CBI. सर एक जरूरी सवाल, विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कई आप लोगों ने भी सवाल उठाए हैं, हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर किस तरह से देख रहे सिचुएशन को, कैसे आप लोग नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ आप लोगों की तैयारियां कि इस बार जो है वो ना हो जो पिछली बार हुआ था सरकार बनने के बाद? आप पूरा एहतियात बरत रहे हैं। क्या कांग्रेस विधायकों को कहा गया है जीत के बाद सीधे सर भोपाल आए? निश्चित, सर्टिफिकेट के साथ। सर बिकने वालों पे नजर रखी है आपने? बिकने वालों पे नजर रखी है? जैसे पिछली बार हो चुका था आपके साथ, आपके अपने विश्वासी लोग थे। अब ऐसा है कि कौन कब बिक जाए ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अब उस तरह के लोग हमारे पास नहीं है। सर ज्योतिरादित्य सिंधिया कितना बड़ा फैक्टर होने वाला है, क्योंकि पिछली बार आप लोगों के साथ थे, इस बार दूसरे उसमें ग्वालियर चंबल संभाग में वो फैक्टर नहीं तो और कहाँ होंगे। कितनी सीटें सर लग रही हैं कि मैं तो पहले भी कहता रहा, आज भी कहता हूँ 130 प्लस। सर निर्दलीय और इन बागियों से बातचीत है आप लोगों की? ऐसा है, हम तो 130 सीटें लेके आ रहे हैं, बाकी जो होगा सो देखेंगे। शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय है, क्योंकि वो जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, लगातार उनके बयान आ रहे हैं। न केवल विदाई तय है, लेकिन अब उनके अच्छे दिन समाप्त हो रहे हैं। 2000 राज खत्म हो रहा है, आपने ट्वीट किया है आपने सुबह, जंगल राज खत्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जंगल राज में जिस प्रकार से आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया है, गरीबों को प्रताड़ित किया गया है, झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, उसे और क्या कहेंगे? अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने एक तरफा काम जो देखिए, बात यह है जो नियम कानून और भ्रष्टाचार में लिप्त का पालन न करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। सर पोस्टर्स लगाए गए शुभकामनाओं के कमलनाथ जी, पहले ही जीत से पहले ही पोस्टर लगा दिए गए हैं सर पूरे। लगाने वालों से पूछो। सर 2018 में आप जो है पीसीसी में बैठे थे, आपने पूरी मॉनिटरिंग की थी, इस बार भी आप जी हाँ। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वह अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। ये सब 10:30-11 बजे सर कितनी सीटों से इस बार लग रहा ये है? सब सीट तो आप मत गिनिए, पर हम बड़े आराम से। सर बीजेपी के बड़े लीडर्स मध्य प्रदेश आ गए हैं। वो आ गए हैं, बड़े लीडर्स का तो वोट चलता नहीं भाई, वोट तो पब्लिक का चलता है। The results will be better than our hopes and expectations. We are absolutely confident of that. Are you retaining power in Rajasthan and Chhattisgarh, and are you will it be a change? Absolutely, yes. We are retaining power in both Rajasthan and Chhattisgarh, and we are reclaiming Madhya Pradesh and claiming Telangana also. So especially, my last question is to you, what are the outcome of this? The outcome is very clear. Our message has reached the people. We've been able to successfully articulate the pain, the anguish of the people of all these 4-5 states, and I think the BJP needs to be more worried now.
इससे 35 सेकेंड ये जाएगा। 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 सारी तैयारियां पूर्ण हैं। मतगणना स्थल पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आप देख ही रहे हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और लगभग मतगणना अभिकर्ता भी अपने अपने मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं। सभी मतगणना से संबंधित कर्मचारी भी जो उसमें भाग लेंगे वो भी पहुंच चुके हैं। स्ट्रांग रूम की कार्रवाई शुरू हो गई है और सारी व्यवस्थाएं चौक चाबंद हैं और पूरा पुलिस जो है वो पुलिस बल मुस्तैद है। सर बात करें कितने सीसीटीवी कैमरा से नजर रखी जा रही, कोई भी असामाजिक किसी तरीके से कोई बात न कर पाए? कोई असामाजिक तत्व यहाँ पहुँचने की कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। 80 सीसीटीवी कैमरे हैं जो 360 डिग्री सर्विलांस पूरे क्षेत्र पूरा इस एरिया को कर रहे हैं और व्यवस्था इस तरीके की है कि कहीं कोई न्यूसेंस होने की कोई संभावना। कितना बल टोटल सर? लगभग 1500 का बल जो है वो पूरे न केवल मतगणना स्थल पे बाकी शहर के ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट संवेदनशील हैं जहां पे विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थक इकट्ठे हो सकते हैं, वहां भी नजर रखी जा रही है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? जितना पहले थे वो आज भी है, अभी भी है। सर कार्यकर्ताओं को आपने बोला है कि अलर्ट रहिए, इसके क्या मायने हैं, क्या लगता है कोई गड़बड़ी हो सकती है? अलर्ट होना ही चाहिए।
Sir, many observers camping in Bhopal from BJP, Vaishnav, Bhupesh Baghel, and many are coming. So, yes. any big plan of Probably they are preparing for ED, IT, CBI. सर एक जरूरी सवाल, विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कई आप लोगों ने भी सवाल उठाए हैं हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर, किस तरह से देख रहे सिचुएशन को, कैसे आप लोग नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ आप लोगों की तैयारियां कि इस बार जो है वो ना हो जो पिछली बार हुआ था सरकार बनने के बाद आप पूरा एहतियात बरत रहे हैं। क्या कांग्रेस विधायकों को कहा गया है जीत के बाद सीधे सर भोपाल आने? निश्चित, सर्टिफिकेट के साथ। सर बिकने वालों पे नजर रखी है आपने? बिकने वालों पे नजर रखी है? जैसे पिछली बार हो चुका था आपके साथ, आपके अपने विश्वासी लोग थे। अब ऐसा है कि कौन कब बिक जाए ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अब उस तरह के लोग हमारे पास नहीं हैं। सर ज्योतिरादित्य सिंधिया कितना बड़ा फैक्टर होने वाला है, क्योंकि पिछली बार आप लोगों के साथ थे, इस बार दूसरे उसमें ग्वालियर चंबल संभाग में वो फैक्टर नहीं तो और कहाँ होंगे। कितनी सीटें सर लग रही हैं कि मैं तो पहले भी कहता रहा, आज भी कहता हूँ 130 प्लस। सर निर्दलीय और बागियों से बातचीत है आप लोगों की? ऐसा है, हम तो 130 सीटें लेके आ रहे हैं, बाकी जो होगा सो देखेंगे। शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय है, क्योंकि वो जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, लगातार उनके बयान आ रहे हैं। न केवल विदाई तय है, लेकिन अब उनके अच्छे दिन समाप्त हो रहे हैं। 2000 राज खत्म हो रहा है, आपने ट्वीट किया है आपने सुबह, जंगल राज खत्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जंगल राज में जिस प्रकार से आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया है, गरीबों को प्रताड़ित किया गया है, झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, उसे और क्या कहेंगे। अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने एक तरफा जो करने की बात यह है, जो नियम कानून और भ्रष्टाचार में लिप्त का पालन न करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। सर पोस्टर्स लगाए गए शुभकामनाओं के कमलनाथ जी, पहले ही जीत से पहले ही पोस्टर लगा दिए गए हैं सर पूरे। लगाने वालों से पूछो। सर 2018 में आप जो है पीसीसी में बैठे थे, आपने पूरी मॉनिटरिंग की थी, इस बार भी आप जी हाँ। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वह अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। ये सब 10:30 11 बजे सर कितनी सीटों से इस बार ये सब सीट तो आप मत गिनिए, पर हम बड़े आराम से। सर बीजेपी के बड़े लीडर्स मध्य प्रदेश आ गए हैं। वो आ गए हैं, बड़े लीडर्स का तो वोट चलता नहीं भाई, वोट तो पब्लिक का चलता है। The results will be better than our hopes and expectations. We are absolutely confident of that. Are you retaining power in Rajasthan and Chhattisgarh, and are you there will be a change? Absolutely, yes. We are retaining power in both Rajasthan and Chhattisgarh, and we are reclaiming Madhya Pradesh and claiming Telangana also. So especially, my last question is to you, what are the outcome of this? The outcome is very clear. Our message has reached the people. We've been able to successfully articulate the pain, the anguish of the people of all these 4-5 states, and I think the BJP needs to be more worried now. यही जाएगा।
ही जाएगा। इससे कर नहीं सके, इसका लिए ही जाएगा। इससे कर नहीं सके, इसका लिए ही जाएगा। इधर आ रहा लोकल इधर आ रहा है। మీ ఈవీఎం ట్రాన్సాక్ట్ చేసుకోవాలి, మీ కంట్రోల్ ఏదైతే వచ్చిందో అండర్స్టాండ్ వెరిఫై చేసుకోవాలి, యూనిట్ నెంబర్ వెరిఫై చేసుకోవాలి, మీరు పోలీస్ స్టేషన్ ఏదైనా వెరిఫై చేసుకోవాలి. దయచేసి అందరూ నిశ్శబ్దాన్ని పాటించాలండి, నిశ్శబ్దాన్ని పాటించాలి. మీకు ప్రతిదీ రాజు 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 काउंटिंग शुरू हो चुकी है, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? जितना पहले थे वो आज भी है, अभी भी है। सर, कार्यकर्ताओं को आपने बोला है कि अलर्ट रहिए, इसके क्या मायने हैं, क्या लगता है कोई गड़बड़ी हो सकती है? अलर्ट होना ही चाहिए। Sir, many observers camping in Bhopal from BJP, Vaishnav, Bhupesh Baghel, and many are coming. So, yes. any big plan? Probably they are preparing for ED, IT, CBI. सर, एक जरूरी सवाल, विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कई आप लोगों ने भी सवाल उठाए हैं, हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर किस तरह से देख रहे सिचुएशन को, कैसे आप लोग नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ आप लोगों की तैयारियां कि इस बार जो है वो ना हो जो पिछली बार हुआ था सरकार बनने के बाद? आप पूरा एहतियात बरत रहे हैं। क्या कांग्रेस विधायकों को कहा गया है जीत के बाद सीधे सर भोपाल आने? निश्चित, सर्टिफिकेट के साथ। सर, बिकने वालों पे नजर रखी है आपने? बिकने वालों पे नजर रखी है? जैसे पिछली बार हो चुका था आपके साथ, आपके अपने विश्वासी लोग थे। अब ऐसा है कि कौन कब बिक जाए ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अब उस तरह के लोग हमारे पास नहीं है। सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया कितना बड़ा फैक्टर होने वाला है, क्योंकि पिछली बार आप लोगों के साथ थे, इस बार दूसरे उसमें ग्वालियर चंबल संभाग में वो फैक्टर नहीं तो और कहाँ होंगे? कितनी सीटें सर लग रही हैं कि? मैं तो पहले भी कहता रहा, आज भी कहता हूँ 130 प्लस। सर, निर्दलीय और बागियों से बातचीत है आप लोगों की? ऐसा है, हम तो 130 सीटें लेके आ रहे हैं, बाकी
जो होगा सो देखेंगे। शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय है क्योंकि वो जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, लगातार उनके बयान आ रहे हैं। ना केवल विदाई तय है, लेकिन अब उनके अच्छे दिन समाप्त हो गए। 2000 राज खत्म हो रहा है, आपने ट्वीट किया है आपने सुबह, जंगल राज खत्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जंगल राज में जिस प्रकार से आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया है, गरीबों को प्रताड़ित किया गया है, झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, उसे और क्या कहेंगे। अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने एक तरफा जो देखिए, बात यह है जो नियम कानून और भ्रष्टाचार में लिप्त का पालन ना करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। सर पोस्टर्स लगाए गए शुभकामनाओं के कमलनाथ जी, पहले ही जीत से पहले ही पोस्टर लगा दिए गए हैं सर पूरे। लगाने वालों से पूछो। सर 2018 में आप जो है पीसीसी में बैठे थे, आपने पूरी मॉनिटरिंग की थी, इस बार भी आप जी हाँ। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। ये सब 10:30-11 बजे सर कितनी सीटों से इस बार लग ये सब सीट वीट तो आप मत गिनिए, पर हम बड़े आराम से। सर बीजेपी के बड़े लीडर्स मध्य प्रदेश आ गए हैं। वो आ गए हैं, बड़े लीडर्स का तो वोट चलता नहीं भाई, वोट तो पब्लिक का चलता है। The results will be better than our hopes and expectations. We are absolutely confident of that. Are you retaining power in Rajasthan and Chhattisgarh, and are you Absolutely, yes. We are retaining power in both Rajasthan and Chhattisgarh, and we are reclaiming Madhya Pradesh and claiming Telangana also. So especially, my last question is to you, what are the outcome of this? The outcome is very clear. Our message has reached the people. We've been able to successfully articulate the pain, the anguish of the people of all these 4-5 states, and I think the BJP needs to be more worried now. इस बार कांग्रेस सरकार आ रही है। मध्य प्रदेश के बाद और मध्य प्रदेश का जनता ने किस तरीके से नकार दिया है, वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, और सबसे ज्यादा जो करप्शन था 50%, जो महाकाल मंदिर का जो मूर्ति से लेके और जो पेपर लीक का हो, हर चीज में किस तरीके से वो पिछले 18 साल में इन लोग ने जो स्टेट का युवा के साथ विश्वासघात करने का और सभी वर्ग सभी समाज के साथ विश्वासघात करने का काम किया, और जनता और कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा है, वह 100% कांग्रेस सरकार आ रहा है। राजस्थान में जो ओपीएस स्कीम हो, चिरंजीवी स्कीम हो, जो कांग्रेस सरकार ने जब वो बात बोली वो करके इम्प्लीमेंट करके दिखाने का काम किया, और इस बार दोबारा सरकार आएगा, वही चिरंजीवी स्कीम 50 लाख का होगा। और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने जो किस तरीके से वहां किसानों के साथ, मीन्स वहां आदिवासी के साथ उन लोगों के लिए हित के जो काम किया है, वहां भी कांग्रेस सरकार आ रही है। केसीआर बाय बाय तेलंगाना में। जिस तरीके से पोलराइजेशन की भी बात चल रही थी, देखिए कर्नाटक में भी इन लोग ने कोई कसर नहीं छोड़ा। इनका सारे मंत्रिमंडल नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दिल्ली पूरा खाली कर दिया था। 3 महीने बेंगलुरु में रहा, क्या हुआ उसका नतीजा? 136। मैं बोल रहा हूँ, ये लोग कितने भी कोशिश करें, जनता को समझ में आ गया इनका ड्रामा, इनका सारे जो जुमला, और जो अभी चुनाव आते ही इन लोग ने गारंटी स्कीम के बारे में इसको याद आ गया, तो इनका डबल इंजन सरकार था, वहां कहीं नहीं दिया। जब कर्नाटक में स्कीम स्टार्ट हुआ तब ये सारे स्टेट में उसको लेके बहुत इतना प्रचार, फॉर्म भरना क्या है, उसको मोदी जी का बैनर लगाना कहाँ छोड़ा, मीन्स इस तरीके का वो भी चुनाव तक ही ड्रामा है। तो कभी ये लोग ने
जनता का हित में कोई काम नहीं किया, करेगा भी नहीं है। ओनली पूंजीपति के हित में इन लोगों का काम है। सभी 8 विधानसभाओं में शांतिपूर्ण मतदान शुरू हो गया है। 8 बजे हमारे जो पोस्टल बैलेट है उसकी काउंटिंग स्टार्ट हो गई थी। 8:30 बजे के आसपास हमने पहला राउंड ईवीएम का भी शुरू कर लिया है। लगभग सभी विधानसभाओं में फर्स्ट राउंड जो है ईवीएम का कंप्लीट हो चुका है और सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट राउंड के जो ऑफिशियल नतीजे हैं कुछ ही देर में आने वाले हैं। अभी तक किसी प्रकार की कोई सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था है। सभी काउंटिंग एजेंट सभी बिना पास के किसी को भी एंट्री नहीं दी गई है और जितने भी हमारे यहाँ पे रिजल्ट है उनको मीडिया के लिए और बाहर जो हमारे लोग आए हुए हैं उनके लिए उनको लाइव टेलीकास्ट जो है इस कैंपस के बाहर किया जा रहा है। अभी जो ऑफिशियल आंकड़े हैं वो अभी आए नहीं है, कुछ ही देर में हमारे पास होंगे क्योंकि अभी इनकोर पे जो है उनको अपलोड करना बाकी है। अभी जस्ट काउंटिंग कंप्लीट हुई है, अभी उसको अपलोड नहीं किया गया। जो हमारे सबसे कम उदयपुर शहर में 17 राउंड और सलूम्बर में 25 राउंड होंगे, तो टोटल 17 से 25 के बीच में राउंड है और प्रत्येक विधानसभा में 5 जो है वो पोस्टल बैलेट के टेबल लगे हुए हैं और मेरा मानना है कि हम शीघ्र ही जल्दी, क्योंकि अब स्पीड काफ़ी हमने पकड़ लिया है, तो जल्दी सभी राउंड कंप्लीट करके और रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे। अभी जो शुरुआती रुझानों में हमें लग रहा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी की योजनाओं का जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा है और मुझे लगता है कि जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे, क्योंकि फिर तो कहीं कहीं पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड हुआ है, लेकिन 10 राउंड के बाद गहलोत सरकार निश्चित रूप से 100 का आंकड़ा पार कर लेगी और हम आराम से मेजोरिटी में सरकार बना लेंगे। आप देख रहे होंगे कि बस्तर में जो रुझान है उसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, ये दोनों पीछे थे। अभी अभी जो सूचना मिली है, जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी आगे है और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी। अभी हमारा जो मध्य क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, उसमें भी हमारी स्थिति अच्छी है। पहले तो हम 0 थे बस्तर में, आज की तारीख में हम बहुत आगे हैं, स्थिति अच्छी रहेगी। सर, बस्तर की बात कही आपने, बस्तर में लगभग 0 सीट था, तो कितनी बढ़त देखते हैं आप? बस्तर में हम कम से कम 9 सीट प्राप्त करेंगे। हमारे ये कहें बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंटा, जगदलपुर, इवन चित्रकूट भी जहां से कांग्रेस के हैं, तो ऐसे बड़े बड़े उनके नेता फंसे हुए हैं और भाजपा आगे चल रही है। सर, छत्तीसगढ़ की बात करें तो रूरल और अर्बन पॉकेट्स का क्या स्थिति देखते हैं? हमारा जो रूरल एरिया है छत्तीसगढ़ में, बस्तर, सरगुजा, इसमें जिस प्रकार से डीएमएफ में भ्रष्टाचार हुआ, जिस प्रकार से धर्मांतरण के लिए वहां की स्वयं की संस्कृति और परंपरा समाप्त न हो, इसके लिए आदिवासी स्वयं चिंतित थे, आक्रोशित थे। उसका परिणाम बैलेट के रूप में खुलेगा, परिणाम भाजपा के पक्ष में आएगा। यही जाएगा। यही जाएगा। यही जाएगा।
इधर रहा लोकल इधर रहा మీ ఈవీఎం క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. మీ కంట్రోల్ ఏదైతే వచ్చిందో అండర్స్టాండ్ వెరిఫై చేసుకోవాలి. యూనిట్ నెంబర్ వెరిఫై చేసుకోవాలి. మీరు పోలీస్ స్టేషన్ ఏదైతే వెరిఫై చేసుకోవాలి. దయచేసి అందరూ నిశ్శబ్దాన్ని పాటించాలండి. నిశ్శబ్దాన్ని పాటించాలి. మీకు ప్రతిదీ రాజు 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 काउंटिंग शुरू हो चुकी है, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? जितना पहले थे वो आज भी है, अभी भी है। सर कार्यकर्ताओं को आपने बोला है कि अलर्ट रहिए, इसके क्या मायने हैं, क्या लगता है कोई गड़बड़ी हो सकती है? अलर्ट होना ही चाहिए। Sir, many observers camping in Bhopal from BJP, Vaishnav, Bhupesh Baghel, and many are coming. So, yes. any big plan? Probably they are preparing for ED, IT, CBI. सर एक जरूरी सवाल, विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कई आप लोगों ने भी सवाल उठाए हैं हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर, किस तरह से देख रहे सिचुएशन को, कैसे आप लोग नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ आप लोगों की तैयारियां कि इस बार जो है वो ना हो जो पिछली बार हुआ था सरकार बनने के बाद? आप पूरा एहतियात बरत रहे हैं। क्या कांग्रेस विधायकों को कहा गया है जीत के बाद सीधे सर भोपाल आने? निश्चित, सर्टिफिकेट के साथ। सर बिकने वालों पे नजर रखी है आपने? बिकने वालों पे नजर रखी है? जैसे पिछली बार हो चुका था आपके साथ, आपके अपने विश्वासी लोग थे। अब ऐसा है कि कौन कब बिक जाए ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अब उस तरह के लोग हमारे पास नहीं है। सर ज्योतिरादित्य सिंधिया कितना बड़ा फैक्टर होने वाला है, क्योंकि पिछली बार आप लोगों के साथ थे, इस बार दूसरे उसमें ग्वालियर चंबल संभाग में वो फैक्टर नहीं तो और कहाँ होंगे। कितनी सीटें सर लग रही हैं कि मैं तो पहले भी कहता रहा, आज भी कहता हूँ 130 प्लस। सर निर्दलीय और बागियों से बातचीत है आप लोगों की? ऐसा है, हम तो 130 सीटें लेके आ रहे हैं, बाकी जो होगा सो देखिए। शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय है, क्योंकि वो जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, लगातार उनके बयान आ रहे हैं। न केवल विदाई तय है, लेकिन अब उनके अच्छे दिन समाप्त हो 2000 राज खत्म हो रहा है, आपने ट्वीट किया है आपने सुबह, जंगल राज खत्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जंगल राज में जिस प्रकार से आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया है, गरीबों को प्रताड़ित किया गया है, झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, उसे और क्या कहेंगे? अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने एक तरफा जो देखिए, बात यह है जो नियम कानून और भ्रष्टाचार में लिप्त का पालन ना करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। सर पोस्टर्स लगाए गए शुभकामनाओं का जी, पहले ही जीत से पोस्टर लगा दिए गए हैं सर पूरे। लगाने वालों से पूछो। सर 2018 में आप जो है पीसीसी में बैठे थे, आपने पूरी मॉनिटरिंग की थी, इस बार भी आप जी हाँ। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। ये सब 10:30-11 बजे सर कितनी सीटों से इस बार लग ये रहा है? सब सीट वीट तो आप मत गिनिए, पर हम बड़े आराम से सर बीजेपी के बड़े लीडर्स मध्य प्रदेश आ गए हैं। वो आ गए हैं, बड़े लीडर्स का तो वोट चलता नहीं भाई, वोट तो पब्लिक चलता है।
The results will be better than our hopes and expectations. We are absolutely confident of that. Are you retaining power in Rajasthan and Chhattisgarh, and are you there will be a change? Absolutely, yes. We are retaining power in both Rajasthan and Chhattisgarh, and we are reclaiming Madhya Pradesh and claiming Telangana also. So especially, my last question is to you, what are the outcome of this? The outcome is very clear. Our message has reached the people. We've been able to successfully articulate the pain, the anguish of the people of इधर आ रहा है लोकल इधर आ रहा है। మీ ఈవీఎం క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి, మీ కంట్రోల్ ఏదైతే వచ్చిందో అండర్స్టాండ్ వెరిఫై చేసుకోవాలి, యూనిట్ నెంబర్ వెరిఫై చేసుకోవాలి, మీరు పోలీస్ స్టేషన్ ఏదైతే వెరిఫై చేసుకోవాలి. దయచేసి అందరూ ప్లీజ్ నిశ్శబ్దాన్ని పాటించాలండి, నిశ్శబ్దాన్ని పాటించాలి. इससे 35 सेकंड ये जाएगा।
ఇద్దరు రారు రాదు ఒక్కొక్కరు ఇద్దరు రారు. మీ ఈవీఎం క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. మీ కంట్రోల్ ఏదైతే వచ్చిందో అండర్స్టాండ్ వెరిఫై చేసుకోవాలి. యూనిట్ నెంబర్ వెరిఫై చేసుకోవాలి. మీరు పోలీస్ స్టేషన్ ఏదైతే వెరిఫై చేసుకోవాలి. దయచేసి అందరూ నిశ్శబ్దాన్ని పాటించాలండి. నిశ్శబ్దాన్ని పాటించాలి. మీకు ప్రతిదీ రాజు 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 काउंटिंग शुरू हो चुकी है, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? जितना पहले थे वो आज भी है, अभी भी है। सर कार्यकर्ताओं को आपने बोला है कि अलर्ट रहिए, इसके क्या मायने हैं, क्या लगता है कोई गड़बड़ी हो सकती है? अलर्ट होना ही चाहिए। Sir, many observers camping in Bhopal from BJP, Vaishnav, Bhupesh Baghel, and many are coming. So, yes. any big plan? Probably they are preparing for ED, IT, CBI. सर एक जरूरी सवाल, विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कई आप लोगों ने भी सवाल उठाए हैं, हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर किस तरह से देख रहे सिचुएशन को, कैसे आप लोग नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ आप लोगों की तैयारियां कि इस बार जो है वो ना हो जो पिछली बार हुआ था सरकार बनने के बाद? आप पूरा एहतियात बरत रहे हैं। क्या कांग्रेस विधायकों को कहा गया है जीत के बाद सीधे सर भोपाल आए? निश्चित सर्टिफिकेट के साथ। सर बिकने वालों पे नजर रखी है आपने? बिकने वालों पे नजर रखी है? जैसे पिछली बार हो चुका था आपके साथ, आपके अपने विश्वासी लोग थे। अब ऐसा है कि कौन कब बिक जाए ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अब उस तरह के लोग हमारे पास नहीं है। सर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कितना बड़ा फैक्टर होने वाला है, क्योंकि पिछली बार आप लोगों के साथ थे, इस बार दूसरे उसमें ग्वालियर चंबल संभाग में वो फैक्टर नहीं तो और कहाँ होंगे। कितनी सीटें सर लग रही हैं कि मैं तो पहले भी कहता रहा, आज भी कहता हूँ 130 प्लस। सर निर्दलीय और बागियों से बातचीत है आप लोगों की? ऐसा है हम तो 130 सीटें लेके आ रहे हैं, बाकी जो होगा सो देखेंगे। शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय है, क्योंकि वो जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, लगातार उनके बयान आ रहे हैं। न केवल विदाई तय है, लेकिन अब उनके अच्छे दिन समाप्त हो रहे हैं। 2000 राज खत्म हो रहा है, आपने ट्वीट किया है आपने सुबह, जंगल राज खत्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जंगल राज में जिस प्रकार से आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया है, गरीबों को प्रताड़ित किया गया है, झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, उसे और क्या कहेंगे? अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने एक तरफा काम जो देखिए बात यह है, जो नियम कानून और भ्रष्टाचार में लिप्त का पालन न करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। सर पोस्टर्स लगाए गए शुभकामनाओं के कमलनाथ जी, पहले ही जीत से पहले ही पोस्टर लगा दिए गए हैं सर पूरे। लगाने वालों से पूछो। सर 2018 में आप जो है पीसीसी में बैठे थे, आपने पूरी मॉनिटरिंग की थी, इस बार भी आप कर रहे हैं? जी हाँ। सर शुरुआती रुझान सामने आ गए हैं, पोस्टल बैलेट की बात हो या फिर मतपेटी खुलने बात हो, बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक मामला है, वहीं तेलंगाना में आप अभी खाता खुलना बाकी है। मैंने सदैव आप लोगों से कहा था कि जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं हैं,
जो गरीब उत्थान की योजना है, सेवा और सुशासन की जो हमारी सरकार है, जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। कल कई कहानियां मैंने सुनी कि लड्डू कोई एकत्रित कर रहे थे, कोई शाबाशी की बैनर्स पोस्टर्स लगवा रहे थे, और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतजार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतजार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ओल्ड पेंशन भी नहीं चला सर, लाडली बहना का कमाल कहेंगे कैसे? अब मैंने आपको सदैव कहा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं, संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह है? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के आधार पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत और हृदय का संबंध, सुशासन की सरकार, यही कारण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिग्विजय सिंह 2 दिन से आप पर अटैक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि हमारे पास इंडिया जैसे नहीं है, हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी, हॉस्टेडिंग नहीं होगी। उनके हर एक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं और दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से, अपने दिल की गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं। డెబ్బై స్థానాలతో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారాన్ని చేపడుతుందని కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद बाय बाय केसीआर 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 पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद కొంచెం వెనక్కి లైన్ మీద నిలబడదాం భయ్యా లైన్ వస్తుంది అటు जिंदाबाद जिंदाबाद
इस बार कांग्रेस सरकार आ रही है। मध्य प्रदेश के बाद और मध्य प्रदेश का जनता ने किस तरीके से नकार दिया है, वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, और सबसे ज्यादा जो करप्शन था 50%, जो महाकाल मंदिर का जो मूर्ति से लेके चलो अब तक के रुझान जो परिणाम सामने आए वो बीजेपी के फेवर में नजर आ रहे, क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। मैं पहले दिन से आप सबसे कह रहा था, अभी तो और इंतजार करिए। ये तय मानिए कि जादूगर का जादू खत्म हो गया है, तिलिस्म टूट गया है और राजस्थान की जनता ने हकीकत पर वोट किया। मध्य प्रदेश में भी आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में 2/3 बहुमत के साथ सरकार में आएगी, ये हमने कहा था। और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, आप देखते रहिए। जिस तरीके से बात करें करप्शन और महिलाओं के खिलाफ जो इस तरीके से लगातार यहाँ पे क्राइम थी, लगता है वो सब जो है जनता देखिए, राजस्थान की जनता ने ये चुनाव मुखर होकर के कांग्रेस पार्टी को सत्ता से निकाल करके फेंकने के लिए लड़ा था। तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए, झांसे दिए गए, लेकिन राजस्थान की जनता स्वाभिमानी जनता है और उन्होंने ये मानस बना लिया था, तय कर लिया था कि महिलाओं का सम्मान की रक्षा न करने पाने वाली इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम दावे खोखले साबित हुए, तमाम वादे खोखले साबित हुए और ये आधारविहीन वादों वाली सरकार को जनता ने नकार दिया। लगता है कि गहलोत साहब की जो गारंटी थी वो तो जनता ने ही फेल कर दिया, अब मुझे क्या लगना है यार। शुरुआती रुझान सामने आ गए हैं, पोस्टल बैलेट की बात हो या फिर मतपेटी खुलने की बात हो, बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक मामला है, वहीं तेलंगाना में आप अभी खाता खोलना बाकी है।
मैंने सदैव आप लोगों से कहा था कि जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, जो गरीब उत्थान की योजना है, सेवा और सुशासन की जो हमारी सरकार है, जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। कल कई कहानियां मैंने सुनी कि लड्डू को एकत्रित कर रहे थे, कोई शाबाशी की बैनर्स पोस्टर्स लगवा रहे थे, और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतजार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतजार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ओल्ड पेंशन भी नहीं चला सर, लाडली बहना का कमाल कहेंगे कैसे? अब मैंने आपको सदैव कहा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं, संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह है? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के आधार पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत और हृदय का संबंध, सुशासन की सरकार, यही कारण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिग्विजय सिंह 2 दिन से आप पर अटैक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि हमारे पास इंडिया जैसे नहीं है, हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी, हॉस्टेडिंग नहीं होगी। उनके हर एक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं और दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से, अपने दिल की गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं। వెళ్తాము 70 స్థానాలతో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారాన్ని చేపడుతుందని కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई भाई केसीआर, 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 भाई भाई केसीआर,
इस बार कांग्रेस सरकार आ रही है। मध्य प्रदेश के बाद और मध्य प्रदेश का जनता ने किस तरीके से नकार दिया है, वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, और सबसे ज्यादा जो करप्शन था 50%, जो महाकाल मंदिर का जो मूर्ति से लेके और जो पेपर लीक का हो, हर चीज में किस तरीके से वो पिछले 18 साल में इन लोग ने जो स्टेट का युवा के साथ विश्वासघात करने का और सभी वर्ग सभी समाज के साथ विश्वासघात करने का काम किया, और जनता और कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा है, वह 100% कांग्रेस सरकार आ रहा है। राजस्थान में जो ओपीएस स्कीम हो, चिरंजीवी स्कीम हो, जो कांग्रेस सरकार ने जब वो बात बोली वो करके इम्प्लीमेंट करके दिखाने का काम किया, और इस बार दोबारा सरकार आएगा, वही चिरंजीवी स्कीम 50 लाख का होगा। और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने जो किस तरीके से वहां किसानों के साथ, मीन्स वहां आदिवासी के साथ उन लोगों के लिए हित के जो काम किया है, वहां भी कांग्रेस सरकार आ रही है। केसीआर बाय बाय तेलंगाना में। जिस तरीके से पोलराइजेशन की भी बात हो रही थी, देखिए कर्नाटक में भी इन लोग ने कोई कसर नहीं छोड़ा। इनका सारे मंत्रिमंडल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दिल्ली पूरा खाली कर दिया था। 3 महीने बेंगलुरु में रहा, क्या हुआ उसका नतीजा? 136। मैं बोल रहा हूँ ये लोग कितने भी कोशिश करें, जनता को समझ में आ गया इनका ड्रामा, इनका सारे जो जुमला, और जो अभी चुनाव आते ही इन लोग ने गारंटी स्कीम के बारे में इसको याद आ गया, तो इनका डबल इंजन सरकार था, वहां कहीं नहीं दिया। जब कर्नाटक में स्कीम स्टार्ट हुआ तब ये सारे स्टेट में उसको लेके बहुत इतना प्रचार, फॉर्म भरना क्या है, उसको मोदी जी का बैनर लगाना कहाँ छोड़ा, मीन्स इस तरीके का वो भी चुनाव तक ही ड्रामा है। तो कभी ये लोग ने जनता का हित में कोई काम नहीं किया, करेगा भी नहीं है, ओनली पूंजीपति के हित में इन लोगों का काम है।
चलो अब तक के रुझान जो परिणाम सामने आए वो बीजेपी के फेवर में नजर आ रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। मैं पहले दिन से आप सबसे कह रहा था, अभी तो और इंतजार करिए। ये तय मानिए कि जादूगर का जादू खत्म हो गया है, तिलिस्म टूट गया है और राजस्थान की जनता ने हकीकत पर वोट किया। मध्य प्रदेश में भी आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में 2/3 बहुमत के साथ सरकार में आएगी, ये हमने कहा था। और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, आप देखते रहिए। जिस तरीके से बात करें करप्शन और महिलाओं के खिलाफ जो इस तरीके से लगातार यहाँ पे क्राइम थी, लगता है वो सब जो है जनता देखिए, राजस्थान की जनता ने ये चुनाव मुखर होकर के कांग्रेस पार्टी को सत्ता से निकाल करके फेंकने के लिए लड़ा था। तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए, झांसे दिए गए, लेकिन राजस्थान की जनता स्वाभिमानी जनता है और उन्होंने ये मानस बना लिया था, तय कर लिया था कि महिलाओं का सम्मान की रक्षा न करने पाने वाली इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम दावे खोखले साबित हुए, तमाम वादे खोखले साबित हुए और ये आधारविहीन वादों वाली सरकार को जनता ने नकार दिया। लगता है कि गहलोत साहब की जो गारंटियां थी वो तो जनता ने ही फेल कर दिया, अब मुझे क्या लगना है यार। शुरुआती रुझान सामने आ गए हैं, पोस्टल बैलेट की बात हो या फिर मतपेटी खुलने बात हो, बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक मामला है, वहीं तेलंगाना में आप अभी खाता खोलना बाकी है। मैंने सदैव आप लोगों से कहा था कि जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, जो गरीब उत्थान की योजना है, सेवा और सुशासन की जो हमारी सरकार है, जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। कल कई कहानियां मैंने सुनी कि लड्डू कोई एकत्रित कर रहे थे, कोई शाबाशी की बैनर्स पोस्टर्स लगवा रहे थे और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतजार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतजार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ओल्ड पेंशन भी नहीं चला सर, लाडली बहना का कमाल करेंगे। अब मैंने आपको सदैव कहा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं, संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह है? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के आधार पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत और हृदय का संबंध, सुशासन की सरकार, यही कारण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिग्विजय सिंह 2 दिन से आप पर अटैक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि हमारे पास इंडिया जैसे नहीं है, हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी, हॉस्पिटल नहीं होगी। उनके हर एक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं और दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से, अपने दिल की गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं। మెజార్టీ 70 స్థానాలతో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారాన్ని చేపడుతుందని కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. जय श्री
सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बाय बाय केसीआर, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद. కొంచెం వెనక్కి లైన్ గా నిలబడతారు భయ్యా, లైన్ లైన్ వస్తుంది అటు అటు. इस बार कांग्रेस सरकार आ रही है। मध्य प्रदेश के बाद और मध्य प्रदेश का जनता ने किस तरीके से नकार दिया है, वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, और सबसे ज्यादा जो करप्शन था 50%, जो महाकाल मंदिर का जो मूर्ति से लेके और जो पेपर लीक का हो, हर चीज में किस तरीके से वो पिछले 18 साल में इन लोग ने जो स्टेट का युवा के साथ विश्वासघात करने का और सभी वर्ग सभी समाज के साथ विश्वासघात करने का काम किया, और जनता और कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा है, वह 100% कांग्रेस सरकार आ रहा है। राजस्थान में जो ओपीएस स्कीम हो, चिरंजीवी स्कीम हो, जो कांग्रेस सरकार ने जब वो बात बोली वो करके इम्प्लीमेंट करके दिखाने का काम किया, और इस बार दोबारा सरकार आएगा, वही चिरंजीवी स्कीम 50 लाख का होगा। और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने जो किस तरीके से वहां किसानों के साथ मीन्स वहां आदिवासी के साथ उन लोगों के लिए हित के जो काम किया है, वहां भी कांग्रेस सरकार आ रही है। केसीआर बाय बाय तेलंगाना में। जिस तरीके से पोलराइजेशन की भी बात चल रही थी, देखिए कर्नाटक में भी इन लोग ने कोई कसर नहीं छोड़ा। इनका सारे मंत्रिमंडल नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दिल्ली पूरा खाली कर दिया था। 3 महीने बेंगलुरु में रहा। क्या हुआ उसका नतीजा? 136। मैं बोल रहा हूं ये लोग कितने भी कोशिश करें, जनता को समझ में आ गया इनका ड्रामा, इनका सारे जो जुमला, और जो अभी चुनाव आते ही इन लोग ने गारंटी स्कीम के बारे में इसको याद आ गया, तो इनका डबल इंजन सरकार था, वहां कहीं नहीं दिया। जब कर्नाटक में स्कीम स्टार्ट हुआ तब ये सारे स्टेट में उसको लेके बहुत इतना प्रचार, फॉर्म भरना क्या है, उसको मोदी जी का बैनर लगाना कहाँ छोड़ा, मीन्स इस तरीके का वो भी चुनाव तक ही ड्रामा है। तो कभी ये लोग ने जनता का हित में कोई काम नहीं किया, करेगा भी नहीं है, ओनली पूंजीपति के हित में इन लोगों का काम है।
चलो अब तक के रुझान जो परिणाम सामने आए वो बीजेपी के फेवर में नजर आ रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। मैं पहले दिन से आप सबसे कह रहा था, अभी तो और इंतजार करिए। ये तय मानिए कि जादूगर का जादू खत्म हो गया है, तिलिस्म टूट गया है और राजस्थान की जनता ने हकीकत पर वोट किया। मध्य प्रदेश में भी आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में 2/3 बहुमत के साथ सरकार में आएगी, ये हमने कहा था। और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, आप देखते रहिए। सर, जिस तरीके से बात करें करप्शन और महिलाओं के खिलाफ जो इस तरीके से लगातार यहाँ पे क्राइम थी, लगता है वो सब जो है जनता ने देखिए, राजस्थान की जनता ने ये चुनाव मुखर होकर के कांग्रेस पार्टी को सत्ता से निकाल करके फेंकने के लिए लड़ा था। तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए, झांसे दिए गए, लेकिन राजस्थान की जनता स्वाभिमानी जनता है और उन्होंने ये मानस बना लिया था, तय कर दिया था कि महिलाओं का सम्मान की रक्षा न करने पाने वाली इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम दावे खोखले साबित हुए, तमाम वादे खोखले साबित हुए और ये आधारविहीन वादों वाली सरकार को जनता ने नकार दिया। लगता है कि गहलोत साहब की जो गारंटियां थी वो तो जनता ने ही फेल कर दिया, अब मुझे क्या लगना है यार। शुरुआती रुझान सामने आ गए हैं, पोस्टल बैलेट की बात हो या फिर मतपेटी खुलने बात हो, बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक मामला है, वहीं तेलंगाना में आप अभी खाता खोलना बाकी है। मैंने सदैव आप लोगों से कहा था कि जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, जो गरीब उत्थान की योजना है, सेवा और सुशासन की जो हमारी सरकार है, जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। कल कई कहानियां मैंने सुनी कि लड्डू कोई एकत्रित कर रहे थे, कोई शाबाशी की बैनर्स पोस्टर्स लगवा रहे थे और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतजार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतजार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ओल्ड पेंशन भी नहीं चला सर, लाडली बहना का कमाल करेंगे। अब मैंने आपको सदैव कहा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं, संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह है? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के आधार पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत और हृदय का संबंध, सुशासन की सरकार, यही कारण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिग्विजय सिंह 2 दिन से आप पर अटैक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि हमारे पास इंडिया जैसे नहीं है, हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी, हॉस्पिटल नहीं होगी। उनके हर एक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं और दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से, अपने दिल की गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं। మెజార్టీ 70 స్థానాలతో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారాన్ని చేపడుతుందని కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. जय श्री
सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बाय बाय केसीआर, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद. కొంచెం వెనక్కి లైన్ గా నిలబడతారు భయ్యా, లైన్ వస్తుంది అటు అటు. इस बार कांग्रेस सरकार आ रही है। मध्य प्रदेश के बाद तो मध्य प्रदेश का जनता ने किस तरीके से नकार दिया है, वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, और सबसे ज्यादा जो करप्शन था 50%, जो महाकाल मंदिर का जो मूर्ति से लेके और जो पेपर लीक का हो, हर चीज में किस तरीके से वो पिछले 18 साल में इन लोग ने जो स्टेट का युवा के साथ विश्वासघात करने का और सभी वर्ग सभी समाज के साथ विश्वासघात करने का काम किया, और जनता और कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा है, वह 100% कांग्रेस सरकार आ रहा है। राजस्थान में जो ओपीएस स्कीम हो, चिरंजीवी स्कीम हो, जो कांग्रेस सरकार ने जब वो बात बोली वो करके इम्प्लीमेंट करके दिखाने का काम किया, और इस बार दोबारा सरकार आएगा, वही चिरंजीवी स्कीम 50 लाख का होगा। और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने जो किस तरीके से वहां किसानों के साथ मीन्स वहां आदिवासी के साथ उन लोगों के लिए हित के जो काम किया है, वहां भी कांग्रेस सरकार आ रही है। केसीआर बाय बाय तेलंगाना में। जिस तरीके से पोलराइजेशन की भी बात चल रही थी, देखिए कर्नाटक में भी इन लोग ने कोई कसर नहीं छोड़ा। इनका सारे मंत्रिमंडल नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दिल्ली पूरा खाली कर दिया था। 3 महीने बेंगलुरु में रहा। क्या हुआ उसका नतीजा? 136। मैं बोल रहा हूं ये लोग कितने भी कोशिश करें, जनता को समझ में आ गया इनका ड्रामा, इनका सारे जो जुमला, और जो अभी चुनाव आते ही इन लोग ने गारंटी स्कीम के बारे में इसको याद आ गया, तो इनका डबल इंजन सरकार था, वहां कहीं नहीं दिया। जब कर्नाटक में स्कीम स्टार्ट हुआ तब ये सारे स्टेट में उसको लेके बहुत इतना प्रचार, फॉर्म भरना क्या है, उसको मोदी जी का बैनर लगाना कहाँ छोड़ा, मीन्स इस तरीके का वो भी चुनाव तक ही ड्रामा है। तो कभी ये लोग ने जनता का हित में कोई काम नहीं किया, करेगा भी नहीं है, ओनली पूंजीपति के हित में इन लोगों का काम है।
चलो अब तक के रुझान जो परिणाम सामने आए हैं वो बीजेपी के फेवर में नजर आ रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। मैं पहले दिन से आप सबसे कह रहा था, अभी तो और इंतजार करिए। ये तय मानिए कि जादूगर का जादू खत्म हो गया है, तिलिस्म टूट गया है और राजस्थान की जनता ने हकीकत पर वोट किया। मध्य प्रदेश में भी आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में 2/3 बहुमत के साथ सरकार में आएगी, ये हमने कहा था। और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, आप देखते रहिए। जिस तरीके से बात करें करप्शन और महिलाओं के खिलाफ जो इस तरीके से लगातार यहाँ पे क्राइम थी, लगता है वो सब जो है जनता देखिए, राजस्थान की जनता ने ये चुनाव मुखर होकर के कांग्रेस पार्टी को सत्ता से निकाल करके फेंकने के लिए लड़ा था। तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए, झांसे दिए गए, लेकिन राजस्थान की जनता स्वाभिमानी जनता है और उन्होंने ये मानस बना लिया था, तय कर लिया था कि महिलाओं का सम्मान की रक्षा न करने वाली इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम दावे खोखले साबित हुए, तमाम वादे खोखले साबित हुए और ये आधारविहीन वादों वाली सरकार को जनता ने नकार दिया। लगता है कि गहलोत साहब की जो गारंटियां थी वो तो जनता ने ही फेल कर दिया, अब मुझे क्या लगना है यार। शुरुआती रुझान सामने आ गए हैं, पोस्टल बैलेट की बात हो या फिर मतपेटी खुलने की बात हो, ओल्ड बीजेपी पेंशन भी चलती राजस्थान नहीं और दिख मध्य रही है। प्रदेश दोनों जगह आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक मामला है, वहीं तेलंगाना में आप अभी खाता खुलना बाकी है। मैंने सदैव आप लोगों से कहा था कि जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, जो गरीब उत्थान की योजना है, सेवा और सुशासन की जो हमारी सरकार है, जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। कल कई कहानियां मैंने सुनी कि लड्डू कोई एकत्रित कर रहे थे, कोई शाबाशी की बैनर्स पोस्टर्स लगवा रहे थे और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतजार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतजार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ओल्ड पेंशन भी नहीं चला सर, लाडली बहना का कमाल कहेंगे कैसे? अब मैंने आपको सदैव कहा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं, संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह है? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के आधार पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत और हृदय का संबंध, सुशासन की सरकार, यही कारण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिग्विजय सिंह 2 दिन से आप पर अटैक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि हमारे पास इंडिया जैसे नहीं है, हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी, हॉस्टेडिंग नहीं होगी। उनके हर एक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं और दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से, अपने दिल की गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं। తమ 70 స్థానాలతో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారాన్ని చేపడుతుందని కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. इसकी बात
सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बाय बाय केसीआर, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद. కొంచెం వెనక్కి లైన్ గా నిలబడతారు భయ్యా, లైన్ వస్తుంది అటు అటు. इस बार कांग्रेस सरकार आ रही है। मध्य प्रदेश के बाद और मध्य प्रदेश का जनता ने किस तरीके से नकार दिया है, वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो और सबसे Good morning, viewers, wherever you are. Today and tomorrow are judgment days for 5 states that went to polls last month in what is considered to be the semi-final to the 2024 general elections. Vote counting is underway in Telangana, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and Rajasthan, when the EC has declared that the vote counting day for Mizoram is deferred to tomorrow. And today, here, live on the discussion panel, we have with us people who have a finger on their state's electoral pulse. Joining us all the way from Rajasthan, our senior correspondents Deep Mukherjee and Hamza Khan, Madhya Pradesh Principal Correspondent Anand Mohan, Chhattisgarh Principal Correspondent Jai Prakash Naidu, our Assistant Editor in Telangana Rahul Pisharati, and all the way from Mizoram Principal Correspondent Sukrita Barua. I am Flora Swai and you're watching the Indian Express on YouTube. For all the live election coverage and analysis, go to our website, indianexpress.com. As the election trends are cooling in right now, slowly, first we move to Chhattisgarh today. Jai Prakash, what are the numbers there? There was earlier a little bit of confusion as to what the EC results were and what the other channels were saying. Could you please say something about that? So the competition is close in Chhattisgarh. The BJP is leading on 40 odd seats, and the Congress is not far behind on 30 odd seats. But the voting in more than 90% polling booths is remaining. So it will be too early to comment who will win. Right. But surprisingly, a couple of days ago, when the exit poll results came out, pollsters predicted that Congress had an edge and, they were nudging out BRS from the position of control. Yeah, so in Chhattisgarh, it's Congress versus BJP. There is no other party in the fray. As far as Congress is concerned, they had spent
1.75 lakh crore rupees on welfare schemes. This has never been done before. And the Congress has also taken a lot of loans, over 55,000 crores, to ensure they implement these welfare schemes. Some of them were also promised in their manifesto. So, because of the implementation of these welfare schemes, there was this popular opinion that Congress may come back to power. And of course, there is no anti-incumbency because the BJP have won 3 state elections right from 2003 up till 2018. So there was also no sense of anti-incumbency. But what may have worked for the BJP is the corruption allegations that have been made against the Baghel government. There have been plenty of corruption allegations, and there have been uh, at least 3 cases taken down by the Enforcement Directorate. Apart from this, there has been this Hindutva plank, which may have worked for the BJP. There is this seat in Kavarga where a person named Vijay Sharma, who's an accused in a communal violence case, he's leading that seat. But last time, Mohammad Akbar had won the same seat by a record margin of 59,000 votes. So we may say at this moment that it seems to be working. And lastly, I would say the regular visits that were made by Prime Minister Narendra Modi and Union Minister Amit Shah, who targeted Bhupesh Baghel over the corruption allegations. I think these 2-3 things have worked for the BJP. Thank you, Jayaprakash. Rahul, actually moving on to you, that was for you actually, that the poll results had predicted, exit poll results had predicted that the Congress is nudging out the BRS in Telangana. What do you think is happening with the numbers this morning? In Telangana, it's a very close battle. Congress has been extremely confident of coming back to power, and the same way BRS too has been super confident. Congress says they will win 80 plus seats and will not allow BRS to win more than 25, whereas BRS says they will win 70 plus seats. At the moment, going by ECI website, Congress is inching closer to the halfway mark, and celebrations have already begun at Gandhi Bhavan. BRS at the moment they are not saying much, but they are hopeful that as counting goes into more and more rounds, they will get back to their power position. But KTR seemed confident when he quashed the exit poll results and said that, they don't believe in the numbers at all. KTR was quick to call exit polls as baseless, and he in fact challenged media to apologize when the actual numbers are given out on the counting day. And he has in fact posted a photo on Twitter of him holding a revolver, just like how he posted it last time on the eve of counting. He is very confident of coming back, and in fact the BRS Twitter handles are also posting memes of KCR as hat-trick CM. So they are very confident even at the moment. Right. Moving on to Madhya Pradesh, Anand. What are your updates? What is the mood there? What are the numbers? Please tell us. Yeah, hi Flora. So in Madhya Pradesh, currently, to look at the trends, the BJP is leading in over 149 seats, and the Congress is leading in 62 seats. Just a few months ago, this was an election that the Congress party had to win. In fact, they were under the impression that this was going to be a walkover for them. There was talk of anti-incumbency against Shivraj Singh Chauhan. He's been in power for 18 years, and the fact that the central leadership had to come in, Amit Shah had to handle the election campaign, was seen as a sign of weakness. And the Congress party assumed that the celebrations would be breaking out at their headquarters today. But currently, I am at the BJP headquarters, and the drums have been stopped beating. It's been over 20 minutes. The celebrations have broken out. People are distributing sweets. The BJP president, V.D. Sharma, who has been facing criticism for months, for someone who really could not steer the BJP to victory, is a happy man today. If you just look at some of the numbers, of course, Shivraj Singh Chauhan is leading in his home state, in his home state, Bhutani. Kamal Nath is leading in Chhindwara. Surprisingly,
the state home minister is trailing in Datia by a margin of 1,000 votes, but we expect it to sort of change as the counting progresses. Narendra Singh Tomar, whose son was facing allegations of corruption at the last leg of the election, he is leading by 2,000 votes. Kailash Vijayvargiya is enjoying a comfortable majority of 3,000 votes in Indore 1. And in Narsingpur, Prahlad Patel is leading by 4,000 votes. Very surprisingly, Digvijay's son, Jayavardhan, is a very close contest there. And in Nivas, Pavan Singh Pulaste, the union minister, he's in fact trailing by 1,000 votes. So that's an upside for the BJP. But overall, the BJP has a lot to look forward to and be happy. Thanks, Anand. Thanks for the update. Moving on to the desert state of Rajasthan. Hamza, what are the figures? How is Rajasthan waking up to vote counting today? So far it's BJP which has a clear lead, which is well past the halfway mark of 100. We have 200 assembly seats here. So BJP is currently at 115 and Congress is far behind at 68. And others have like 15 seats so far. So there's a difference of 35 to 40 seats between Congress and BJP. So Congress was hoping that this, and in fact, Congress had been saying, like party leaders had been saying that, we'll be forming a government. But like unofficially, they were hoping and they were saying that this is going to be a close contest. And in fact, even BJP leaders were under the impression that this might be a close contest because both parties were preparing to sequester MLAs and take them to resorts. And if they are close to the halfway mark, then they can maybe get some independence to cross the halfway mark. So, but yeah, I mean, BJP is clearly in the lead, so it's certainly good news for BJP so far. A comparatively new party is the Bharat Adivasi Party, and how is it performing? You say that it's taken early lead, sort of? Yeah, so Bharat Adivasi Party is contesting, and so far it has it's leading in 2 seats. And there's also Tribal Party, which is the Bharatiya Tribal Party. It was leading in 1 seat. So there are a lot of tribal seats. In Rajasthan, we have 25 reserved seats for tribals. And beyond that, also the parties field tribals on some seats. So some parts of Mewar region, which is Udaipur and Pratapgarh district, Dungapur district, so they have plenty of tribal seats. So tribals are mostly concentrated in those areas. So ahead of the elections and over the past few months, there was a feeling amongst lots of tribal voters that both these parties, BJP and Congress, they just sort of take us for granted. We go to them with their issues, but then they don't really care about us. They're not really concerned with our issues. So this had become apparent, and then they wanted to elect someone from amongst their own. So that's why we are seeing BAP and BTP leading in some seats. Yeah. Right. And now moving on to the northeast, Sukrita. I know Mizoram's day of action is tomorrow, but tell us something about the political history of the state. And the exit polls a couple of days ago predicted a peculiar situation of the hung assembly. What do you think of that? What is the probability of that happening? See, it's really hard to come away with any concrete takeaways from exit polls because at least here in Mizoram, there have been widely diverging predictions by them. So like you said, some have predicted a hung assembly. And even within those which have predicted a hung assembly, some have predicted an edge for the ruling Mizo National Front. Some have predicted an edge for the new Zoram People's Movement. On the other hand, the India Today Axis exit poll has predicted a runaway win for the Zoram People's Movement. They've predicted as many as 35 seats. In Mizoram, there are 40 assembly seats. Okay, so whichever way we look at it, we take all of these with a huge pinch of salt. But even going by, what we found in the course of our own reporting, one major thing that we can expect is the presence of the Zoram People's Movement.
the Zoram People's Movement is a new party. In fact, in 2018, it wasn't even a party yet. It was, a bunch of different civil society organizations and smaller regional parties had come together, and they had backed independent candidates. So even under those circumstances, they had performed really well in 2018. They had won 8 out of 40 seats. But the Mizo National Front had won 26, and they were a clear winner that time. So over these past few years, they've kind of grown from strength to strength. And when I went reporting this time, it was clear that there's some kind of a wave. And all observers in the state predicted, it was kind of understood that the party would definitely increase its share. But the question had always been by how much. So even the exit polls kind of predict this, and they give us differing views of just how much this might be. So that's the thing to look forward to see how much of how big the ZPM's takeaway is going to be this time. As for the political history of the state, and that is one reason why the ZPM's emergence is important and striking, is because so the Mizoram is a fairly new state. It was formally formed only in 1987. And since its formation, it has only ever voted to power either the Congress or the MNF. In fact, like I've written many times, since 1993, it has only seen 2 chief ministers, which was the Congress's Lalthan Hawla and the sitting CM, which is Zoramthanga. So, there's been a lot of buzz about the ZPM. Their chief ministerial candidate, Laldu Homa, is in fact the only new, it's the first time that the state is seeing a new CM face in 30 years. So yeah, so that's the main thing to look out for, and that's what the exit polls also seem to be hinting at. Right, Sukrita. Jayaprakash, moving on to Chhattisgarh, what are the voting patterns so far in the state, region-wise, as compared to, you mentioned that BJP is strong in the Raipur, Durg, and the Bilaspur area, and the Congress is more of a performer in the southern and northern regions. But what about the voting pattern, the rural versus the urban? Women versus men. How was it in 2018, and what do you see in 2023? Jayaprakash, can you please unmute yourself? Sorry. So as far as the Chhattisgarh is a tribal state. So as far as the northern part is concerned, it's Surguja. So this tribal region has 14 seats, and all 14 were won by Congress in 2018. Similarly, Bastar has 12 seats, and they won 11 of the seats. And after a BJP leader died in an Naxal attack, there were by-polls, and Congress won the by-poll as well. So the Congress presently has swept Bastar as well as Surguja. But in 2023, what we are seeing right now is BJP is trying to make a comeback over there, and it is leading in quite a number of seats in Bastar as well as Surguja. And about the plain divisions, we can say Durg and Raipur, it has always been a tight competition between BJP and the Congress. And last time, the best performance by BJP came in Bilaspur division. So this time around, it will be difficult to say. But last time, Congress had won 68 seats, and Jayaprakash, please unmute yourself. Hello. So in these 15 seats, most number of seats came from Bilaspur division. But one more thing I would like to mention over here is there is another regional party. The only you can say the regional party is Janata Congress Chhattisgarh Jogi. So this party was carved out of the Congress party, and because of its presence, first of all, they won 5 seats in 2018. Plus, they were responsible for Congress losing around 4 to 5 more seats. So you see, now after the passing away of Ajit Jogi, the first chief minister of Chhattisgarh, who carved out this party JCCJ, people believe that they won't get as many votes this time, and these votes may go back to Congress. But it would be too early to call that. But that would be interesting to see. Right. Anand, talking about the voting pattern in Madhya Pradesh, especially I want to ask you about the female voters, given that the
Ladli Behna Yojana gave the much needed push to Mamaji in the state. What do you have to say about the female voters versus the male voters? So traditionally, the female voters have been known to the BJP. This is because of Shivraj Singh Chauhan and the way he had transformed himself into the actual Mama. He met an uncle in the state. He was known for a series of schemes targeted women right from the start of his tenure. The Ladli Behna scheme was something which was launched this year. The Congress party has been accusing Shivraj Singh Chauhan of remembering women rights the election has come. But Shivraj Singh Chauhan has been wooing women voters right from the start of his tenure. And this time as well, the BJP leaders have been upbeat over the results, and they believe that the welfare schemes have carried them through. The charming role in all of this is the Ladli Behna stipend money. In fact, when Shivraj Singh Chauhan had introduced the central leadership, not really so keen on this because the central leadership has been speaking out against these schemes in different states. He's been targeting opposition leaders over these freebie schemes, and this is one of the largest freebie schemes which was launched in Madhya Pradesh. Over 30,000 crores has so far been spent on this scheme alone. And there is a feeling that the more have just helped the BJP go through this election. I just take it into different regions just very briefly. Wallace was the region like watch out for, and the Naki had been performing well in this region from 2008 and 2013. After the last election, the Congress party had performed really well here. It was because Jyotirādiत्य Scindia was firmly in the Congress camp. There was a feeling that he would be the chief minister. There was also a feeling that the Congress is good neighbors, and that because of which they had walked away with around 26 seats. But then after Scindia left, the BJP had improved its going. And currently, as we see the trend as well, apart from some peripheral constituencies, a majority of India's strongholds are firmly within the BJP, and this shows something that we even reported during our ground report. BJP leaders are of the view that they have a firm organization on the ground, and the Congress party does not have leaders, they don't have business, they don't have the organization to really be. Bundelkhand region is again a stronghold of the BJP, and they have been performing really well out here. And the trends show that even in Bundelkhand, they've retained most of their strongholds. This just shows that the Congress party has been unable to breach BJP stronghold, which was something crucial for them to win this election. The Mahakoshal region is it's a region where Tamil Nadu bastion is here, and this is a region which always been between the BJP and the Congress. And the last time this had swung clearly in the favor of the Congress party, and this is because of the high number of tribal voters there. Tribal voters have always firmly been in the BJP camp, but then they shifted very decisively towards Congress in the last election. This election, the BJP, apart from the Ladli Behna scheme, one of the biggest things that the BJP has done is work on the tribal vote. They have been renaming public institutions. They've been introducing schemes for tribal. You have Amit Shah and Prime Minister Narendra Modi themselves going and celebrating these tribal festivals. They've been touring tribal strongholds of the Congress party, and there's been a blitzkrieg by BJP leaders in these tribal strongholds. And if you look at what the Congress party had to offer for the tribals, it was just basically 4,000 rupees for a Tendu Patta bag, which kind of like pales in comparison to what the BJP is offering. So Mahakoshal region, the BJP is doing really well. And the Malwa Nimar region, this is the bellwether region of Madhya Pradesh. I mean, whoever wins this region of 60 is the one who makes the government in Madhya Pradesh, and this is BJP country. And in the last elections, the Congress party had made inroads into this region, especially on the back of the tribal vote bank.
This time they had to field Kailash Vijayvargiya, the National General Secretary, and as we see, he was given the responsibility of not only improving the seats in Indore, but also the seats in the larger Malwa region as well. And there is a sense among the BJP leaders that they have done really well in the Malwa region. They have taken back the stronghold. Madhya Pradesh was the region, again a tribal region where the BJP was facing a lot of rebellion. This was also because of controversy as a coal tribe member was urinated upon by the BJP, by a man with alleged BJP name, and the Congress party had used that to target the BJP government as an anti-tribal government. But then, as we can see, and the trends show that the BJP, the Congress party, has not been able to improve the situation. So we can say that the welfare scheme, the election management of the BJP, the organization strength, Amit Shah's campaigning has helped the BJP flow back in this election. Thank you, Anand. Deep, coming to you in Rajasthan, tell us about the voting patterns in the desert state. Yeah, so if we see the trends presently, according to the Election Commission, the BJP has made major gains in eastern Rajasthan and also in western Rajasthan. So in 2018, the fact that the Congress came to power was because of its good performance in eastern Rajasthan, which is the area of influence of Congress leader Sachin Pilot, and also western Rajasthan, from where incumbent Chief Minister Ashok Gehlot comes from. And so if we see presently, BJP has made gains into districts like Bharatpur, Karoli, Sawai Madhopur, while it had failed to win even a single seat in 2018 in these districts. And one of the reasons is the fact that the BJP had asked its MP, Kirodilal Meena, who is the tallest tribal leader of the party in Rajasthan, to contest from Sawai Madhopur as a result, like in an effort to influence the seats around that district. And this bid seems to have paid off, because presently BJP is performing very well in eastern Rajasthan. Sitting ministers such as Ramesh Meena, who is a strongman from Saputra, is trailing. Kirodilal Meena himself is leading, and also the region of Marwar, which includes the district of Nagaur, so which again is the area of influence of Hanuman Beniwal. Right now, Beniwal's party is, according to the early trends, is like leading in only one seat, and Hanuman Beniwal himself is trailing. So BJP has made major inroads in Nagaur as well. So some of the regions where the Congress has managed to retain its seats, I would say, is Churu district, and along with Sikar district and Jhunjhunu district of the Shekhawati regions, where there was a sense of dissatisfaction over the Agniveer scheme, because a lot of the youth from these areas, they go for the army. And also farmers' issues are also like a matter there, issue there. So the Congress is presently has managed to retain some of its bastions in these districts, but the BJP is gaining there as well. And what has worked in favor of BJP is that its usual stronghold of southern Rajasthan, the region of Mewar, Udaipur, Rajsamand, it has managed to retain it, and it's performing very well. The Congress is performing very poorly in districts such as Rajsamand and Udaipur, while the BAP is leading in some seats, but overall it's a BJP sweep in the southern Rajasthan if we see the early trends. At the same time, the BJP has also managed to chalk a comeback in the western Rajasthan area, the Marwar region, the desert districts such as Barmer and Jodhpur, where the BJP is doing good. Jodhpur is also the district of CM Ashok Gehlot, but the BJP is leading in several seats also in Jodhpur. So overall, we would say that the advantage that Congress had by gaining seats in eastern Rajasthan, sweeping eastern Rajasthan, that seems to right now, this year, the BJP seems to have managed to mend their weaknesses in these districts. Another thing that I would say is that eastern Rajasthan also has a high Gujjar population. Sachin Pilot, the former Deputy Chief Minister, comes from the Gujjar community, and it was
it was speculated that the Gujars, who had voted overwhelmingly, Gujars are traditional voters of the BJP, but in 2018 they had voted overwhelmingly for the Congress because Sachin Pilot at the time was the state president of the Congress, and it was many thought that he would become the chief minister. The fact that in the last 5 years in Rajasthan there was this constant tussle between Ashok Gehlot and Sachin Pilot, a large chunk of the Gujar population, especially the youth, were very much disillusioned with the government, and it seems right now that the Gujars have returned to their traditional party, which is the BJP, because Gujar leaders such as Vijay Bansla, they are winning as per early trends. So that is also one of the reasons that why the Congress is performing poorly in the eastern Rajasthan area. Thanks. Deep, can you tell us something about the rural and the urban voting patterns in Rajasthan? Yeah, so what was earlier speculated as that the BJP will may not do very well in the rural area while the it will retain its urban area, but it appears that it has managed to do quite good in the rural area as well, like seats such as Falodi, Luhawat, Pokhran, which are all in rural areas of western Rajasthan, and also like rural areas in eastern Rajasthan, such as say Lalsot or Khandar in Savai Madhopur. BJP has managed to gain leads in all these areas. The Congress does have leads in some of these areas. Like one major seat is Taranagar, where a leader of opposition of Rajasthan, Rajendra Rathore, who is a 7-time MLA from 1990, is presently trailing against like Jat leader Narendra Budania, who is leading in the seat, has been consistently leading in the seat for the last 2 hours. But overall, I think the BJP has managed to perform well in both rural and urban areas. So the only at present the only areas from where the Congress has managed to get its seat is some areas of western Rajasthan and the Shekhawati region, where like the farmer issues are quite relevant. Apart from some of the local leaders of Congress who have significant influence, like Ashok Chandana, the youth and sports minister of Rajasthan, he's presently leading from his Hindoli constituency. But otherwise, apart from that, it's mostly a BJP show that is going on. And as per the ECI website, BJP has a lead of in 115 seats presently, and Congress is like below 70 at present. Of course, the trends are like expected to change over the course of the next few hours. But what was being speculated that there was is an undercurrent in favor of the Congress. At present, it doesn't seem to be the case. And if we remember, like in 1998, Congress came to power with more than 150 seats. But in 2003, it was voted out and it got only 56 seats. Again, in 2013, it performed its worst ever election, like with 21 seats. The situation presently for the Congress seems to be better than these past two elections, but still, since the trends are showing that the BJP is comfortably across the halfway mark, so chances of a Congress victory seem difficult at this point. Although it's early stage and the changes are expected, the trends are expected to change. Right. Talking about the voting patterns, Rahul, in Telangana, I think the BJP's hopes of forming the government for the first time in the state are in the doldrums now. But do you think that the Saffron Party has sort of cut into the AIMIM's share of the pie in terms of seats? So the voting patterns, when we talk about it, in 2018, it was pretty much of a TRS wave, Bharat Rashtrapati wave in 2018. And even though BJP made inroads and got 4 MP seats in 2019, which was a big deal back then, BRS was still considered as invincible. And Congress was nowhere in the picture. It was BJP which showed that BRS can be defeated, and the bypoll of Dubaka, where BJP won by a margin of 1,000 odd votes, was possibly the beginning of downfall for BRS.
and Congress was nowhere in the picture. I remember talking to TPCC President Revanth Reddy back in 2021 when he was appointed as the president, and he was very confident that he is going to win 2023 election. The one reason that he cited was that Telugu voters would never give a third chance to a ruling party, because in 1994 to 2004 it was TDP, 2004 to 2014 it was Congress, and then 2014 onwards it has been BRS. But looking at the situation, BJP is not even in a position to cut into votes of BRS or Congress. At the end of the day, it will be interesting to see if BJP manages to cut into the anti-incumbency vote share, and that will only impact Congress's performance, because AIMIM is a very strong party in the old city. They have been winning consistently, and BJP stands no chance in old city except for Gosha Mahal, where Raja Singh won couple of terms, since 2014. Other than that, in old city, it is in fact Congress which seems to have made some inroads, and AIMIM in fact dropped 2 of their MLAs and changed candidates in 3 seats, mostly because Congress was doing better. And in fact, from old city in Nampalli, one of the segments, it is possible that MIM may lose or may actually lose their stronghold, that is Nampalli there. And in 2018, from northern Telangana to southern Telangana, it was a BRS wave. They got 88 out of 119 seats. And within 8 months, 12 of the Congress MLAs defected to BRS, and by 2023, BRS had 105 of 119 MLAs. But this time around, looking at the early trend, the northern part of Telangana seems to have voted in a mixed way, giving some seats to BJP, some seats to TRS, and some to Congress, whereas the south of Telangana appears to be fully behind Congress. And the Greater Hyderabad Municipal Corporation area, which has some 24 seats, it looks like BRS still has a strong grip over this region. Thank you, Rahul. Sukrita, tell us something about Mizoram's electorate and its behavior patterns. So like I already said, right, that historically it has only ever voted to two parties, which is the Congress and the MNF. In the last elections, the BJP made its first breakthrough into the assembly. So they won 1 seat, which is Twichong. And that's 87% of Mizoram's population, according to the last census, are Christians. So there has historically been, the BJP has a really hard time to make a breakthrough into this population. And the only seat it won last time was a Chakma majority seat. So Chakma are an ethnic minority in Mizoram, and they're Buddhists. So that's where the BJP made its first breakthrough. So in this election, again, like I said, we're discussing exit polls or our understanding of how things may happen. But since the ZPM is expected to make some kind of growth in the state, it's largely going to be at the expense of the MNF. The Congress in the last election had already been relegated to a very small position in the assembly. From being the ruling party for 10 years in a row, it came down to just 5 seats in the assembly. So in this election, the Congress is trying to make some gains, but the exit polls show that they're expected to be largely where they are, again, the usual grain of salt. The BJP, I would say, hasn't really tried that hard this election, okay? So they've been focusing on the minority seats, but they didn't even put up a full fight. They contested in just 23 out of 40 seats, which is unusual for the BJP to not throw itself completely in the game. Prime Minister Modi was supposed to come and campaign. He was supposed to address a public rally in a minority, ethnic minority majority area, but that was cancelled in the last minute. Major campaigners, firebrand campaigners who we see everywhere else, like Union Home Minister Amit Shah and Himanta Biswa Sarma from Assam, they didn't campaign there at all.
So it was low-key. See, Mizoram elections are low-key. They're not like elections in Rajasthan or in Madhya Pradesh. They're generally low-key, but here, I mean, we saw the BJP being exceptionally silent. So these are largely, I mean, based on what we have so far, this is as much as we can say for now, really. Right. I would now like to move to Chhattisgarh. Jayaprakash, if you had to pick the top 3 fights, electoral battles going on right now, what would you pick? Jayaprakash, can you unmute yourself, please? Sorry. So the biggest battle I would say is Chief Minister Bhupesh Baghel. He is fighting against his nephew Vijay Baghel. They are around the same age, and in the past also I think this is the 4th time they are battling against each other. And Bhupesh Baghel has won on 2 occasions. Vijay Baghel has won on 1 occasion from the Patan seat. Then second big fight I would say is uh, second big fight. Second big fight could be in Narayanpur. The reason I say this is in Narayanpur, former minister Kedar Kashyap, he is trying to come back to power, and last time he lost by a very small margin. And this time around, the whole conversion issue took place in Narayanpur, where Christian tribals were socially boycotted, and their houses were destroyed, and they were beaten up. So it was a big issue this time, conversion of tribals to Christianity. So Narayanpur was a place where a lot of violence took place, and BJP workers were also arrested in the communal violence. So that could be a second seat, which would be interesting. And third one would be again a communal issue, which took place in Kavarda. So there was communal violence in 2021, and there in 2018, the only Muslim MLA, Mohammad Akbar, won by a margin of over 59,000 votes. That was the record margin in Chhattisgarh. So here BJP has given ticket to Vijay Sharma. He is a popular person on the ground, and he happens to be one of the prime accused in the communal violence in 2021. So here BJP has played the communal card, and even though they have played the communal card, Vijay Sharma has been a popular face in Kavarda, and he is leading right now in Kavarda. So these 3 seats, I think. There are other seats as well, like for Deputy Chief Minister T.S. Singhdeo, but the results are not clear there. And then there is Arun Saw, who is the state in charge of Chhattisgarh. Even he is leading. So he's a member of Lok Sabha, and he is now contesting on an MLA ticket from BJP. So this would be. Jayaprakash, can you tell us something about the trends right now? Because we have information that apparently it's a shocker for Congress as the BJP Yes. So it is quite a shocker. Why? Because exit polls were predicting the lead for Congress, and it is kind of turned the other way around. So whatever the exit polls were predicting for Congress is turning out to be true for the BJP, and whatever the exit polls were predicting for the BJP is turning out to be true for the Congress. And there will be some upset also. There is one interesting battle going on between a former CRPF Jawan Ramkumar Topo and Minister Amarjit Bhagat. So the Jawan is leading right now, and that is an interesting battle to see. Rahul, what is happening in Telangana currently? So, like I said, Congress is already celebrating. They're bursting crackers outside Gandhi Bhavan, and Devant Reddy will be addressing a party workers meeting at 1 o'clock. Pretty much certain that the party is winning, like how he has been saying right from the beginning. Is there a narrow lead for BJP? I didn't get you. Is there a narrow lead for BJP as we speak?
I'm not sure about it. In the exit polls, they were supposed to, according to exit polls, they were supposed to get 8 to 10 seats. It looks like they are going to get around 6. Right. Circling back to our key fights and key battles. Anand, I know Madhya Pradesh is a battlefield for the stalwarts right now, but top 3 fights if you had to pick. I mean, the top 3 fights would obviously, the first 3 fights would obviously be the Chief Minister and the Foreign Minister. Both of them are comfortably related. What would be interesting to see that this time around they don't have to win their seats, but the regions around them they have to improve their performance. I think a fight that Congress also looks out for is Narotam Misra's seat because he's, as we speak, he's still failing. And this time around, the Congress party had fielded his Mr. Rajesh Bharti, who's been contesting against Mishra for the past 2 to 3 elections, and he the last time was defeated by slim margin of 2600 votes. This time the Congress party had fielded an RSS man who had broken with the BJP and also with the Congress, and he was given the ticket first, but then because of revolt within the Congress party, they gave the ticket back to Mr. Bharti. But like in the other regions, where were candidates who felt that they were given tickets and then the 2 tickets were taken back and then they went and joined the third parties. In this particular seat, Mr. Naik has joined hands with Bharti. They've buried their differences together and they have come together to defeat Mr. Mishra. So again, I'd like to point out that these are his friends, and as the day progresses, the situation will get more clearer. In Indore one, there's a very interesting battle takes place between Kerala and the incumbent Congress MLA, and he's winning by a comfortable margin, and the Malwa region itself is good for the BJP. Right. Hamza, coming on to Rajasthan again, battle of the stalwarts, all big names there. But the top 3 fights that you pick in Rajasthan currently. See, there have been lots of interesting developments since the morning. Like initially, we even heard that Sachin Pilot himself was trailing from Tonk, which was quite a shock compared to the last time when he had one of the highest margins in Tonk. So even Congress State President Govind Singh Dotasra was trailing initially. Hanuman Beniwal, like my colleague B pointed out, Hanuman Beniwal was trailing. I think he's leading now. Shanti Dhariwal, who's a big name and cabinet minister, he was initially trailing, although he's winning now. And even Satish Punia was trailing. Rajavardhan Rathod was trailing. So all of them are, winning now. But again, we can't say for sure until the final vote has been counted. And as for the top 3 fights, maybe if we go by the highest voting, Kushalgarh witnessed the maximum voting in Rajasthan, which was 88.13%. So it is a travel seat. But so if you look at the second and third highest assemblies, so Pokhran assembly seat had 87.79% and Tijara had 86.11% voting. So what's common between these 2 seats is that the fight here is very, very polarizing. You have a Muslim candidate versus maybe, for example, in Tijara, the fight is between Alwar MP Balaknath versus Imran Khan. And in Pokhran, the fight is between Minority Affairs Ministers Shalih Mohammed and Mahend Pratappuri. So BJP ran a very, its campaign was very heavy on identity politics. And throughout the campaign, we saw whether it's Prime Minister Modi, Amit Shah, or Rajnath Singh, or even the state president, and most of its top leaders, and Assam CM, on even Yogi Adityanath. So there is the issue of Kanhaiya Lal's killing, the Udaipur tailor who was murdered last year. So it figured in almost all the major events of the party, be it the oath-taking ceremony of the state president C.P. Joshi last year, or the manifesto released by J.P. Nadda, a few weeks ago. So, and they constantly level the charge of appeasement politics against Congress.
So it is now reflected. First, we saw its reflection in the highest voting percentages, which is Pokhran and Tijara, which jumped to the second and third place in terms of highest voting in the state. And now, so I mean, of course, these two seats are interesting. So for the third seat, maybe I would pick Show in Badmer. So Show is witnessing a five-way contest. So we have BJP Swaroop Singh there. We have Congress, Amin Khan from Congress, and BJP's Ravindra Bhati, who's a former Jodhpur State Union president. He's again a big name. And we also have Congress rebel, the district president, Fateh Khan, who rebelled and contesting as an independent. And we also have RLP's Zalam Singh, who's a former BJP MLA. So it's a five-way contest, and again, at least four of them are big names. And so initially, so right now it's Ravindra Bhati, the BJP rebel, who's been leading. So he was inducted into the BJP, just a few days before his name was announced. His name was not announced, sorry, but he was inducted in the BJP. But when his name was not announced, then he decided to contest as a rebel. So he's been leading from Show in Badmer. So these are the top three seats that I would say. But other than that, I mean, so Raghu Sharma was trailing, like he's a former Lok Sabha MP, and he was considered close to Sachin Pilot. He's been trailing from Kekadi. Gehlot's advisor, Sayam Ji, he's trailing from Sirohi. So Upen Yadav, so BJP had made paper leaks a big issue. So Upen Yadav was the one person who raised the issue constantly throughout the last 5 years. So he's been leading in Shahpura. And so there are lots of names, lots of interesting contests happening throughout the state. So yeah, that's it. Moving on to Telangana, Rahul, what are your top three picks? So for the first time since formation of the state, KCR is contesting from two seats. One is Gajwel, which is his home seat, where he got a majority of 58,000 odd votes last time. The second seat is Kamareddy. So in both these seats, he is facing tough challenge. In Gajwel, he faces the challenge of BJP candidate Itara Rajender, who was a former associate of KCR for last 22 years. So it is going to be a tough battle. On the ground, there is a lot of resentment against KCR in Gajwel. It would be interesting to see if KCR really makes it in Gajwel. What would be the victory margin for him? In Kamareddy, he faces a tough challenge from TPCC chief A. Revant Reddy. Going by early leads, early trends, Revant Reddy is leading in Kamareddy. I haven't been checking lately, but initially it was Revant Reddy who was leading in Kamareddy. Next to that, there is Karimnagar, where former BJP state unit chief Bandi Sanjay Kumar is fighting against sitting MLA and Minister Gangula Kamlakar. Sanjay has been fighting the same seat for the last 2 terms, and each time he has improved his vote share. This time he is likely to win, is what many people said. But it is an interesting battle. And moving on to Kodangal. Kodangal is another interesting seat where Revant Reddy is trying to win the seat again. He contested there twice and became MLA between 2009 and 18, but lost in 18. Now that he is the face of Congress and he is the CM face for Congress, it will be interesting how he wins Kodangal seat. Then there are a number of seats where BJP and BRS turncoats are contesting from Congress ticket. For example, Mainampalli Hanumantrao in Malkajgiri, he was a sitting MLA. He resigned to BRS just because his son was not given a ticket in addition to his own ticket. Now he is contesting from Congress, and it will be interesting to see whether he and his son, both of them, win on Congress ticket. There are other leaders in BRS who are sulking and they moved to Congress, and all of them seem to be on a strong wicket at the moment. I think that's it. Even Komat Reddy, Rajgopal Reddy, who resigned from Congress and
necessitated a bypoll last year and lost that election, and then moved back to Congress again this time. He is leading in Munugodu, which was touted as one of the most expensive bypolls in the Telangana's history. He is leading in Munugodu, is what I saw a little while ago. It will be interesting if he wins again on a Congress ticket. So these are some of it. Absolutely. Sukrita, I would like to know that ZPM is a comparatively new party. It's formed by people, who were earlier in Congress as well. What do you think has worked in ZPM's favor this time? It's newness, right? It's like you said, it's a new party, and that is largely what it's banking on. In fact, of course, their manifestos have a number of policies that they're promising, but after candid conversations with key candidates and leaders, even they'll be the first to admit that what they hope is going to tide them over to victory is anti-incumbency. And it's true that Mizoram's electoral history has largely been shaped by anti-incumbency. So there'd be, say, 10 years, 2 terms of the Congress in power, after which there'd be a complete washout of the Congress, and then the MNF would come to power. Two terms of the MNF in power, after which there'd be a complete washout. And so strong would these waves of anti-incumbency be that not only would a party come to power, but the former chief minister would also be voted out of power, overwhelming waves of anti-incumbency. Given that this has been a system this has largely been the framework that has been in place for decades now, the emergence of a new party is a fresh development. They have a lot of young faces, so I think what they say is that half of their candidates are below 40 years of age. A lot of them are new faces. There are some people who were a part of MNF in the past and Congress in the past, but largely young people, local celebrities like gospel singers, footballers. So people who can, who have the appeal to young people. So, they're really pushing this image of newness in terms of both the party, its candidates, and also they keep promising a new system of governance. Given that there's been such an ossified system in place for decades, you also have to see that Mizoram is its development parameters are quite poor, and they're quite visibly poor, and the biggest symbol of this is the roads in the state. Everybody talks about it. It's become like a symbol of an ossified political system. They say, oh, look, the governments don't do anything, the roads are so bad. So, this kind of it's like it's this system that that the ZPM is challenging. It says that it's challenging, and if things work in its favor, it will be because it's a new party coming up against decades of the same system and decades of anti-incumbency piling up. Correct. Coming back to you, Jaiprakash, in Chhattisgarh, like you mentioned that the BJP is sort of leading right now, but the BJP campaigning was not, as starstruck as it was in, let's say, a Madhya Pradesh or a Rajasthan. But despite that, how is the BJP gaining this lead? Jaiprakash, unmute yourself, please. Jaiprakash, there seems to be some issue with the audio. Moving on to Anand. In Madhya Pradesh, tell us about the BJP campaign. Yeah, so the Bharatiya Janata Party went all out to campaign in Madhya Pradesh. The Congress party at the time
They were bolstered by the win in Karnataka, and the lead from the playbook is they began campaigning very early on. What BJP did was there was a realization that business as usual is not good enough. So you had Amit Shah coming and taking over the campaign in Madhya Pradesh. Most of the campaign was focused on propagating the BJP scheme, mostly the central leadership scheme and the state level scheme, which was helping out people on the ground level. You had the entire campaign was fought on a collective leadership. Shivraj Singh Chauhan was sort of like sideline. I mean, he was probably missing some posters that he didn't really attend the Jan Ashirwad rally, which was a traditionally used to take out. So the BJP fought this on a collective leadership. Anand is not audible. Three union ministers who were fielded along with the national general secretary who focused on their own areas, so that helped beat some of the anti-incumbency. And then the Congress party used to call Shivraj Singh Chauhan as an announcement making machine, because he would go to some particular region and he would make an announcement, and they would say that he's made thousands of announcements and he hasn't really done anything. But if you really look into it, he was speaking to the people. He would talk about their local culture, he would acknowledge their problems, and then he would talk about his schemes. Whereas the Congress party, on the other hand, had a largely lackluster campaign in compared to the high decibel campaign of the BJP, because the BJP obviously has a lot of money at its disposal, and it also has a very strong organization. They had fought this election on a booth level. I just spoke to the BJP president of the state, and when I asked him what would you attribute the victory to, and he talked about the people on the ground, booth level workers who fought this election on every single booth. They took this election very seriously. There was a seriousness to it. There was a feeling that this is going to be a semi-final to the Lok Sabha election. They did not want to go in on a weak footing, and they took this election with the utmost seriousness. And the Congress party, on the other hand, was probably under the impression that since their government was snatched away from them, that it is going to be shifted back to them. But unfortunately, the BJP clawed its way back on the back of this high-level campaign. At the same time, something else that we must mention is also Shivraj Singh Chauhan, because even though he was sidelined, he was defiant, and he bounced back. Not only did he beat off the Congress party, he also beat the central leadership and several camps of several factions inside the BJP who were trying to sideline him. He has concentrated on his rallies. His rallies were exclusively made up of women, and he ensured that that he worked on his strengths and not concentrate so much on the weaknesses. And he turned his strength into a force multiplier. By just concentrating on women, by just meeting women voters, he ensured that the women voted squarely in his camp. And the BJP focusing on its strength and its work, its organization work with artists in tribal strongholds. Some of the highlights of the BJP campaign. Jayaprakash, can you hear me? Unmute yourself, please. Hello. I can hear you. I can hear you. Yeah. So circling back to the question that the BJP campaign did not have much steam in Chhattisgarh. So what explains their lead? See, thing is, Prime Minister Narendra Modi had taken multiple public rallies in Chhattisgarh. Even Union Minister Amit Shah did that. He visited Chhattisgarh regularly, and I think just say some 7 months before the elections took place, Union Minister Amit Shah regularly came to Chhattisgarh to take a note of how the election preparations were going on. So even though the BJP did not have a CM phase this time, Amit Shah had openly said that please do not vote on the MLA candidate, but vote for Narendra Modi. He clearly said that.
So I think that may have worked. Secondly, I think corruption plan, because apart from the ED cases also, like the coal levy case, the illegal liquor sale case, and then the Mahadev app case, there were also other allegations which were being made by the BJP, and no allegations have been proven yet. They are still, either the charge sheet has been filed or no FIR has been registered, but that corruption plan may have worked. Also, paddy procurement was a big issue which worked for the Congress along with the anti-incumbents in 2018. And this time around, the Bharatiya Janata Party has promised almost equal promise made by the Congress for paddy procurement. So these few things may have worked for the BJP. Also, the communal card is there. It seems to be working in Kavarda and in Biranpur. In Biranpur, a person who was killed in communal violence, his father has been given a ticket. So he is leading, even though by a smaller margin, he is leading. And in Kavarda, where Mohammad Akbar won by a huge margin, there Vijay Sharma of BJP is leading, that too by a comfortable margin. And Vijay Sharma is also an accused in a communal violence case. So there are multiple things which have worked for the BJP. Absolutely, it's paying results, as we can see. I would like to remind our viewers that our website, indianexpress.com, is replete with live election updates and deep dive analysis. Deep and Hamza, in Rajasthan, you guys have written extensively about Mission 156, and Rajasthan is a state that has this revolving door of politics. But how important do you think is the win for Congress in this state in the grand scheme of things? Yeah, I think Hamza. Yeah, Deep, carry on, no problem. Since the last few months, Chief Minister Ashok Gehlot has been repeatedly saying that his target is Mission 156. So 156 was the number of seats that the Congress won in 1998 when Ashok Gehlot became the Chief Minister for the first time. The Congress ran a fierce marketing campaign throughout the state with posters, hoardings, the Chief Minister himself touring extensively the state on repeated different initiatives. First, there was the Mehengai Rahat camp. Before that, there was the Rural Olympics, which gave the Chief Minister a reason to travel throughout the state. Then after that, also the Guarantee Yatra on the guarantees that given by the Congress about the good governance that it would provide if voted back to power. But there was a lot of anti-incumbency and anger against the MLAs, the Congress MLAs, while Gehlot's image was still favorable among a large chunk of voters because of the welfare schemes, much publicized welfare schemes of the Congress. But at the same time, in local issues played a factor in different constituencies, and the Congress seems to have managed to not managed to counter those issues, while it did kind of deny tickets to some of the incumbent MLAs, but it should have changed more faces at this point, it would seem. While the BJP had established leaders in those constituencies, first it did field MPs, which resulted in some backlash among its supporters and MLAs in those areas, some of whom ended up contesting independently. But overall, in the second list of the BJP, it again gave chance to most of Vasundhara Raje's loyalists and people who have been cabinet ministers, Minister of States in previous BJP governments. So that seems to have worked out in favor of the BJP, and it explains why it is leading in lot of seats, and the local satraps of the BJP who had, say, lost in 2018 have now been again in the lead. Hamza, your thoughts, please. So you asked basically how Rajasthan fits in the grand scheme of things for the Congress party, right? So the state seems to be heading for a BJP win, and if you look at the last two elections, the Lok Sabha elections, when BJP stormed to power under the leadership of Narendra Modi. So in 2014, all the 25 Lok Sabha seats went to BJP. This was repeated
in 2018. So again, in 2018, we had a Congress government, which was elected in December 2018. And although the vote share was not very different between the BJP and Congress, but then a few months later, like we have a Congress government being elected in a state, in the largest state of the country. But within a few months, when we had to Lok Sabha elections, all the 25 seats again go to the BJP. So this time now, when we are heading for a BJP victory in Rajasthan, so it seems that again BJP might be looking at something similar, bagging all the 25 Lok Sabha seats from Rajasthan. So again, Congress might try to damage, but at most they might be able to damage on one or two or three or maybe 4 seats maximum, which again looks unlikely. So yeah, considering being the biggest state, and Congress was hoping that it is able to buck the trend of the last 30 years, where we have had a revolving door policy. You have BJP and then Congress, taking But turns. isn't Ashok Gehlot like a survivor? Like he has a way with the independents and the rebels, right? Yeah, but it's beyond that, because so that would have worked had the BJP and Congress both been close to the halfway mark, say in 80s or 90s. Then Gehlot would have had a chance to work, as they call, his magic. But then BJP is well past the halfway mark, and I mean, of course, there will be there will be some more changes as we head towards the when the counting stops. But then BJP still looks for a comfortable victory of maybe 110 plus, 115, maybe 120 plus. We don't know, but it's well past the halfway mark. And also, please note that we are having voting, and the counting was done, and the voting was done only in 199 seats out of 200. So because one candidate passed away, the Congress candidate. So we will have a poll for the subsequent seat, and then BJP. It's usually the trend that the incumbent government, the bypoll, it wins most of the bypolls in Rajasthan. So we saw that in the last 5 years. So BJP might bag that seat for all we know. So yeah, so it looks to be heading for a comfortable victory in Rajasthan. Yeah. Rahul, where did BRS lose out? Where do you think that KCR-led party went wrong? First of all, KCR was extremely confident, to announce 115 of 119 candidates more than 3 months ago. And at that time, he was saying BRS would win 100 to 105 seats in this election. At the same time, Congress was also confident. They were sure that they're going to form the next government. And while KCR announced the candidates early and gave enough time for them to go and campaign, for almost 3 months, Congress focused on its 6 guarantees and those declarations, SC/ST, minority, Dalit, youth, women declarations that they had, and worked on the manifesto that they wanted, which basically was based on what people are talking on the ground. So they did a lot of research on the ground, and they did surveys to understand how their position in different constituencies were, and how they could choose the right candidate who has more winnability. But KCR jumped the ship, and he went ahead, and he retained 90% of his candidates, in spite of the fact that there was anti-incumbency against most of the sitting MLAs. KCR's party had 105 of 119 MLAs, and most of them faced, corruption and other allegations on ground. But the party overlooked it and went ahead with campaigning based on KCR's own goodwill and image, the larger than life image that he holds in the state. Whereas Congress was really working on the ground, and when everybody thought they were just being confident and making the noise, they were actually working on the ground, I believe. Moving on to the final question of the day. Rahul, in Telangana,
who is Congress pitching as their CM face? Till 2 days ago, when Revanth Reddy was asked this question, he said if Congress wins 85 seats, all 85 MLAs would be CM contestants. At this moment, even though he fancies himself as a CM candidate, he would not openly say it, and it would be up to the High Command, Congress High Command, to decide who is going to be the CM, and that would be after due deliberations in the party. There are quite a few contenders. There are aspirants, CM aspirants. Many of them are senior Congress loyalist leaders. And compared to them, Revanth Reddy is a very new leader. He had joined Congress only 4 or 5 years ago, and he had jumped from TDP and come to Congress. So it would be interesting to see who is Congress CM. I think it is going to be Revanth Reddy. I am not sure. Moving on to Rajasthan, Deep, who is a BJP's contender? Yeah, so right now it appears that Vasundhara Raje has the backing of a lot of her loyalists. But since the trends show that presently BJP is comfortably past the halfway mark, then the party can also, like, we have to remember that Raje was largely sidelined in the last 5 years, while during the tenure of former BJP President Satish Punia, who, when he controlled the party in the state, Raje was mostly missing from the state programs and all. But despite the fact that Raje was sidelined, several of her loyalists were given tickets, and some of her supporters are even contesting independently. For example, Yunus Khan, who was denied a ticket by the BJP, but he is presently leading from Didwana as an independent candidate. So Raje has a solid backing of her supporters and loyalists who would want her to be the chief minister. But at the same time, we have seen in recent times that in states such as Uttarakhand and Gujarat, the BJP High Command has uh, made surprising choices of chief ministers who were earlier not in the considered to be in the CM race. So some other leaders who are being closely watched is Satish Punia, who is a Jat. Jats are numerically the most dominant caste in Rajasthan. So Satish Punia has a claim, and since the fact that he was also the state BJP president for more than 3 years. Then, among other leaders, there is also a talk of Mahant Balaknath, who is the Alwar MP, who is contesting from Tijara. So recently, he has emerged as a major Hindutva face of the BJP in the state. So these are some of the names which have been speculated at present. Jayaprakash, do I really have to ask you about the CM face in Chhattisgarh? And please unmute yourself. Yes. So in Chhattisgarh, I think so it will be Chief Minister Bhupesh Baghel who will continue if at all Congress wins the election. And there is another contender, T.S. Singhdev. He's the Deputy Chief Minister, and in 2018, there was this several media reports that T.S. Singhdev was to get the Chief Minister's post for 2.5 years after Bhupesh Baghel completes his 2.5 years, which never happened. So there was a lot of internal fight over the CM seat, after which just few months before the elections, T.S. Singhdev was made a deputy chief minister, and he has not given up on his dream of becoming the chief minister of Chhattisgarh. So he has said that the party high command will decide, but he is very much wanting to become the chief minister. As far as BJP is concerned, BJP has not said that Raman Singh will become the chief minister if they come to power, but Amit Shah has hinted two persons' name. One is O.P. Chaudhary. He's a former IAS. So Amit Shah just said that if he is elected, he will make him a big man. Like Amit Shah will make him a big man. And he said the same thing for Vishnu Dev Sai. So Vishnu Dev Sai is among the senior most tribal leaders in Chhattisgarh for the BJP, and he was also a former state chief of BJP for Chhattisgarh. Right. So these are the. Anand, what about Madhya Pradesh? Is it the return of the Mamaji?
Yeah, it looks like it, because we still have to see what the final picture is like. But I don't think that the BJP is going to upset the state leadership by letting him or anything. It's like going by the lead. It also looks like he has to gamble on taking everything on the Rajasthan Yojana and it's also paid off. Because of the right citizens, and also the fact that in the perspective of India, the BJP had done a bit of experimentation in first phase when it has to National Secretary and but the subsequent list after that, Shiva Singh Chauhan's name had largely prevailed, ministers had prevailed, and his main the BJP maintains this lead. When it looks like Sulasan Chauhan is going to be the speaker, although the BJP leaders out there, when we asked them about the cyclists and they just say that the party high command is going to take that decision. But I think the fact that Sulasan Chauhan has bounced back from anti-incumbency and has made the right political decision, he will be a strong contender to receive. If you look at the other contenders for the seat, there's always Kailash Vijayawargiya. As you know, Kailash Vijayawargiya had ambitions of had greater ambitions than this. His ambition is not to just come here and become an MLA and he's been thinking about this. He's been saying that the party has big plans for me. So we have to watch Kailash Vijayawargiya's political journey because one has to also pay the price for this ticket. The BJP did not feel attached from Indore because so we have to see what is the deal that was offered for an interest to receive out Kailash Patel, who is a strong OBC state, he was brought in to cancel out the community leader so this discontent over being sidelined by the party, and the party did not really want to accept the and we have to see how the BJP performs in Mahakotil region. But despite all of this, I believe that the strongest contender will see Shalapin and the next few days will and Sukrita, I would like to ask this question to you tomorrow, but I have this final question to ask you, that what is the probability of the Congress becoming the kingmaker in Mizoram? In the event that there's a hung assembly, it is most likely that Congress will have to play the role of kingmaker. Historically, the MNF and the Congress have been pretty bitter rivals in the state, and in my conversations with State Congress Chief Lal Sota, he had suggested that the Congress, if the eventuality arises, the Congress would be willing to would be open to the ZPM as a partner. So let's see if Congress, if there's a hung assembly and the Congress has 5 to 6 seats, given that it's such a small assembly, they're just 40 seats. So it is the Congress which could play a decisive role, but as of now, everything is up in the air. And what about probable CM candidates? So the parties are very clear about who their chief ministerial candidates are. Here, there's no ambiguity. Right from the start, it is understood that Zoramthanga is the sitting CM Zoramthanga is the MNF's candidate, and Laldu Homa, who's a former IPS officer. He's been an MP in the past. He's also been an MLA, and he's one of the founding members of ZPM. He is the chief ministerial candidate for the ZPM. Right. And before we wrap up, final trends, comments from each of you, starting with Jaiprakash in Chhattisgarh. What are the numbers looking so far as we wrap up? Just give me a second, I'll tell you. So it's just the exact opposite of what the exit polls had predicted. BJP is ahead, is leading in 53 seats, and INC is leading in 36 seats. The total seats are 90, and you need
46 seats to form a government. So quite a surprise in Chhattisgarh till now. And that is why we always issue this health advisory with exit polls. They have to be taken with a pinch of salt because they are mere predictions and not accurate results. Anand, what's happening in Madhya Pradesh? Yes, well, Madhya Pradesh, BJP is under the comfortable 161 seats. The Congress party is BJP is going to Rahul, in Telangana, I know Congress has had the upper hand, but tell me something about the numbers. So of the 119 seats that we have, Congress is leading in 64, BRS is leading in 40, and BJP seems to be leading in 9 and MIM in 4 seats. So if MIM is not leading in 3 other seats that they are confident, it is going to be a big issue for them because they were confident of winning all 7. So this is what the EC website says. Thanks, Rahul. And Hamza, what are the figures in Rajasthan looking like? So BJP is leading with 113 seats, Congress on 71. And then we have Bahujan Samaj Party on 2, Rashtriya Loktantrik Party on 2, Bharat Adivasi Party on 2, and 9 independents. So again, just the interesting thing is that of the 5 exit polls that we carried, at least 3 predicted, BJP has gone beyond what 3 of those 5 polls predicted. Like India Today Access said, maximum BJP will get 100. News 24 Chanakya said 89 plus minus 12. India TV CNX said 80 to 90 for BJP, but BJP has gone beyond to 113. And Congress is at 71, so which reminds us of BJP's performance in 2018. So in 2018, BJP had 73 seats, and now Congress has 71. So it's somewhere close to what BJP's performance was in 2018. So the Rajasthan's revolving door of politics continues. Yeah, it continues for now. Yeah. Thank you, everyone. Thank you for your time. Thank you for talking to us today. I know it's been a busy day for all of you. Thank you for sparing time for us. I would like to remind our viewers that later today, at around 5 p.m., we have another deep dive discussion analysis session with our correspondents and national editors. And keep following our website, indianexpress.com, for all the live election coverages and analysis. Thank you, Rahul, Hamza, Anand, Deep, Sukrita, Jaiprakash. And I am Flora Swine. You were watching the Indian Express on YouTube. Like and subscribe our channel. Thank you. Thank you so much.
रुझान देखिए, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये स्पष्ट हो गया है। और भारतीय राजनीति में हिमालय की चोटी अगर कोई है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, एक तरफ हिमालय की चोटी और दूसरी तरफ कांग्रेस की नीयत है खोटी, इसीलिए उन्हें नकारा जा रहा है। एक बड़ा संदेश और जा रहा है, वो बड़ा संदेश ये है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जोड़ने की राजनीति करते हैं। अभी उन्होंने एक बात कही थी कि देश में सबसे बड़ी जाति जिसका सशक्तिकरण करना है वो है महिला, युवा, किसान और गरीब। और दूसरी तरफ नकारात्मक कांग्रेस जो देश को बांटने का काम करती है, उनके लिए भी एक करारा जवाब है। और इतना ही कहूंगा, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। धन्यवाद। यकीन है कि 3 राज्यों में हमारी सरकार बन रही है और हम बहुत ही अच्छी बढ़त देखेंगे। एक बड़े फोर्स के तौर पर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी उभरेगी। लेकिन जहां तक बात है राजस्थान की, मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की, हमें लगता है हमारा प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहेगा और बहुत ही अच्छी और स्पष्ट जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। कमल ही खिलेगा वहां पे इन तीनों राज्यों में। यही व्यक्ति हमको 75 साल में चाहिए था जो हमको मिला। क्या यही कामों की वजह से भी हम राजस्थान का जो रिजल्ट है वो देख रहे हैं? अभी फिलहाल 114 सीट पे बीजेपी आगे चल रही है। यही एक कारण है कि बीजेपी को लीड मिलती हुई नजर आ रही है राजस्थान में। माननीय मोदी जी का नेतृत्व, माननीय मोदी जी का गारंटी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, तीनों ने मिलकर ये कमाल किया है और ये कमाल आगे आने वाले समय में तूफान बन जाएगा। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस का जो जोर लगातार चल रहा था, मीटिंगें चल रही थी, वो अब कहीं ना कहीं फ्लॉप नजर आ रहा है। राहुल गांधी की जो रणनीति है, भाषणों में लगातार मोदी को काउंटर कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं फ्लॉप हुआ है। 2 महीने बाद में यदि आपको इंडियन अलायंस की मीटिंग कवर करने को जाना पड़ेगा तो आपको 7 जगह जाना पड़ेगा, क्योंकि तब कोई एक रहने वाला ही नहीं। उनको समझ में आ गया कि एक रहने से क्या होता है। तो अभी कोई किसी के साथ फेविकॉल नहीं है, उनको सत्ता का फेविकॉल था, वो फेविकॉल भी टूट गया है। 2024 में लोकसभा इलेक्शन आप किस तरह से देख रहे हैं और कितने सीटें जो है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमने उस समय पहले 325 का सोचा था, पर हमने कल्पना भी नहीं की थी उससे ज्यादा मध्य प्रदेश में सीटें मिली, उससे ज्यादा छत्तीसगढ़ में मिली, उससे ज्यादा राजस्थान में मिली। इसलिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश कहां तक उनको समर्थन देगा किसी को मालूम नहीं। 325, 350 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। विधानसभा के चुनाव में नजदीक है, लोकसभा के बाद ही होंगे, उसमें महायुति का आप किस तरह से प्रदर्शन देख रहे हैं और वो सीटें आप किस तरह से, कितनी सीटें आप? लोगों को 2 डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन की सरकार में लोगों को माननीय मोदी जी ने जिसके ऊपर हाथ रखा उसके ऊपर मोदी जी की गारंटी है, ये समझकर लोग उनके साथ में जाते हैं। एक सेकेंड। प्रभारी वो कह रहे हैं कि हमें इस बार बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं है, हम अकेले ही सरकार बनाएंगे और हमारे ईमानदार सारे विधायक इस बार चुनाव। अरे अशोक गहलोत जी ने तो पहले ही हाथ डाल दिए हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं और कह रहे हैं साफ तौर से कि भाई हम तो हारने की कगार पर हैं। और वो कह रहे हैं कि देखिए धर्म का कार्ड अगर खेला नहीं होगा तब हम जीतेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं वो मान रहे हैं कि उनकी हार है। मध्य प्रदेश में जिस तरह के एग्जिट पोल आए थे उसको दिग्विजय सिंह भी नकार रहे हैं, सब लोग नकार रहे हैं और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं हमारे पास अब सिंधिया नहीं है, इसलिए हमारे पास धोखेबाज कोई नहीं है। धोखेबाजी की बात अगर कांग्रेस पार्टी करे तो थोड़ी हंसी आती है, लेकिन आप सोचिए जरा 18 साल बाद भी जो शानदार प्रदर्शन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह की मेहनत की है शिवराज जी ने घर घर जाकर और जिस तरह का विश्वास है लोगों को उनके नेतृत्व में और जिस तरह का काम हुआ है, पूरे मध्य प्रदेश की जो शक्ल और सूरत बदली है, तस्वीर बदल गई है वहां पे। जाहिर सी बात है लोग फिर से विकास को, शिवराज जी को, भारतीय जनता पार्टी के काम को एक बार फिर से मोहर लगाएंगे, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी में अभी सेलिब्रेशन शुरू हो गया, काउंटिंग शुरू होने से पहले लड्डू बनने और ये सब हो गया। देखिए बहुत ही अफसोस की बात है कि उन्होंने बहुत जल्दी से ही ढोल बजाने शुरू कर दिए हैं। अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए और सबको इंतजार करना चाहिए। जो भी हार होगी, जो भी जिसकी जीत होगी, हम उसको मुकाबला करेंगे और उसको हम समझेंगे, लेकिन पहले से ढोल बजाना शुरू कर देना और नगाड़े लेकर नाचना शुरू करना मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी है। थैंक यू। तमाम सारी पेटी खुलने वालों बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक मामला है, वहीं तेलंगाना में आप अभी खाता खुलना बाकी है। मैंने सदैव आप लोगों से कहा था कि जहां तक मध्य प्रदेश की बात है
हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, जो गरीब उत्थान की योजना है, सेवा और सुशासन की जो हमारी सरकार है, जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। कल कई कहानियां मैंने सुनी कि लड्डू कोई एकत्रित कर रहे थे, कोई शाबाशी की बैनर्स पोस्टर्स लगवा रहे थे, और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतजार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतजार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ओल्ड पेंशन भी नहीं चला सर, लाडली बहना का कमाल कहेंगे। अब मैंने आपको सदैव कहा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं, संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह है? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के आधार पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत और हृदय का संबंध, सुशासन की सरकार, यही कारण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिग्विजय सिंह 2 दिन से आपको अटैक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि हमारे पास इंडिया जैसे नहीं है, हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी, शेडिंग नहीं होगी। उनके हर एक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं, और दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से, अपने दिल की गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। ठीक है, मतपेटी खुलने वाला तो ओल्ड पेंशन भी चलती नहीं। देखते ही आप लोग ये सोचते हैं कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। जैसे तेलंगाना का जीत होगा, मैं डीके शिव कुमार जी से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबको, मीडिया को और जितने भी लोगों को, हम आपको रिजॉर्ट पे लेके जाएंगे और आपको 1-2 दिन का आराम देंगे और आप हमारे साथ खुशी मनाएंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा? जो नंबर जी, आज सीएम जो भी होगा, आप जानते हैं कांग्रेस की एक पद्धति है, इसीलिए तो या तो परिवार को पावर और नहीं तो दूसरों के लिए खड़ा करो परेशानी का टावर। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। तो इसलिए इस गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे ज्यादा उनके नेताओं में मतभेद। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा देश में एक ही जाति है, वो गरीबी है, जिसे हमें खत्म करना है। लेकिन राहुल जी का कहना था जो ओबीसी कार्ड था, दोनों स्टेट, दोनों ओबीसी मुख्यमंत्री उनके हाथ। देखो, हमने कहा जो सियासी संस्कृति में सकारात्मक सुधार और परिवर्तन आया है उसका एक जीता जागता उदाहरण है। इस सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी को नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी विकास में हिस्सेदारी से पूरी तरह से ध्वस्त किया। और समावेशी विकास की हिस्सेदारी जो है वो पिछड़ों की होनी चाहिए, दलितों की होनी चाहिए, कमजोर तबकों की होनी चाहिए और गरीबों की होनी चाहिए, ये प्राथमिकता रही। लेकिन इनकी तो सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी चलती रही। इनको लगा कि हमारी सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी है तो कुछ करना ही नहीं है, और उसमें एक अच्छा खा गए। दक्षिण भारत में भी सर बीजेपी ठीक ठाक स्थिति में, बिल्कुल सभी जगह अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं हम। और जो भी रिजल्ट है, मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा और नेतृत्व और पार्टी की कार्यकर्ताओं के, समर्पित पार्टी के कार्यकर्ताओं का मेहनत का नतीजा है। देखिए, चुनाव परिणाम अब क्रमशः उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां स्थिति अंतिम निर्णयात्मक तस्वीर को दिखाती जा रही है। और तस्वीर ये उभर के सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में शानदार विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में हो सकता है कि हम कीर्तिमान या प्रचंड बहुमत बनाने की स्थिति में आ जाएं। तो मैं कह सकता हूं, नाउ दिस शोज दैट द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री इज बिकमिंग मोडिफाइड, MODIFIED। क्यों? मोदी जी ने ईमानदारी से, निष्ठा से विकास, जन कल्याण, सुरक्षा और राष्ट्रीय गौरव के लिए जो काम किया है, सांस्कृतिक गौरव के लिए, उसमें विश्वास है। और विपक्षी दलों का, कांग्रेस का नहीं, कि ऐन वक्त पे जब चुनाव आया तो आपने घबराहट में, बौखलाहट में, प्रेशर में ये वादा कर दिया, वो वादा कर दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कभी जात का कार्ड, कभी तुष्टीकरण का कार्ड।
Chhattisgarh is what shocked me the most today, and Madhya Pradesh more than Rajasthan. So we were hoping to win, and exit polls also predicted a huge victory for us in Chhattisgarh. So that is very shocking. And I can say that in the south, Telangana as well as Karnataka, there was micromanagement of the elections. I don't know what went wrong in Chhattisgarh, maybe overconfidence, but introspection required urgently in both states. What do you think that what went wrong specifically in Chhattisgarh? In Madhya Pradesh, everybody was saying there was an anti-incumbency of 20 years, 18. के साथ सामने आ रही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों राज्यों में बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है और तेलंगाना में भी हम एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभर कर आ रहे हैं। हमारा वोट परसेंट भी बढ़ा है और जिस प्रकार से चीजें दिख रही हैं सामने, उसमें हमारी सीटें भी बढ़ रही हैं। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूं, चारों राज्यों के मतदाता भाइयों बहनों का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से मेहनत की है और मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है वो कहीं ना कहीं परिणामों में परिलक्षित होता है। सर, जो कांग्रेस के गढ़ थे राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहाँ पे भी भाजपा बड़ी जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। नहीं, अब गढ़ मोदी जी का है, गढ़ भाजपा के हैं, किसी का कोई गढ़ नहीं है। आपने देखा होगा लगातार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में तो 90% सीटें लोकसभा की भाजपा 89 से लगातार जीत रही है। 5वीं बार हम सरकार बना रहे हैं। 2018 में वोट ज्यादा मिलने के बावजूद हमारी सीटें कम रही थी, लेकिन लगातार भाजपा के साथ पूरा देश खड़ा है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, उन परिणाम में कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का विश्वास आज भी है। सर, कांग्रेस ईवीएम पे अब सवाल उठा रही है। निश्चित रूप से अब चूंकि परिणाम उनके अनुसार नहीं आए हैं और वो अपनी समीक्षा, अपनी नीतियों की समीक्षा, अपने नेतृत्व के प्रति जो लोगों का विश्वास है उसका आकलन करेंगे नहीं, तो वो संवैधानिक संस्थाओं, प्रशासन, ईवीएम, इन पर ही प्रश्न खड़े करेंगे। छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, उनकी सरकार में चुनाव हुए हैं। मध्य राजस्थान में उनकी सरकार है, उनकी सरकार में चुनाव हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार के बयानबाजी करके जनता को अपमानित करना और लोकतंत्र के प्रति जो उनका विश्वास है उसको कहीं ना कहीं दर्शाता। सर, ये जीत कितनी बड़ी मानते हैं? हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा को एक बार लोगों ने सेवा करने का अवसर दिया है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, हमारा जो कमिटमेंट है और हमारी जो नीति है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, हमारी प्राथमिकता में युवा, महिला, किसान सब लोग हैं और सबके उत्थान के लिए भाजपा काम करेगी। युद्ध होगा और इसलिए कांग्रेस के कुशासन से छत्तीसगढ़ की जनता मुक्ति चाहती थी, मोदी की गारंटी पाना चाहती थी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा किया है। सर, कुछ लोग तो अभी जेल में हैं, क्या और आगे लोग जेल में जाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से जनता को लूटने वाले, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लूटने वाला कितना भी बड़ा आदमी हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। सर, कई चर्चाएं चल रही है कि अरुण साहू के नेतृत्व में लड़े तो अरुण साहू सीएम होंगे। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के नाते जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि पार्टी को बहुमत मिले, पार्टी की सरकार बने और हम उसमें सफल होते दिख रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता ने इसके लिए मेहनत की, संघर्ष किया और अब छत्तीसगढ़ में पार्टी को बहुमत मिल ही गया है। तो सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, ये पार्टी का विधायक दल और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। सर, एक हफ्ते के अंदर सरकार बना लेंगे? हाँ, निश्चित रूप से एक हफ्ते के अंदर बहुत जल्दी सरकार का गठन होगा। कई दिनों से हजारों कार्यकर्ता रात दिन पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए काम कर रहे थे। इस जीत का आधार वही है और मैं सोचता हूं अभी शुरुआती बढ़त है, ये बढ़त और बढ़ती जाएगी। देखिए, सरकार
इस लाल डायरी में इस सरकार का हर एक काला चिट्ठा है और इस 5 साल में इन्होंने जो काले कारनामे किए हैं, इन्होंने जो जनता को लूटा है, इन्होंने जो जनता के प्रति वादा खिलाफी की है, ठगी की है, जालसाजी की है, उसका परिणाम है कि जनता ने आज इनकी विदाई तय कर दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही कि कई दिनों से हजारों कार्यकर्ता रात दिन पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए काम कर रहे थे। इस जीत का आधार वही है और मैं सोचता हूं अभी शुरुआती बढ़त है, ये बढ़त और बढ़ती जाएगी। एक मिनट, आप तो कर लेने दो यार। देखिए, सरकार इस लाल डायरी में इस सरकार का हर एक काला चिट्ठा है और इस 5 साल में इन्होंने जो काले कारनामे किए हैं, इन्होंने जो जनता को लूटा है, इन्होंने जो जनता के प्रति वादा खिलाफी की है, ठगी की है, जालसाजी की है, उसका परिणाम है कि जनता ने आज इनकी विदाई तय कर दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही कि कई दिनों से हजारों कार्यकर्ता रात दिन पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए काम कर रहे थे। इस जीत का आधार वही है और मैं सोचता हूं अभी शुरुआती बढ़त है, ये बढ़त और बढ़ती जाएगी। मेरा मानना है अब ये स्पष्ट हो गया है कि इस देश में गारंटी एक ही है, मोदी की गारंटी, और बाकी सब ढपोर शंख है। सर, इलेक्शन कमीशन का ट्रेंड जो आ रहे हैं उसमें 3-1 से होता हुआ दिख रहा है। मैं वही कह रहा हूं, अंतिम परिणाम आने दीजिए। हम निर्णायक प्रभावी जनादेश प्राप्त करने वाले हैं, प्रचंड बहुमत इन तीनों राज्यों में, और प्रभावी स्थिति हमारी इस बार उपस्थिति दर्ज होगी तेलंगाना में। तेलंगाना में क्या कमी रहेगी? देखिए, हमने अच्छा चुनाव लड़ा है, अंतिम परिणाम आने दीजिए। हमें लगता है कि मत प्रतिशत में हमने कई गुने की बढ़ोतरी की होगी। कभी कभी होता है, हम प्रयास करते हैं लंबी छलांग मारने के लिए, पहली बार में सफलता नहीं मिलती। 1900 की 3 स्टेटों में बीजेपी में भी आपको याद हो, हमने लोकसभा चुनाव में कहा था सरकार बनाने का दावा, 120 पे रुक गए थे। अगली बार हम 160 पे आए, फिर बहुमत में हमारा गठबंधन आया, मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत है हमारा। तो इसलिए हमने प्रयास किया है और वहां भी हम
है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी है तो मुमकिन है, 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 मोदी है तो मुमकिन है। भारत माता की जय। सरकार चलाई थी और कोई ऐसा वर्ग नहीं था, कोई ऐसी जनता के बीच में ऐसी कमी नहीं छोड़ी थी जिसमें जनता को निराश ना किया। उन्होंने किसानों को धोखा दिया, किसानों को कहा था, वादा किया था कि हम कर्ज माफी करेंगे। 19,500 किसानों की जमीन नीलाम हो गई। मोदी मैजिक पूरे देश में चल रहा है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक ने आज कमाल कर दिया है। पूरे के पूरे विपक्ष के मुंह पर जोरदार तमाचा है, क्योंकि वो लोग गठबंधन कर रहे हैं। वो गठबंधन नहीं, गठबंधन है जो मोदी जी को रोकना चाहते हैं। आज मोदी की आंधी पूरे देश में चल रही है और राहुल गांधी की ये जो आंधी वांधी थी सब उड़ गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। कांग्रेस जातीय बांटने लग रही है, हिंदुओं को तोड़ने लग रही है। ये कांग्रेस ने हिंदुओं को तोड़ने का काम करा, हिंदुओं को जातीय बांटने का काम करा। ये कांग्रेस की हार, हिंदुओं की जीत है, क्योंकि जिस तरीके से जातियों में बैठ रहे, तुम दलित हो, तुम ओबीसी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, नहीं, हम सब हिंदू बनकर लड़ रहे थे। क्योंकि ये क्या हो रहा है, जाति में किस तरीके से बांटा जा रहा है, देश को तोड़ा जा रहा है जाति के नाम पर। बहुत गलत है, जाति के नाम पर बांटना, देश को बंद करो। और भारतीय जनता पार्टी की जीत, पूरे जश्न मनाया जाएगा। पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं दिल्ली से, पूरी दिल्ली से। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे, बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अभी उपस्थिति दर्ज करने में सफल हुआ। दिख रहा है, शुरुआती रुझान में भाजपा आगे है और आगे भी भाजपा आगे रहेगी और स्पष्ट बहुमत की, प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार राजस्थान की जनता के स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद से बन रही है। तमाम प्रत्याशी जो है वो पूजा अर्चना करके मतदान स्थलों पर पहुंचे, मतगणना स्थलों पर पहुंचे। आपने भी पूजा की है, क्या मांगा है भगवान से? आज किस प्रकार की उम्मीद पूरी होनी चाहिए? कुशासन का अंत हो, सुशासन की शुरुआत हो, असत्य पराजय हो, सत्य की जीत हो, अन्याय पराजय हो, न्याय आए, यही प्रभु से कामना की। और मैं सुबह 5 बजे से मेरी मॉनिटरिंग टीम और लीगल सेल और बाकी लोग जो काम देख रहे हैं उन सब से मैंने फ़ोन करना शुरू किया, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि सब लोग मेरे फ़ोन करने से पहले जगे हुए थे, वो अपने काम में लग गए थे। इससे लगता है कि पूरी टीम राजस्थान बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। क्या लग रहा है ये जो रुझान आप बढ़त दिख रही है वो किस प्रकार की संख्या में परिवर्तित होगी? बीजेपी कितनी संख्या आप मान रहे हैं आप लोग? जो मैंने पहले बताया कि आप पर हम बड़े आराम से सर बीजेपी के बड़े लीडर मध्य प्रदेश आ गए हैं। वो आ गए हैं, बड़े लीडर्स का तो वोट चलता नहीं भाई, वोट तो पब्लिक का चलता है। सर सरकार बन रही है, आप लोग क्या करिएगा?
मोदी है तो मुमकिन है, 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 मोदी है तो मुमकिन है। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय, भारत माता की जय। कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मोदी जी को जय श्री राम। होंगे जो इफेक्ट किए होंगे। देखिए 5 साल में छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, हर वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया और इसलिए छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों से, चाहे वो बस्तर हो, सरगुजा हो, मध्य छत्तीसगढ़ हो, सभी तरफ से सभी वर्गों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। सबसे बड़ा फैक्टर क्या लेना जरूरी है?
श्रेय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान को जाता है, जिनके कर्मठ प्रयासों का ये परिणाम है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में कमल खिला है। प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। जिस प्रकार से जो योजनाएं उन्होंने संचालित की, उन योजनाओं का लाभ नीचे तक पहुंचाया और उन योजनाओं का लाभ लेकर लोगों का जीवन स्तर बदला और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास मजबूत हुआ। लाडली बहनों ने सरकार बनाई है, लाडली लक्ष्मियों ने सरकार बनाई है। इस प्रदेश में रहने वाली आधी आबादी ने महसूस किया कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सही अर्थों में बहनों का कल्याण करने वाली सरकार है। अपने लाडले भैया को बधाई देने के लिए सारी लाडली बहनें अपने लाडले भैया को बधाई देने के लिए आई हैं और उन्हें ये विश्वास दिलाने के लिए आई हैं कि भैया अगर आपने हमारे जीवन को संवारने का काम किया है तो ये बहनें भी आपको आशीर्वाद देकर इस मध्य प्रदेश का नेतृत्व आपको देना चाहती हैं। आगे क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? आपको लगता है कि जहाँ पे लोग नारे लगा रहे थे निश्चित रूप से और जननायक है, मध्य प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा विश्वास उनके साथ है और वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री 5वीं बार बनेंगे। बधाई आपको। दूसरे को शक कौन सी बात, आजकल की राजनीति ऐसे ही चलती है। तो वो तो टच में आ गए, माहिर है वो लोग। वो कभी कभी हमारे ले जाते हैं, कभी उनके आ जाते हैं। लेकिन उनके आप लोगों को डर भी था क्या? क्योंकि कई ऑब्जर्वर्स यहाँ आ गए हैं, डीके शिवकुमार आए थे, ऑब्जर्वर्स बनाए गए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर वो भी हैदराबाद में आ गए हैं। तो क्या आपको अपनी एमएलए का डर था कि उनको? नहीं, हमारे कोई एमएलए पे कोई शक नहीं है। हमारे पूरे उनके ऊपर हमारा भरोसा है और उनको हम पे भरोसा है। ऐसी कोई बात नीचे से लेके ऊपर तक एक कार्यकर्ता के रूप में हम सबने एक साथ कलेक्टिवली काम किया है, उसका ही नतीजा है। भैया जी, अब चूंकि जीत आपकी हो गई और प्रदेश में भाजपा की सरकार भी बन गई, साफ तौर पे दिख रही है स्पष्ट बहुमत के साथ। बड़ी बात है कि आप चूंकि जगह जगह जहां जहां आपको मौका मिला वहां अपने झंडे गाड़े, जीत का परचम ले रहा है आपको। इस बार जयपुर से आपके जीत का परचम है, बड़ी जीत है। क्या मान के चले अब अगला ताज, क्योंकि अब जब सरकार बनेगी तो क्या बड़ा ताज क्या रहेगा आपके? जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी वो मैं निभाऊंगी और मैं तो ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की हम लोग अब सरकार में आएंगे और पूरी तरह से एक अच्छी जो गवर्नेंस होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, हर व्यक्ति का जो जिस तरह से केंद्र सरकार ने काम किया है, ये तुष्टीकरण की राजनीति जो हुई है उससे दूर हटकर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, हर व्यक्ति के लिए योजना के माध्यम से, काम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और वो सबको दिखाई देगा। लॉ एंड ऑर्डर भी जो बिल्कुल खत्म हो चुका है राजस्थान में, अब आपको दिखेगा कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है। जनता को उत्सुकता थी कि आज क्या होने वाला है। मत का पिटारा खुला, बहुमत आता हुआ नजर आया, आप जीती। अब चर्चा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी में। ये चर्चा देखिए बिल्कुल भी चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि ये डिसीजन तो पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा, हमारी टॉप लीडरशिप है वो लेगी, तो उन पे छोड़ते हैं, वो जो भी डिसाइड करेंगे हम सब उसके साथ जाएंगे। लास्ट प्राथमिकता कह रही कि लास्ट प्रश्न सरकार में आप लोग? सरकार में तो मैंने जैसे बताया कि डेवलपमेंट रहेगी, युवाओं के बारे में हमको सोचना है, रोजगार कैसे देना है, महिलाओं को सुरक्षा कैसे देनी है, उनको कैसे आगे बढ़ाना है। राजस्थान में इतना कुछ पोटेंशियल है, उस फुल पोटेंशियल को कैसे टैप करना है और क्या हम लोग कर सकते हैं, यहाँ एम्प्लॉयमेंट हब कैसे बनाना है, बहुत सारी चीजों का। टूरिज्म की इतनी पॉसिबिलिटीज हैं जो अब और भी एक्सप्लोर हो सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग की है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं, अभी तक फुली उनका हम लोगों ने यूटिलाइजेशन नहीं किया है। तो ये सब चीजें हैं और बहुत सब चीजें वैसे भी देखिए, केंद्र सरकार ने रोड्स इतनी बनाई है राजस्थान में, रेलवे स्टेशंस को क्या बना दिया है, रेलवे लाइंस हमारे भी महाराजसमंद में इतना कुछ काम हुआ है, वहां पर भी बहुत बड़ी बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। वहां की जनता का भी धन्यवाद देना चाहूंगी। देखिए अब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम होगा। भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार में आती है तो बहुत अच्छे काम करती है, इस बार भी आप देखेंगे वही होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत हाँ जी सर। नहीं, मोदी है तो मुमकिन है।
प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। जनता उन पर अगाध प्रेम और श्रद्धा रखती है। ये उनके नेतृत्व की विजय है। अमित भाई ने जो रणनीति बनाई ये उसका परिणाम है। नड्डा जी का हमें मार्गदर्शन मिला। मैं केंद्र को प्रणाम करता हूं। फिर हमने पूरे चुनाव को पूरी ताकत से सामूहिक नेतृत्व में लड़ा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और संगठन के बाकी सारे कार्यकर्ता भी काम में लगे। और सबसे बड़ी एक बात और है कि डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद सदैव मध्य प्रदेश को मिला, तो केंद्र सरकार की योजनाओं का भी आदर्श क्रियान्वयन हमने मध्य प्रदेश में किया। और मध्य प्रदेश सरकार ने इतने वर्षों में चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सिंचाई हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें बेहतर काम ना किया हो। ये एक दिन में परिणाम नहीं आता, लगातार बेहतर काम करने के कारण परिणाम आता है। और महिला सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना योजना एक कड़ी थी, अगली कड़ी लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह, रिजर्वेशन महिलाओं को, बहनों को, ऐसी श्रृंखला थी। उसकी एक अगली कड़ी थी लाडली बहना और अब होगी लखपति बहना। तो उनका भरपूर आशीर्वाद मिला, लेकिन समाज के हर वर्ग का आशीर्वाद मिला। मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूं कि जनता का स्नेह, प्रेम और विश्वास हम सबको भारतीय जनता पार्टी को मिला। लाडली बहना की आंधी चली है, आप मानते हैं कि लाडली बहनाओं का जबरदस्त योगदान है, इसमें कोई दो मत नहीं। सर, एग्जिट पोल जब आए थे दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि जो चैनल चला रहे हैं उनके कपड़े फटेंगे, और जो परिणाम आ रहे हैं। मैं आज कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहता, परिणाम से सब स्पष्ट हो गया है। जो सीटों पर कई उम्मीदवार लड़ गए से लेकर शीर्ष स्तर तक के जितने कार्यकर्ताओं ने अपने अपने दायित्व का निर्वहन किया, उसके परिणाम स्वरूप जनता का यह अपार आशीर्वाद मिला है। और इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की जीत है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जीत है। और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार में रहकर लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया, ये उसकी जीत है। और हम लोग पहले से ही आशान्वित थे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिलेगी, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षा के अनुरूप आशीर्वाद प्रदान किया, और उसके कारण ही हम लोग स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लीडर्स ने कहा कि हम भी ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतनी भारी जीत मिलेगी, क्या ऐसे कारण है? सबसे बड़ा फैक्टर आप किसे मानते हैं? नहीं, सामान्य तौर पर ऐसा मान के चलना चाहिए कि कुल मिला के कृत्रिम रूप से कुछ लोगों ने झूठ की बैसाखी पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी। वो माहौल कुछ लोगों तक सीमित था, लेकिन जन कल्याणकारी नीतियां जिनका लाभ नीचे तक लोगों को मिला, जनता पर उसका असर नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी को और जनता के बीच में नीचे जाकर देखने वाले जो कार्यकर्ता हैं, वो तो ऐसा ही मानते थे कि ऐसी ही जीत मिलेगी। लेकिन सामान्य तौर पर वातावरण इस प्रकार का रहता है तो व्यक्ति संभल कर बोलता है, लेकिन जो जीत मिली है उसको
मैं बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूं और कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अभी हम चुनाव आयोग का डेटा देख पा रहे हैं, आप भी अपनी सीट से करीब 1600 वोट से आगे चल रहे हैं, जीत की तरफ अग्रसर है। क्या कुछ आप अपनी भूमिका देखते हैं प्रदेश में? नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सामान्य कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो काम देती है उसे करते हैं, आगे भी जो काम देगी उसे करेंगे। आगे की कोई रूपरेखा विधायकों के साथ मीटिंग या अभी तो रिजल्ट आने दीजिए और पूरा परिणाम आएगा, उसके बाद पार्टी बैठ के विचार करेगी आगे क्या करना है। आप भी चुनाव लड़े, आपके अब क्या केंद्र से आप राज्य में आए, चुनाव लड़े, जीत की ओर बढ़ रहे हैं। जनता जानती है कि विकास के मुद्दों पर सिर्फ नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही खरी उतरी है और जनता ने उसी पर भरोसा कर पुनः मोदी मैजिक के माध्यम से आज ये परिणाम हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। तेलंगाना में अनुरूप नहीं आए नतीजे। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हम पार्टी को हर प्रदेश में सशक्त करेंगे। आज के परिणाम हम सबके लिए सुखद हैं, लेकिन साथ ही 2024 में जीत का संकेत है। आपकी क्या भूमिका? मैं पार्षद था तो पार्षद का काम कर रहा था, विधायक था तो विधायक का काम कर रहा था, फिर पार्टी का काम कर रहा था, फिर पार्टी ने कहा कि संसद में जाओ, संसद का काम करो, वो कर रहा था। फिर पार्टी ने फिर कहा विधानसभा में आ जाओ, तो विधानसभा में आ गया। अब पार्टी जहाँ भेज देगी वहाँ चला जाऊँगा। अच्छा, इस चुनाव के बीच में दौरान में कई आपको प्रत्यारोप भी लगे, आपकी करने की ये सब मनगढ़ंत है, फर्जी है और बेबुनियाद। इस प्रकार के रहते चुनाव के समय ऐसे प्रपंच होते रहते हैं। जात पात धर्म सबसे ऊपर उठ करके लोगों ने मोदी जी पर विश्वास दिलवाया और ये इसलिए साबित हुआ, ये इसलिए संभव हुआ कि पिछले कई वर्षों से एक के बाद एक मोदी जी ने जो भी नई पहल की, जो भी नया इनिशिएटिव लिया, उसमें वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके लोगों की विवेक पर छोड़ दिया कि अब आप निर्णय करिए, हम उन तक पहुंचेंगे जिनको हमारी आवश्यकता है, या जहां कोताही रहेगी उसकी पूर्ति करेंगे। चाहे वो उज्ज्वला की योजना थी तो जो जो जरूरतमंद हमारी बहन थी उस तक गैस का सिलेंडर पहुंचा, ये नहीं पूछा कि आपने वोट किसको दिया, ये नहीं पूछा कि आपका धर्म जात मजहब क्या है। इसी तरह शौचालयों का था, सुविधा भी दी, सम्मान भी दिया, सुरक्षा भी थी, स्वच्छता भी दी, स्वास्थ्य भी दिया। और मैं तो कहूँगा कि इस चुनाव से एक बार फिर से प्रमाणित हो गया कि मोदी जी एक वो डोर है, ये नाम जो सारे देश को एक धागे में बांधता है, उत्तर हो के दक्षिण, पूर्व हो के पश्चिम, पूर्व उत्तर हो। मोदी जी पे बहुत सारे विपक्ष आरोप भी लगा रहे थे, कटाक्ष भी कर रहे थे, फिर भी मोदी मैजिक चल गया। मुझे लगता है कि देश की जनता बहुत समझदार हो गई है। जैसे मैंने 2019 के चुनाव में भी कहा था कि अक्सर चुनाव लड़ने वाले लोग पिछली चतुराइयां इस्तेमाल करते हैं, भूल जाते हैं कि वोटर आगे बढ़ चुका है। अब वो जमाना जाता रहा जब आप वोटर को झुठला सकते थे, बहका सकते थे, बहला सकते थे। अब वोटर तर्क के आधार पर चलता है। मोदी जी के पक्ष में तर्क भी है, तथ्य भी है, और तुलना करिए जो पिछले शासकों से तो सब प्रमाणित तौर पर सामने आता है। जो कहा है वो करा है, जो नहीं मुमकिन था उसको मुमकिन बनाया, जो गारंटी दी तो उस पर पूरे उतरे। और ये जैसे मैंने कहा, मोदी जी की ही गारंटी की एक बार फिर से विजय है। सर, तेलंगाना में कमी रह गई थी, लेकिन पहले की तुलना में हमारा वोट शेयर बढ़ा है और निश्चय ही धीरे धीरे वहां पर भी पहले की तुलना में बहुत अधिक प्रगति हुई है। धन्यवाद। बच्चों की जिंदगी हमसे बेहतर हो और इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान को सम्मान भी मिले और उसके मेहनत की जो उपज है उसकी सही कीमत मिले,
ये 4 चीजें हैं और जो कार्य प्रणाली का अंतर है मोदी सरकार का, जो हम कहते हैं वो करते हैं, ये भरोसे नहीं, चूक नहीं। मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही थी कि हम पिछली बार से बेहतर परफॉर्म करेंगे। कई बार सरकार बनाने का संकट होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि परफॉर्मेंस बेहतरीन। सनातन की सामर्थ्य भारतीय संस्कृति की सामर्थ्य, और हम जो काम करते हैं उसके पीछे हमारा विचार होता है। देश को इस दृष्टि से देखे बगैर कि हम चुनाव की राजनीति पर पर्दे पर उसको रखें, तो सर्वोच्च विचार हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके आधार पर हम विकास का मॉडल। जनता जनार्दन सभी को मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि पूर्ण विश्वास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जताया। भाजपा की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, और मध्य प्रदेश में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, शिवराज सिंह जी का नेतृत्व, जनहितैषी जो नीतियां उन्होंने क्रियान्वयन की हैं, उसी का फल है कि आज मध्य प्रदेश का एक एक जन जनार्दन असीम बहुमत के साथ, मैंने भी जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा आज भाजपा के पक्ष में आया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। दावों और एग्जिट पोल के आंकड़ों पे कांग्रेस सवाल उठा रही थी, आपके लिए भी कल दिग्विजय सिंह ने कुछ तल्ख टिप्पणी की थी, इसे कैसे? दिग्विजय सिंह जी की हर बद्दुआ का स्वागत मैं करता हूँ, और अपने दिल से राजा साहब को मैं दिल की गहराइयों से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं अपने दिल में कभी भी गलत भाव किसी के प्रति नहीं रखता, और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो तो लड्डू खरीद रहे थे, कल पोस्टर बधाई के लग गए थे। हम लोग बड़े चुपचाप से अपना काम कर रहे थे, क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, और जनता ने अपना निर्णय साफ कर दिया है। और जो लोग कद की बात कर रहे थे, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने उनको अपना कद दिखा दिया है। बाकी 3 राज्यों के परिणाम को कैसे देखते हैं? उसमें भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आई है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देश की 140 करोड़ जनता के लिए गौरव का विषय है, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयां छू रहा है। क्या विनिंग एमएलएस के लिए कोई डायरेक्शन है पार्टी की तरफ से, उन्हें बुलाया गया है? क्या विधायक दल ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी तय करेंगे। मैं भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता हूं, जो भी वो दोनों तय करेंगे उसी के तहत हम लोग कार्य करेंगे। राज्य में आपकी अगली भूमिका आपके राज्य में क्या होगी? मेरी भूमिका सदैव राज्य में एक जनसेवक की रही है। 2002 से जब से जनसेवा का पथ मैंने अपनाया है, जरूर आशा अभिलाषा मेरी है, वो आशा अभिलाषा है विकास की और प्रगति की, और उसके लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत मैं पिछले 20 साल से रहा हूं, और जिंदगी के आखिरी सांस तक जरूर रहूंगा। कौन सी चीज ऐसी है जिसकी सबसे ज्यादा आपको फायदा हुआ और कांग्रेस को उसको नुकसान हुआ? किसी पार्टी का नाफा नुकसान की बात नहीं है, ये साफ साफ बात है प्रजातंत्र में कि जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ है, जो पार्टी जमीन से जुड़ी हुई है, जो पार्टी जमीन के लिए कार्य करती है, वही पार्टी को जनता का आशीर्वाद प्रदान होता है। और शिवराज सिंह जी की जो नीतियां मध्य प्रदेश में रही हैं, जनता के कल्याण की नीतियां रही हैं, उसका पूर्ण लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। केंद्र में हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो हम लोग ने कदम उठाए हैं, उसी का प्रतिफल है ये त्रिमूर्ति जो हमारे पास केंद्र में है, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और नड्डा साहब का। केंद्र का त्रिमूर्ति, मध्य प्रदेश में एक एक भाजपा का कार्यकर्ता शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में, उसी का फल है कि आज पूर्ण परिणाम हमारे पक्ष में आया है। बहुत बड़ा असर। लाडली बहना मैं कहूंगा कि पूर्ण रूप से गेम चेंजर है, और इसका पूर्ण श्रेय अगर एक व्यक्ति को जाता है तो वो केवल शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है। इस मध्य प्रदेश को इन श्रीमान बंटार हर नहीं तो दुरावस्था के दौर में लेकर के गए थे, कौन नहीं जानता है। तो ऐसे झूठे छल कपटी लोगों को मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया। आप लोगों का जो आकलन था और जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे वो दिखाई देने लगे। कल कमलनाथ का बयान, उन्होंने कहा कि हमें कोई चिंता नहीं, हम जीत रहे हैं। अब तो आज आ जाएंगे, परिणाम आ ही रहे हैं, सामने दिखाई दे रहा है।
क्या कुछ चेहरा, क्या आप लोगों ने कुछ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये तय करता है किसे क्या काम देना है। लेकिन अब अगर आप जीत की, मैं वही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में, इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, माननीय अमित शाह जी है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि किसे क्या काम देना है। कोई विधायकों को लेकर निर्देश है कि जो जीत रहे हैं वो उन्हें भोपाल में, भारतीय जनता पार्टी कोई डरती थोड़ी है जो हम बुला करके और बिठा लें। हमारा कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में उतरा है, कमिटेड कार्यकर्ता होता है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक, जीता हुआ कार्यकर्ता या हर कार्यकर्ता विचार के लिए काम करता है। एक सवाल मेरा, कांग्रेस के राहत शिविरों में जो हमें जनता का समर्थन मिला था, वो जनता ने आगे जो हमने गारंटी योजनाएं दी, उन गारंटी योजनाओं पर जनता ने विश्वास व्यक्त करा। ये शुरुआती रुझान हमें बताते हैं और हमें विश्वास है ये शुरुआती रुझान ही नहीं, आप अंतिम परिणाम जब तक देखेंगे, जब तक इसी प्रकार कांग्रेस की बढ़त बनती रहेंगी। भाजपा कह रही है कि वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि उसको बहुमत मिल रहा है। देखिए, भाजपा क्या कह रही है इसके ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगा, पर मैं ये कहता हूं कि जनता विकास की राजनीति करती है, शांति चाहती है, सुशासन चाहती है और राहत चाहती है। राहत महंगाई से चाहती है, युवा रोजगार चाहता है, बेरोजगार जो युवा है वो रोजगार चाहते हैं। और इन्हीं सब बातों को लेकर हम गए, जो हमारी 7 गारंटियां थी, उन गारंटियों के ऊपर जनता ने विश्वास व्यक्त किया, मुझे लगता है। और ये मतदान के दिन भी हमें दिख रहा था और आज भी हमें दिख रहा है। अभी शुरुआती रुझान आए, परिणाम जब तक आएंगे, जब आपके सामने होंगे। सेंट्रल वॉर रूम में आप हैं, क्या रणनीति होगी यहाँ की, कैसे देखेंगे सब कुछ? देखिए, सेंट्रल वार रूम में ये था कि आप मतदाता जो है वो मतदान करे। पहले हमने इस पे काम करा, आज परिणाम होंगे, परिणाम के बाद में बड़े नेताओं का काम होगा, जिसके अंदर कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से लगाए गए पर्यवेक्षक, सीनियर लीडर्स हमारे बीच में आएंगे, विधायक दल की मीटिंग भी होंगी और वार रूम के कार्यकर्ता भी एक निश्चित उसके अंदर सहयोगात्मक में भूमिका निभाएंगे। और सरकार जो है, जो शुरुआती रुझान में दिख रहे हैं, तो निश्चित है कि राजस्थान के अंदर जो जनता की रिवाज बदलने जा रही है, उसकी एक नई शुरुआत होगी। और सोशल वेलफेयर स्टेट का जो मॉडल राजस्थान ने रखा था, मुझे लगता है जनता ने उस पर विश्वास व्यक्त करा। ये शुरुआती रुझान में बताते हैं और ये देश के लिए एक नई नजीर होगी। कौन कौन नेता प्रस्तावित हैं? क्योंकि कल रात में भी बहुत देर रात तक मीटिंग चलती रही, सीएम साहब भी यहाँ पे थे, तो आज कौन कौन आने की उम्मीद है? कि रात को मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय प्रभारी जी और सीनियर लीडर्स ने प्रत्याशियों से बात करी। और आज हमारे जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक है, वो शीघ्र ही हमारे बीच में आएंगे और आके फिर आगे की जो प्रक्रिया होंगी वो करना शुरू करेंगे। ये डाल पर हम बड़े आराम से सर, बीजेपी के बड़े लीडर्स मध्य प्रदेश आ गए हैं। वो आ गए हैं, बड़े लीडर्स का तो वोट चलता नहीं भाई, वोट तो पब्लिक का चलता है। सर, सरकार बन रही है, आप लोग क्या करिएगा? तेलंगाना में हमारी 1 सीट थी, वहां से बढ़कर कई गुना ज्यादा हुई है। वातावरण जो राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया वो केसीआर के खिलाफ था, उनके भ्रष्टाचार परिवारवाद के खिलाफ था। उसके नतीजे सामने देखने को मिले। भाजपा का वोट शेयर भी लगभग दुगने से ज़्यादा हुआ है, सीटें हमारी कई गुना ज़्यादा बढ़ रही हैं। ये अपने आप में एक अच्छे संकेत हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जितना हम चाहते थे शायद तेलंगाना में उतना अच्छा नहीं आया। लेकिन पूरे राज्यों की अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो सब तरफ भाजपा दिखती है और श्रेय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने अपना कीमती समय और जिन पर जनता को विश्वास है, इसीलिए जीत खास है। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट और हम सुनिश्चित ये जो 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, हम तीनों में जीतेंगे। 12 बजे तक सब रुझान साफ हो जाएंगे और चुनाव के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। तेलंगाना से क्या उम्मीद है? तेलंगाना में हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरी अपेक्षा है 10 के लगभग हम सीटें वहां पे जीतेंगे। अभी कांग्रेस आगे चल रही है तकरीबन। वो कांग्रेस और बीआरएस का मामला, परंतु हम लोग लगभग 10 सीटें वहां पे जीतेंगे। डीके उसको बचाने के लिए वहां पे अपने दल बल के साथ देखिए, अब ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब डीके शिव कुमार की एक रेपुटेशन है इस सब मामलों में, और वह शायद इसलिए बुलाया गया क्योंकि पहले भी वह ये सब करते रहे हैं। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि जनता क्या करती है, थ्रेडिंग करती है और भी तमाम जो इशू हैं, इससे अब जनता को समस्याओं का समाधान मिलेगा। जीतू पटवारी जी को ये सोचना चाहिए कि जनता जो अंतगतवा आपको मैंडेट देती है वही फाइनल होता है। पंजाब वह हार कर आए थे, राजस्थान हारने जा रहे हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट वहां पर रेड किया। कनीमोजी कह रही हैं कि अब जो पहले अपोजिशन के लीडर्स पे रेड कर रहे थे
अब उनके यहाँ एक पॉजिटिव केस। देखिए, ये दिखता है कि क्या शरारत हो रही है वहां पर और किस प्रकार से ईडी को बदनाम करने के लिए सब किया जा रहा है। अपेक्षा करता हूं कि केंद्र सरकार इस पर चिंता करेगी और जो ऑफिसर्स ईडी के काम करते हैं ईमानदारी से, उनकी सुरक्षा की भी चिंता करेगी। हमें पूरा यकीन है कि 3 राज्यों में हमारी सरकार बन रही है और हम बहुत ही अच्छी बढ़त देखेंगे। एक बड़े फोर्स के तौर पर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी उभरेगी। लेकिन जहां तक बात है राजस्थान की, मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की, हमें लगता है हमारा प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहेगा और बहुत ही अच्छी और स्पष्ट जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। कमल ही खिलेगा वहां पे इन तीनों राज्यों में। जबकि राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी वो कह रहे हैं कि हमें इस बार बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं है, हम अकेले ही सरकार बनाएंगे और हमारे ईमानदार सारे विधायक इस बार चुनाव। अरे अशोक गहलोत जी ने तो पहले ही हाथ डाल दिए हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं और कह रहे हैं साफ तौर से कि भाई हम तो हारने की कगार पर हैं। और वो कह रहे हैं कि देखिए धर्म का कार्ड अगर खेला नहीं होगा तब हम जीतेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं वो मान रहे हैं कि उनकी हार है। मध्य प्रदेश में जिस तरह के एग्जिट पोल आए थे उसको दिग्विजय सिंह भी नकार रहे हैं, सब लोग नकार रहे हैं और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं हमारे पास अब सिमरन नहीं है, इसलिए हमारे पास धोखेबाज कोई नहीं है। धोखेबाजी की बात अगर कांग्रेस पार्टी करे तो थोड़ी हंसी आती है, लेकिन आप सोचिए जरा 18 साल बाद भी जो शानदार प्रदर्शन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह की मेहनत की है शिवराज जी ने घर घर जाकर और जिस तरह का विश्वास है लोगों को उनके नेतृत्व में और जिस तरह का काम हुआ है, पूरे मध्य प्रदेश की जो शक्ल और सूरत बदली है, तस्वीर बदल गई है वहां पे। जाहिर सी बात है लोग फिर से विकास को, शिवराज जी को, भारतीय जनता पार्टी के काम को एक बार फिर से है जो आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रही है। और मेरी बहनों, आपने जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, उस आशीर्वाद को मैं बार बार नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। मैं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत जीत हासिल होगी। लोग कहते थे क्यों? मैं कहा मेरी लाडली बहनाएं साथ है। लोग कहते थे मीडिया केमिस्ट्री की कांटे की टक्कर है, अरविंद का कहीं कांटे की टक्कर नहीं है, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए। हम कहाँ जाते थे, बहनें आके गले मिलती थी, सर पे हाथ फेरती थी, मुझे स्नेह करती थी और एक ही बात कहती थी, भैया अपन जीतेंगे। वो ये नहीं कहती थी कि भैया तुम जीतोगे, वो कहती थी भैया अपन जीतेंगे। भाई और बहन एक हो गए, ये पूरा मध्य प्रदेश अपना परिवार हो गया। और तो मैं बहनों को, बेटियों को, भाइयों को, भांजे भाइयों को सबको प्रणाम करता हूँ। और बहनों ध्यान रखना, अभी मिल रहे 1250, अब 10 तारीख आ रही है। तो आपके भाई ने वचन दिया 1250 से 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 और फिर कितना करेंगे? एक बात पूरी होगी। और एक बात ध्यान रखना, जिनको नहीं मिल रहे उनके नाम भी जोड़ूंगा। 3 साल से ज्यादा उनके भी जुड़ेंगे। और ये भी ध्यान रखना, जब लाडली बहना लखपति बहना बनेगी, लखपति। आज विस्तार में नहीं जा रहा, प्रधानमंत्री जी ये जो गारंटी है मध्य प्रदेश को एक एक पूरी करेंगे। और भाई तो तुम्हारे लिए दिएगा मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलना मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। हम कोई बचा नहीं छोड़ेंगे। आपने अपनी सब बहनों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। आपका प्यार अनमोल है। और मैं फिर दोहराता हूँ, मेरे लिए जगत में जितनी स्त्रियां हैं देवी की मूर्तियां हैं।
भाई पीछे डॉक्टर साहब इधर नरेंद्र भाई जी भारत माता की। इस बात का मुझे पूरा यकीन है। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी में अभी सेलिब्रेशन शुरू हो गया, काउंटिंग शुरू होने से पहले लड्डू बनने और ये सब हो गया। देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है कि उन्होंने बहुत जल्दी से ही ढोल बजाने शुरू कर दिए हैं। अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए और सबको इंतजार करना चाहिए। जो भी हार होगी, जो भी जिसकी जीत होगी, हम उसको मुकाबला करेंगे और उसको हम समझेंगे। लेकिन पहले से ढोल बजाना शुरू कर देना और नगाड़े लेकर नाचना शुरू करना, मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी है। बढ़िया है सर, बढ़िया सर। शुरुआती रुझान सामने आ गए हैं, फिर मतपेटी खुलने वाला तो बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक मामला है, वहीं तेलंगाना में आप अभी खाता खुलना बाकी है। मैंने सदैव आप लोगों से कहा था कि जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, जो गरीब उत्थान की योजना है, सेवा और सुशासन की जो हमारी सरकार है, जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। कल कई कहानियां मैंने सुनी कि लड्डू कोई एकत्रित कर रहे थे, कोई शाबाशी की बैनर्स पोस्टर्स लगवा रहे थे, और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतजार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतजार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ओल्ड पेंशन भी नहीं चला सर, लाडली बहना का कमाल कहेंगे। अब मैंने आपको सदैव कहा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं, संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह है? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के आधार पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत और हृदय का संबंध, सुशासन की सरकार, यही कारण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिग्विजय सिंह 2 दिन से आपको अटैक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि हमारे पास इंडिया जैसे नहीं है, हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी, हॉस्पिटल नहीं होगी। उनके हर एक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं और दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से, अपने दिल की गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। ठीक है। कि कई दिनों से हजारों कार्यकर्ता रात दिन पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए काम कर रहे थे। इस जीत का आधार वही है और मैं सोचता हूं अभी शुरुआती बढ़त है, ये बढ़त और बढ़ती जाएगी। देखिए, सरकार इस लाल डायरी में इस सरकार का हर एक काला चिट्ठा है और इस 5 साल में इन्होंने जो काले कारनामे किए हैं, इन्होंने जो जनता को लूटा है, इन्होंने जो जनता के प्रति वादा खिलाफी की है, ठगी की है, जालसाजी की है, उसका परिणाम है कि जनता ने आज इनकी विदाई तय कर दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इसमें शक कौन सी बात? आजकल की राजनीति ऐसे ही चलती है, तो वो तो टच में आ गए, माहिर है वो लोग। वो कभी कभी हमारे ले जाते हैं, कभी उनके आ जाते हैं। लेकिन उनके आप लोगों को डर भी था क्या, क्योंकि कई ऑब्जर्वर्स यहाँ आ गए हैं, डी के शिवकुमार आए थे, ऑब्जर्वर्स बनाए गए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर वो भी हैदराबाद में आ गए, तो क्या आपको अपनी एमएलए का डर था कि नहीं, हमारे कोई एमएलए पे कोई शक नहीं है। हमारे पूरे उनके ऊपर हमारा भरोसा है और उनको हम पे भरोसा है, इस ऐसी कोई बात नहीं। मगर हाँ, हमारे ऑब्जर्वर्स, हमारे तौर तरीके यही है, एक इलेक्शन होते ही, क्योंकि एमएलए से चर्चा करना है, बातचीत करना है, हमें तय करना है कि सीएम कौन होगा, ये रिपोर्ट तैयार करना है, हमारे लोग आएंगे। ये अफसोस की बात है कि डीके शिवकुमार जी को देखते ही आप लोग ये सोचते हैं कि ये होगा वो होगा। कुछ नहीं, जैसे तेलंगाना के जीत होगा,
मैं डीके शिव कुमार जी से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबको, मीडिया को और जितने भी लोगों को, हम आपको रिजॉर्ट पे लेके जाएंगे और आपको 1-2 दिन का आराम देंगे और आप हमारे साथ खुशी मनाएंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा? मगर आपकी जो नंबर आप नंबर से देखते जी, आज सीएम जो भी होगा, आप जानते हैं कांग्रेस की एक पद्धति है, इसीलिए तो डीके शिव कुमार जी और सब आए हैं और हमारे सारे ऑब्जर्वर्स हैं कि एमएलए से बात करेंगे, एमएलए फैसला करेगा, ये उनकी हक बनती है। तो मैं यहाँ बैठ के जो चीज बन के मैं कुछ बोलूं, ये गलत है, ये उनकी अधिकार है, वो फैसला करेंगे कि कौन चाहते हैं, क्योंकि और आगे जाकर 5 साल सफर मिलके करना पड़ेगा। दूसरा सवाल है, 4 राज्यों की जो नतीजे आ रहे हैं जी, कांग्रेस की बात करें, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ गई, लेकिन वही मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की शक्ति दिख रही है, बीजेपी वहां आ गई। नहीं जी, अभी तो आप सुबह की बात बोल रहे हैं ना, देखिए वो उनकी गढ़ के रिजल्ट्स आ जाते होंगे, हमारे अपने गढ़ भी है, और ऐसी बात नहीं कि हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो मैं अशोक गहलोत जी को कम अंदाज कभी नहीं करूंगी, और वहां भी मध्य प्रदेश में जो मेहनत कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी मिलके करे हैं और जो वर्कर्स की जोश है, मैं नहीं सोचती हूँ कि वहां कोई नुकसान होने वाली है। और बहन जिन्हें कांग्रेस झूठ बोल करके वोट बैंक मानती रही, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 64 लाख प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत 3 करोड़ 62 लाख, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व की लाडली बहना योजना 1 करोड़ 31 लाख, लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किसानों को सम्मान निधि, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मंत्र को आज मध्य प्रदेश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। ये ऐतिहासिक है। और 51% वोट शेयर लाना, माननीय अमित शाह जी की कुशल संगठनात्मक रणनीति जो मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने हमें टास्क दिया, हम उसको पूरा करने का प्रयास आज कर रहे हैं। गंभीर आरोप लगा रहे दिग्विजय सिंह को, कमलनाथ हॉर्स ट्रेडिंग। मिस्टर दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश का बंटाढार किया था और अब कांग्रेस का ही बंटाढार कर दिया, लेकिन उनका कहना, और कमलनाथ ने छल कपट की राजनीति की, झूठ बोला, जनता ने दिखा दिया, एक करप्शन नाथ मध्य प्रदेश के अंदर बन गए। ओपीएस भी एक मुद्दा होगा सर? कोई मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। हॉर्स ट्रेडिंग के जो आरोप लगे उसको लेकर, अरे 24 घंटे झूठ बोलते हैं, अपना घर संभलता नहीं है, दूसरों पर आरोप लगाते हैं। मैंने हकीकत पर वोट किया। मध्य प्रदेश में भी आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में 2/3 बहुमत के साथ चाहती है कि कैलाश जी सीएम बने, हमारी भी यही इच्छा है। अरे बोलना कहाँ है? चुनाव मुखर होकर के कांग्रेस पार्टी को सत्ता से निकाल करके फेंकने के लिए लड़ा था। तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए, झांसे दिए गए, लेकिन राजस्थान की जनता स्वाभिमानी जनता है और उन्होंने ये मानस बना लिया था, तय कर लिया था कि महिलाओं का सम्मान की रक्षा न करने पाने वाली इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम दावे खोखले साबित हुए, तमाम वादे खोखले साबित हुए और ये आधारविहीन वादों वाली सरकार को जनता ने नकार दिया। लगता है कि गहलोत साहब की जो गारंटियां थी वो तो जनता ने ही फेल कर दिया, अब मुझे क्या लगना है यार। पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत बीजेपी जिंदाबाद, हवेली तो बीजेपी, कांग्रेस के सारे बिगड़ चल रहे हैं। बीजेपी जिंदाबाद, पूरे राजस्थान में कमल खिल के रहेगा, कमल कमल कमल, कीचड़ बिल्कुल यहाँ से भाग के रहेगा कांग्रेस से। मैं आपसे कह सकता हूं, बस्तर में, सरगुजा में और मध्य छत्तीसगढ़ सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। रूरल और अर्बन पॉकेट्स की बात करें तो कौन से मुद्दे रहे होंगे जो इफेक्ट किए होंगे? देखिए, 5 साल में छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, हर वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया और इसलिए छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों से, चाहे वो बस्तर हो, सरगुजा हो, मध्य छत्तीसगढ़ हो, सभी तरफ से सभी वर्गों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। लेना जरूरी है, उस दिन कांग्रेस कुछ जिंदा हो जाएगी, नहीं तो ये तो अपनी मर्सिया पर भी मिठाई बांटेंगे, बांटने दीजिए इनको।
राजा आपने आपकी श्रद्धांजलि दी है कि कुछ कहेंगे भोपाल के राजनीति की बंदी है। आज भी जब वो 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात याद आती है तो हम कांप उठते हैं। MIC गैस के कारण, गैस के रिसाव के कारण हजारों भाई बहन, जिनमें हमारे छोटे छोटे बच्चे शामिल थे, उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी, असमय काल के गाल में समा गए। भोपाल का वो दृश्य भूलता नहीं है जब सड़कों पर अपनी जान बचाने अपने बच्चों को लेकर भाई और बहन दौड़ रहे थे और वो भयानक दृश्य ऐसा है कि कई मवेशी भैंसें ऐसी थी जिनके पेट फट गए थे। दौड़ते दौड़ते कई लोग गिरे और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चले गए। मैं उन सब भाई बहनों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, लेकिन इस संकल्प के साथ कि फिर कोई शहर भोपाल ना बने। ऐसी गैस ट्रेजेडी फिर ना दोहराई जाए, हमें सबको सोचना पड़ेगा। केवल मध्य प्रदेश और देश की बात नहीं करता, दुनिया को भी, कि भौतिक प्रगति की अंधी चाह में हम प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें कि प्रकृति हमको ही निगल ले। और इसलिए विकास और पर्यावरण में हमको संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। ये धरती सबके लिए है, मनुष्यों के साथ साथ कीट पतंगे, जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए भी है। तो सबके लिए धरती सुरक्षित बने और आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक भी बनी रहे, ऐसे सारे प्रयास न केवल हमको मध्य प्रदेश में बल्कि देश में और दुनिया में सबको करने पड़ेंगे। अभी दुबई में प्रधानमंत्री जी ने, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने धरती को बचाने के लिए जो आवश्यक कदम उठाने हैं उनका जिक्र किया था। भारत उस रास्ते पर चलेगा। मध्य प्रदेश भी हर संभव प्रयत्न करेगा कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना हो और आगे हम विकास को ऐसा संतुलित करें कि वो विकास हमारे लिए जानलेवा ना बने। मैं एक बार फिर गैस पीड़ित भाई और बहनों के जो नहीं रहे उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। जो हैं उनके कल्याण के काम हम करते रहेंगे और आगे फिर कोई ऐसी ट्रेजेडी ना हो, इसके लिए हर संभव प्रबंध करेंगे। सर, जो चुनावी रुझान अभियान चुनावी रुझान बीजेपी जिंदाबाद, हवेली तो बीजेपी।
भारतीय जनता पार्टी जैसा हमने दावा किया था 150 सीटों से ज़्यादा 2/3 मेजॉरिटी लेकर आएगी मध्य प्रदेश में। वही रुझान दिख रहे हैं राजस्थान में कि 2/3 मेजॉरिटी की तरफ हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं और पहुंचते जा रहे हैं। और तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में हम ऑलरेडी अब लीड ले चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से आगे चल रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम 50-51 सीटें लेकर जरूर जीतेंगी भारतीय जनता पार्टी। और तेलंगाना में हंग असेंबली आएगी, इसके भी अनुमान सामने दिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 12-13 सीटों पे अभी लीड कर रही है। मुझे उम्मीद है कि 15 से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आने की संभावना है। और कांग्रेस जो अभी 60 सीटों पे थी, सिमट के वो कम से कम 50 के नीचे आएगी और वो एक हंग असेंबली होगा, ऐसा मुझे अनुमान है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि धोखा नहीं देंगे, हमारे साथ सिंधिया नहीं है जो धोखा दे दे, हमारे साथ लॉयल लोगों को इस बार टिकट देंगे। हाँ, तो लोग कहते हैं ना भंटादार, उन्होंने ही भंटादार कर दिया कांग्रेस का। पहले तो सामने दिख भी रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस में उनकी क्या हैसियत है, वो जनता ने दिखा दिया है। राजस्थान में आप बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाने की, देखिए, जो भी हमारी लीडरशिप ने जनता के लिए काम किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जनता के लिए समर्पित होकर काम किया है, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है। और बहुत साफ दिख रहा है कि हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी, चाहे वहाँ कोई एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, इसलिए कि हमने बराबर सेवा की है। हाँ, प्रो इनकम्बेंसी है जहाँ जहाँ हमारी सरकार रही है। जहानों में बीजेपी 3 जगह सरकार बनाती है, एक जगह बराबर के बना हुआ है छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, पिछले 5 साल की अगर हम एनालिसिस करें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नेंस के मॉडल को अपनाया है ग्राउंड लेवल पे, और यह पूरी तरह से अपोजिशन के जो जिन जिन प्रदेशों में अपोजिशन आई, उन्होंने अपने प्रोमिसेस को बिल्कुल किसी तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया। चाहे कर्नाटक को देख लें, हिमाचल को, तो उसका फ़र्क लोगों को पता चल गया। ये मोदी गारंटी है कि जो एक एक अनाउंसमेंट सरकार करती है उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए दिन रात मेहनत करती है। उसका फ़र्क जनता को समझ में आ गया है। एक तरफ मोदी गारंटी है और एक तरफ अपोजिशन के फॉल्स प्रोमिसेस हैं, उसका यह परिणाम है जो हमारे सामने आ रहा है। तेलंगाना में बीजेपी बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है। देखिए, जनता का जो भी फैसला होता है वो सिर्फ और उनको हम अपने सिर्फ स्वागत करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि दक्षिण में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का उत्थान हो रहा है, चाहे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और भी तेलंगाना, इसमें एक बदलाव 2024 तक हम देखने को मिलेगा। वहाँ पे और हमें और मेहनत करने की आवश्यकता, वो हम कर ही रहे हैं। क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर शहर जैसी सुविधाएं संपूर्ण नहीं हैं। सो मेरा ये दायित्व रहेगा कि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के साथ, नगर निगम हो या जेडीए हो, उन सब के साथ मिलकर यहाँ पर झोटवाड़ा के अंदर सड़कों का निर्माण, पीने का पानी घर तक पहुँचाना, जो हाई टेंशन लाइन्स हैं उसकी समस्याओं का समाधान करना, उसके नीचे सड़कें बनवाना, इन सब का सीवेज लाइन्स तैयार करना, स्वास्थ्य के लिए एक सैटेलाइट हॉस्पिटल यहाँ पे खुलवाना, ये सारी मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मजा आ गया भाई। सर एक फोटो, वन फोटो। भाई धर्मेंद्र, रुझानों से पहले ही कांग्रेस कार्यालय पे जिस तरह से लड्डू बंटने शुरू हो गए थे, सेलिब्रेशन शुरू हो गया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है रिजल्ट के बाद वो ईवीएम बेचारे के ऊपर सारा टीकरा फोड़ने का प्रयास करेंगे, उसकी चिंता ज़्यादा है। उन्हें इस चीज़ की देखना चाहिए कि जनता को क्या चाहिए, क्या हम डिलीवर कर रहे हैं और कितने कमिटमेंट के साथ डिलीवर कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस आई जब से तेलंगाना में बहुत ही अच्छा वेव था, और केसीआर जो है लोगों को झूठ बता के सभी समाज में वो कुछ भी काम नहीं किया, तो उसका नतीजा है। और इस बार कांग्रेस के ऊपर बहुत से लोग चाह रहे थे, तो इसके लिए मैं सभी तेलंगाना की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। Sir, there are 3 buses have been arranged in front of the Taj Krishna Hotel. So, are there any plans of taking the MLS to Bangalore? If that situation comes, means High Command will be decided. District Telangana in charge secretary, all Congress main leader will be decided. So what kind of
No, till not decided. After decide, we inform you. आ रहे या जो रुझान दिख रहा है उसके जरूर कुछ न कुछ भविष्य के राजनीति के लिए सकारात्मक संदेश मिलेंगे और ये अभी से रुझानों के क्रम से ही पता लग रहा है। अरे अभी लीड पे सवाल नहीं होता है ना, अभी तो रुझान की बात है और हमने आपको कह दिया कि अभी रुझान है, नतीजे आने दीजिए, नतीजों से भविष्य की राजनीति के लिए अवश्य ही कुछ सकारात्मक संदेश निकलेगा। सर, इंडिया गठबंधन को एकजुटता दिखानी चाहिए थी सर, अगर वो दिखती तो। और मोदी जी के मन में भी एमपी है, उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया और जो यहाँ योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहाँ साथ मिला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उनके साथ टीम जुटी रही और जैसा भूपेंद्र यादव जी ने, शिव प्रकाश जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो मार्गदर्शन किया, उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था, हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। लाडली बहना ने सभी कांटे निकाल दिए, आप कह चुके थे पहले भी, अभी भी आप। मैंने पहले भी कहा कि केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, कन्या विवाह, प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसका ढंग से क्रियान्वयन, उसका प्रभाव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, संपत्ति की खरीद में बहनों को रजिस्ट्री शुल्क में कमी, फिर 35% भर्तियां, ओवरऑल रिजर्वेशन दिया है बेटियों को, बहनों को, और फिर लाडली बहना ने जिंदगी बदली। तो बहनों के मन में एक असीम प्रेम, एक असीम विश्वास पैदा हुआ। अब हम विस्तार से, अभी तो प्रारंभिक रुझान है, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम शानदार बहुमत प्राप्त करेंगे। बाकी चर्चा फिर विस्तार से बात करेंगे। ऐसी मुझे आशा है, लोगों का विश्वास हमारे प्रति है, लेकिन कई बार राजनीतिक समीकरण ऐसे बैठते हैं, उसके हमें कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जनता की सेवा उसी प्रकार से सेवा भाव से हम करेंगे और फिर आने वाले समय में हम सही तो रहेगा ही, धर्म का देश है, रहेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है और भाजपा धर्म के साथ। 24 चुनाव की राह भी साफ हो गई। राम
जी के साथ है। भारत माता की जय। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, ढोल वाले वो कोई और दे रहा होगा। कांग्रेस नेता हैं जीतू पटवारी की मर्यादाओं को तार तार करके जिस तरह का तांडव मचाया, विधायकों की मंडी बनाई, वो देश ने देखा। आखिरकार इन हालातों में जनता ने महंगाई, बेरोजगारी, बीमारियों का दर्द झेला। देखिएगा आप जिस प्रकार मालूम पड़ रहा है उनको जनता का विश्वास और समर्थन है उसकी बेइज्जती करने का काम कर रहे हैं। आज जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया है, समर्पण भाव से काम की है, जो अलंकार वो यूज करे वो अलंकार उन्हीं पे ही निर्धारित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा कार्यकर्ता, नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व किसी के पास भी नहीं है। जब आपकी पनौतियां आपके राज्य में आएंगी तो आपको हरा कर जाएंगे। जी, वही 90 सीट हो गई है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 75 सीटें जीतेगी। बीजेपी नेताओं को भरोसा है कि भगवा पार्टी सत्ता में वापस आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। छत्तीसगढ़ की क्या बात? ये कुछ भी कहते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने गुणगान करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ की सरकार ने देखा है किस प्रकार से सट्टा बाजार वहां पे चला है, सट्टे से लूटा गया है, जनता को लूटा गया है, गोबर जैसा भ्रष्टाचार तक किया, छोटा भ्रष्टाचार, किस प्रकार से अशांति फैलाने का काम किया है वहां पर। और जनता ने स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ही आगे बढ़ सकती है। पहले भी हमने वहाँ शासन किया है, उस शासन के कंपैरिजन में देखा जाए तो बघेल सरकार ने लूटने खसोटने का काम किया है, इसलिए पुनः वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है। वहीं सर शरद पवार महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की पार्टी में, तो उसको लेकर कहा जा रहा है कि पहले से उन्होंने अपने विचार करके आए थे, ये बात कह रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कोई विचार नहीं किया था। शरद पवार कह रहे हैं कि वो बिना बगावत करके गए थे, हमने जब समर्थन नहीं किया। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे सर? अब तो वो आगे हमारे साथ में, हमारे विचारों के साथ में चल रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जिसका घर उजड़ता है तो उसको तो दुख और तकलीफ होती है, वो तो दुख और तकलीफों की बातें वो करते हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। आज महाराष्ट्र की सरकार पूरी परिपक्वता से, सेवा भाव से चल रही है और जनता उसको स्वीकार कर रही है। ठीक है सर, थैंक यू। बीजेपी जिंदाबाद, हवेली तो बीजेपी। क्या कुछ कहेंगे जी? गीत गा रहे थे उनके समर्थन में आप? हाँ जी, इसलिए गा रहा हूँ। आज तक जो काम किया किसी मुख्यमंत्री ने किया। पहला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये भारतीय जनता की, ये पूरे मध्य प्रदेश की आवाज है। शिवराज सिंह बार और मध्य प्रदेश की आवाज। शिवराज सिंह चौहान ये मध्य प्रदेश की शान है, ये शिवराज सिंह का जादू है। हाँ, ये हम कहते हैं जब तक शिवराज सिंह है, जब तक ये मध्य प्रदेश की शान रहेगी, भाजपा की शान रहेगी, ये कमल खिलता रहेगा, ये चमन खिलता रहेगा। ये जन जन की आवाज है और शिवराज सिंह चौहान है। हम मैं गीत गा रहा हूँ उन्होंने विधायक से ही उनका लक्ष्य रहा सेवा भाव का। उन्होंने कन्या को भगवान समझा, गौ माता को माता समझा। और अब कहते हैं विदेशी लोग कि गौ माता क्या होती है, बताइए आप। और हमारे शिवराज सिंह चौहान ने गौ माता को पूजा है, कन्या को पूजा है और सभी धर्म स्थलों पर अपना सर झुकाया है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है, समान सबको दर्जा देते हैं। किसी की ऐसी धर्म पे वो विवेचना नहीं करते, मगर कट्टर हिंदूवादी है शिवराज सिंह चौहान है। ये मध्य प्रदेश की शान है। उन्होंने बचपन से ही ऐसा काम किया। जी, मैं ये कह रहा था
जब हमारे भैया विधायक बने, जब से उनका लक्ष्य क्या रहा सेवा भाव का देखना। अरे हमरे भी शिवराज भैया और तुमरे भी शिवराज, हो गई कृपा नर्मदा मैया अब तुम राज करो शिवराज। उन पे माँ नर्मदा जी की कृपा है, उनकी माँ सुंदरी की कृपा है देखना। अरे बने विधायक जब से भैया खूब मिलो सम्मान, अरे कई गरीब की बेटियों से अरे ले लाए कन्यादान। आज मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत जो मिला है, इस बहुमत के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और पूरे मध्य प्रदेश के नेतृत्व को आज हम सब लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद को जनता ने दिया है। जनता को अभिनंदन के साथ, आभार के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, इसके लिए पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की, राज्य की सरकार की योजनाओं को और मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश का जो अभियान था उसे जनता ने धन्यवाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने विकास और गरीब कल्याण को, जो जनता को आज विकास और गरीब कल्याण पर जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी के बूथ के एक एक कार्यकर्ता को जो मध्य प्रदेश के अंदर माननीय अमित शाह। तो सबसे पहले राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है, उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जीत हमारे जनता जनार्दन की है, जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया है। और ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत, ये जीत है। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। मेरी तरफ से तो इतना ही है, और फिर आप बंद कर दो तो फिर अपन सवाल नहीं। आशीर्वाद अब तुम राज करो शिवराज, और हमरे भी शिवराज भैया और सबके है शिवराज, हो गई कृपा नर्मदा मैया अब तुम राज करो शिवराज। और जब हमारे भैया सांसद बने तो शुरू से सुना रहा हूं उनकी कहानी, बने सांसद जब से भैया गौवध बंद कराए, बने सांसद जब से भैया गौवध बंद कराए। और कोई कसाई मध्य प्रदेश में अरे गौएं काट न पाए, ये गौएं दे रही आशीर्वाद अब तुम राज करो शिवराज। और हमरे भी शिवराज भैया और तुमरे भी शिवराज, हो गई कृपा नर्मदा मैया अब तुम राज करो शिवराज।
बने मुख्यमंत्री जब से भैया विकास की गंगा किया, फिर से भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली है। ये मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उस विकास को जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है। हमने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो, या केंद्र अरे भाई क्या कर रहे हैं? खिला रहे नहीं हो, खाली दिखा रहे हो। ठीक है बंद करके उन्होंने मध्य प्रदेश में विकास की गंगा लाए, और इसलिए तो मध्य प्रदेश से अरे दिल्ली तक छाए ले लाए। पांचों वार्ड अब तुम राज करो शिवराज, अब तुम राज करो शिवराज। सीएम बनेंगे मुख्यमंत्री? अरे हमने तो पक्का सोचा था कि कहूँ कर्म प्रधान विश्वर राखा, जो जस करे तो तस पल जागा। शिवराज जी के ऐसे कर्म से हमको लगता था कि शिवराज जी जब तक रहेंगे भाजपा सरकार को, उन्होंने ऐसा योगदान दिया, उन्होंने ऐसा कर्म किया है, उनकी ऐसी निष्ठा रही है, गरीबों के प्रति निष्ठा रही है, गरीबों को सुरक्षा दान दिया है, बीमारी के लिए बहनों को सम्मान दिया है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? जय भारत, जय हिंद। अभी जो मतगणना हो रही है, उसके जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड विजय का शंखनाद हो चुका है। इसलिए सारे भाजपा कार्यकर्ता करना पड़ेगा यार।
पार्टी जानते हैं लेकिन ये नगाड़ा भारतीय जनता पार्टी के जीत के लिए सिर्फ मैं नहीं बजा रहा, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पूरी जनता खुश है। लाडली बहना, किसान, सबकी जीत है। ये सत्य की विजय हुई है। आपने देखा होगा कांग्रेस ने झूठ पे झूठ परोसा और आज सच्चाई सामने है और गधे के सिर से सींग गायब हो गया है। आपका नाम क्या है? संदीप रघुवंशी, छिंदवाड़ा से हूँ। कमलनाथ भी हार रहे हैं चुनाव, आप लिख लो। वापिस कलकत्ता की टिकट कटवा रहे हैं हम उनकी। छिंदवाड़ा में पूरी सीटें कांग्रेस हार रही है। कांग्रेस का वही हाल होना है जो केजरीवाल का हुआ था। 150 पार आप लोग जा रहे हो। पिछले अगर चुनाव की बात की 4-5 ये नतीजा नहीं है, ये जन सैलाब आ गया है। जन सैलाब उमड़ गया है भारतीय जनता पार्टी से गले मिलने के लिए। कांग्रेसी भी लालची नजर से देख रहे हैं। हम तो आमंत्रित करते हैं नकुलनाथ को, कमलनाथ को, दिग्विजय सिंह को, सब लोग आकर कांग्रेस की सदस्यता ले और लोकसभा हम उनको मौका देंगे। हिंदुत्व का एजेंडे का आरोप लगाया कांग्रेस ने। हिंदुत्व का एजेंडा, राम मंदिर बन रहा है 22 जनवरी। कमलनाथ जी कड़कनाथ हैं और उनको बोलना है कि छिंदवाड़ा से कलकत्ता की टिकट। श्री राम 24 में अब की बार 400 पार। गोपी सोलंकी चौक मंडल, भोपाल जिला। बहुत बड़ी जीत। तीनों राज्यों में हमारी सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। किसको श्रेय देंगे? भारतीय जनता पार्टी को। हमारे मामा जी को, लाडली बहना ने हमको 50% वोट डाला। आप कहाँ से हैं सर? आपका नाम क्या है? मैं भोपाल से हूँ। प्रदेश कार्यालय में छोटा सा कार्य करता हूँ, यहाँ पर कार्यरत रहता हूँ। 10 वर्षों से सेवा दे रहा हूँ और मैं 180 तक हम पहुँचेंगे। यहाँ पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी 180 से जीतेगी। बाकी राज्यों में भी आप लोगों को बढ़त मिल रही है? पूरा मतलब राजस्थान भी हम जीतेंगे। छिंदवाड़ा, यहाँ पे सब मतलब तीनों। उत्साह काफी है कार्यकर्ताओं का, क्या कहते हैं? बहुत उत्साह है और यहाँ पर हमारे मोदी जी का भी बहुत अच्छा काम है। डबल इंजन सरकार, शिवराज जी का काम है, लाडली बहना का काम है। और पुरंदर भी कह रहे हैं कि जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है, जिसके गले में गंगा सी तिहार चंचल, स्वर्ग सा जहाँ वह देश कौन सा है।
राज्य की परफॉर्मेंस रही, काम हुआ है, उसके आज परिणाम सबके सामने है। संगठन ने जो काम किया उसके परिणाम सबके सामने है। बहुत अच्छी जीत है। मध्य प्रदेश की जनता को सबको बधाई। सर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लीड मिल रही है सर, उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखो, ये निश्चित रूप से मैं पहले तो राजस्थान की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सांगानेर की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, महिला अपराध, युवाओं के साथ धोखा, पेपर लीक, इन सारे विषयों को लेकर के कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का जनता ने जो मन बनाया, वो ऐसा मन बनाया कि इस कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम किया। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कि जो वो कहते हैं वो करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के जनता ने उनको पूरी तरह से आगे आकर के बीजेपी को जिताया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपको लगता है जो परिणाम आएंगे वो 150 के पार जाएंगे? मैं बिल्कुल 150 को छूने वाले हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि ये परिणाम 150 को छूने वाले हैं। 150 तक हम पहुंचेंगे, क्योंकि अभी धीरे धीरे आप देख रहे हो जिस तरह से तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है, और हमारे लोग जो थे वो सभी एक एक करके आप देख रहे हैं कि परिणाम हमारी तरफ आ रहा है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम 150 तक पहुंचने वाले हैं। मैं आपसे कह सकता हूं, बस्तर में, सरगुजा में और मध्य छत्तीसगढ़ सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है।
और जनता से जो वादे किए हैं, गरीब के द्वार तक सड़क, पीने का पानी, सीवेज समस्या का समाधान, स्ट्रीट लाइट, उसके बेटा बेटियों का भविष्य उज्जवल हो, इस दिशा में प्रयत्न, ये जो वादे हैं, इन वादों को लेकर जब मैदान में जाते हैं तो मोदी जी और शिवराज जी का जो पुण्याई है और जो उनका परिश्रम है और देश की जनता के प्रति उनका भरोसा और विश्वास है, और जनता का भरोसा और विश्वास मोदी जी और शिवराज जी के प्रति है, तो उसके ऐसे ही परिणाम आते हैं। लाडली बहना का चौतरफा चमत्कार है, चौतरफा चमत्कार है, आप देखना, चौतरफा चमत्कार है। बहनों का सम्मान और बहन है मैदान में, और झाड़ू ऐसा लगाई सुबह सुबह बहनों ने कि पूरी कांग्रेस का कचरा साफ हो रहा है, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और छत्तीसगढ़ से। देखिए, चुनाव परिणाम अब क्रमशः उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां स्थिति अंतिम निर्णयात्मक तस्वीर को दिखाती जा रही है, और तस्वीर ये उभर के सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में शानदार विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में हो सकता है कि हम कीर्तिमान या प्रचंड बहुमत बनाने की स्थिति में आ जाएं, तो मैं कह सकता हूं, नाउ दिस शोज दैट द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री इज बिकमिंग मोडिफाइड, MODIFIED। क्यों? मोदी जी ने ईमानदारी से, निष्ठा से विकास, जन कल्याण, सुरक्षा और राष्ट्रीय गौरव के लिए जो काम किया है, सांस्कृतिक गौरव के लिए, उसमें विश्वास है। और विपक्षी दलों का, कांग्रेस का नहीं, कि ऐन वक्त पे जब चुनाव आया तो आपने घबराहट में, बौखलाहट में, प्रेशर में ये वादा कर दिया, वो वादा कर दिया। तो राष्ट्र रक्षा के लिए वोट मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को संस्कृति के लिए वोट मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को विकास और देश की समृद्धि के लिए वोट मिले हैं, और राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, इसके लिए वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र कल्याण के लिए वोट मिले हैं, और ये विश्वास जो जनता ने दिया है, जनता को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव वो विकास के साथ है, ये स्पष्ट है। 160 सीटें मिली, क्या कहना चाहिए? ये तो निश्चित था, और ये विकास का मुद्दा है। यहाँ कांग्रेस बार बार दावा कर रही है, कभी जात का कार्ड, कभी तुष्टीकरण का कार्ड, वो सब फेल है। मेरा मानना है अब ये स्पष्ट हो गया है कि इस देश में गारंटी एक ही है, मोदी की गारंटी, और बाकी सब ढपोर शंख है। सर, इलेक्शन कमीशन का ट्रेंड जो आ रहे हैं उसमें 3-1 होता हुआ दिख रहा है। मैं वही कह रहा हूं, अंतिम परिणाम आने दीजिए। हम निर्णायक, प्रभावी जनादेश प्राप्त करने वाले हैं, प्रचंड बहुमत इन तीनों राज्यों में, और प्रभावी स्थिति हमारी इस बार उपस्थिति दर्ज होगी तेलंगाना में। तेलंगाना में क्या कमी रहेगी? देखिए, हमने अच्छा चुनाव लड़ा है, अंतिम परिणाम आने दीजिए। हमें लगता है कि मत प्रतिशत में हमने कई गुने की बढ़ोतरी की होगी। कभी कभी होता है, हम प्रयास करते हैं लंबी छलांग मारने के लिए, पहली बार में सफलता नहीं मिलती। 1991 में भी आपको याद हो, हमने लोकसभा चुनाव में कहा था सरकार बनाने का। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। वहाँ के साइड में खड़े बुला दूंगा, आ जाओ। ये अलग विजुअल दे रहा हूँ आपको सबसे सारे आज एक बार भैया को बुलाया, दूसरा भैया को बुलाया, एक बार दूसरे भाई को बुलाओ, तक चलो भैया एक बार दोनों आ जाओ, पीछे दोनों पीछे आ जाओ, अश्विनी पीछे आ जाओ। लाइटर कहाँ है? दोनों गायब कर दिए भाई। माचिस है किसी का, माचिस पड़ी है किसी? आप खड़े थे उससे भाई। किसी विजुअल आपके पास किसी पास? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, मुमकिन है, 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 मोदी है तो, मुमकिन है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोदी है तो मुमकिन है, 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 मोदी है तो मोदी है तो मुमकिन है। भाई थोड़ा सा आते हैं, थोड़ी सी आ जाती है चिंगारी का रहती है, ये तो हमारे आम हो गए, जल के जलना गया एक को लगा रहा हूँ, ये जल गले
যে কি ধৰণে আচলতে ৰাজ্য মধ্য প্ৰদেশ, ৰাজস্থান আৰু ছত্তীশগড় তিনি ৰাজ্যত বিজয়ৰ পিছতে এনেধৰণে আনন্দ উল্লাস তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবেই যে এই বিজয় मोदी है तो 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 मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। আৰু এই ধৰণে मोदी 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 बीजेपी को मिल रहा है। ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है, जातिवाद की हार है। जिस तरीके से कांग्रेस से जातिवाद नहीं सोचेगा, जातिवाद खत्म। और नवीन क्या कहेंगे सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम बलराम धीर है। मैं 3 राज्यों में अच्छा बहुमत, रुझानों के हिसाब से बहुमत मिल रहा है, क्या कहेंगे? भाई साहब ये तो छोटे छोटे पैकेज है, बड़ा पैकेज तो 2024 में आने वाला है और 2040 तक मैं ठगबंधन को बोल देता हूँ, राहुल जी को, पप्पू जी को, कि 2040 तक आपका नंबर नहीं आने वाला। नरेंद्र मोदी जी ही 2040 तक इस देश के, इस विश्व के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। अपना नाम बता दीजिए और बताइए रुझानों के हिसाब से सरकार बनती हुई नजर आ रही है। मेरा नाम शेखर है। ये रुझान नहीं, अब क्लियर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी 3 क्षेत्र में जीतने जा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस ने हिंदुओं को जाति बांटने काम करा था, जातिवाद की हार है। ये हिंदू हित की जीत है, देश हित की जीत है, राष्ट्रवाद की जीत है। क्योंकि आज देश के अंदर देश तरक्की कर रहा है और कांग्रेस क्या चाहती है, जाति बांटना। जाति के नाम पे वोट नहीं मिलता, काम के नाम पे वोट मिलता है। मोदी चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास, और कांग्रेस चाहती है सबका विनाश, सबका विनाश। तो 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार क्लियर हो चुका है बिल्कुल। मोदी जी का इंतजार है, हम चाहते हैं लड्डू मोदी जी को दिया जाए और मोदी जी को अपने हाथ से खिलाया जाए। मोदी जी का इंतजार रहेगा क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने हिंदुस्तान में नहीं विदेश में भी आज हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया है। 2040 तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। पे रुक गए थे, अगली बार हम 160 पे आए, फिर बहुमत में हमारा गठबंधन आया, मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत है हमारा। तो इसलिए हमने प्रयास किया है और वहां भी हम प्रभावी उपस्थिति दर्ज करने में सफल हुए। हो रहा है, इसलिए मोदी की गारंटी को लोगों ने चुना है और कांग्रेस की नौटंकी को नकार दिया है। जी, आप राजस्थान में पर्सनली रहे हैं, आपका काफी पार्टिसिपेशन रहा है ऑन अ ग्राउंड लेवल ऑल्सो। क्या लगता है, व्हाट आर द रीजंस कि देयर इज अ चेंज इन द मूड इन द पब्लिक ऑफ राजस्थान? देखिए, पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने लूट, झूठ और फूट की सरकार चलाई थी और कोई ऐसा वर्ग नहीं था, कोई ऐसी जनता के बीच में ऐसी कमी नहीं छोड़ी थी जिसमें जनता को निराश ना किया हो। उन्होंने किसानों को धोखा दिया, किसानों को कहा था, वादा किया था कि हम कर्ज माफी करेंगे, 19,500 किसानों की जमीन नीलाम हो गई। महिलाओं को सुरक्षा का वादा किया था, परंतु महिलाओं के उत्पीड़न दिया और महिलाओं के दृष्टि से बलात्कार से नंबर 1 बन गया राजस्थान। जिस प्रकार से युवाओं को वादा किया था बेरोजगारी भत्ते का, परंतु पेपर लीक में राजस्थान नंबर 1 रहा, बेरोजगारी में 20% से ऊपर बेरोजगारी रही। तो हर वर्ग को धोखा देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और इसीलिए कांग्रेस की इस नकली और फर्जी गारंटी को लोगों ने रिजेक्ट किया है और मोदी जी की गारंटी को लोगों ने अपनाया है। ये एक तमाचा उन लोगों के मुंह पर भी है जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति में गला काट कट्टरता को खुला मंच दिया हुआ था। राजस्थान में कहीं पर पीएफआई का खुला मार्च चलता था, कहीं पर गले कटते थे दिन दहाड़े। तो जिन लोगों ने राजस्थान को कट्टरपंथियों का अड्डा बनाया था, आज राजस्थान के युवाओं ने कहा कि इसको स्टार्टअप का हब बनाना है और इसीलिए आज जो नतीजे राजस्थान में दिखाई दे रहे हैं ये अपेक्षित है। भ्रष्टाचार की भी लाल डायरी से बहुत सारे जो रहस्य है वो खुलकर सामने आए और भ्रष्टाचार को हटाने के लिए भी राजस्थान की जनता ने वोट दिया है। जी सर, थैंक यू। जो यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ में सब के सब जुड़ना चाहते हैं और सब के सब सहयोग देना चाहते हैं। आज के चुनाव के परिणाम इसको एकदम स्पष्ट तौर पे दिखाते हैं। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ द्वारा लगातार एलिगेशन लगाए जा रहे थे, क्या जवाब देना चाहेंगे? ये
ये सब दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, ये सब इतिहास है। अब इन सबको भूल जाइए। विकसित राष्ट्र का जो सपना है उस तरफ बढ़िए। राजस्थान में भी बब्बर जी की तरफ सर आगे बढ़ रहे हैं, बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया, उसको लेकर सर एक शब्द राजस्थान में भी बहुत अच्छी जीत होगी। अशोक गहलोत जी के करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्याएं थी उसके ऊपर जनता ने एकदम स्पष्ट वर्डिक्ट दिया है। 2024 की रात है, प्रधानमंत्री 24 चुनाव में बहुत प्रचंड जीत होगी। मोदी जी की गारंटी पर पूरे भारत को आज भरोसा है। फिर से प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। जनता उन पर अगाध प्रेम और श्रद्धा रखती है। ये उनके नेतृत्व की विजय है। अमित भाई ने जो रणनीति बनाई ये उसका परिणाम है। नड्डा जी का हमें मार्गदर्शन मिला। मैं केंद्र को प्रणाम करता हूं। फिर हमने पूरे चुनाव को पूरी ताकत से सामूहिक नेतृत्व में लड़ा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और वोट यानी कि इलेक्शन चुनाव का इंतजार वहां की जनता कर रही थी कि कब इलेक्शन हो, कब चुनाव हो, कब हम लोग जाके अपने मत का अधिकार हम लोग इस्तेमाल करें। दूसरी चीज वहां पे चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी गहलोत सरकार की बेवकूफियां आप ये देख लें कि वहां पर आम हो चुका था कट्टरपंथी। वहां के लोगों में एक कट्टरपंथियों के खिलाफ बहुत दर्द था, दुख था। ये दुख था क्योंकि कट्टरपंथी वहां पे जुल्म करना उन्होंने इतना आम कर दिया था कि वहां के लोग परेशान हो गए थे। दूसरी चीज लाल डायरी की हकीकत राजस्थान की आवाम ने, वहाँ की जनता ने जान ली थी। वो बस इंतजार में थे कि किस दिन हम वहाँ पे चुनाव हो और वो वोट दें और सरकार को पलट दें। शर्मा जी और संगठन के बाकी सारे कार्यकर्ता भी काम में लगे। और सबसे बड़ी एक बात और है कि डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद सदैव मध्य प्रदेश को मिला, तो केंद्र सरकार की योजनाओं का भी आदर्श क्रियान्वयन हमने मध्य प्रदेश में किया। और मध्य प्रदेश सरकार ने इतने वर्षों में चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सिंचाई हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें बेहतर काम ना किया हो। ये एक दिन में परिणाम नहीं आता, लगातार बेहतर काम करने के कारण परिणाम आता है। और महिला सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना योजना एक कड़ी थी, अगली कड़ी लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह, रिजर्वेशन महिलाओं को, बहनों को, ऐसी श्रृंखला थी। उसकी एक अगली कड़ी थी लाडली बहना और अब होगी लखपति बहना। तो उनका भरपूर आशीर्वाद मिला, लेकिन समाज के हर वर्ग का आशीर्वाद मिला। मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूं कि जनता का स्नेह, प्रेम और विश्वास हम सबको भारतीय जनता पार्टी को मिला। लाडली बहना की आंधी चली है, आप मानते हैं कि लाडली बहनाओं का जबरदस्त योगदान है, इसमें कोई दो मत नहीं। सर एग्जिट पोल जब आए थे तब दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि जो चैनल चला रहे हैं उनके कपड़े फटेंगे, और जो परिणाम आ रहे हैं। मैं आज कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहता, परिणाम से सब स्पष्ट हो गया है।
जो सीटों पर कई उम्मीदवार लड़ गए से लेकर शीर्ष स्तर तक के जितने कार्यकर्ताओं ने अपने अपने दायित्व का निर्वहन किया, उसके परिणाम स्वरूप जनता का यह अपार आशीर्वाद मिला है और इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की जीत है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जीत है और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार में रहकर लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया, ये उसकी जीत है। और हम लोग पहले से ही आशान्वित थे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिलेगी और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षा के अनुरूप आशीर्वाद प्रदान किया और उसके कारण ही हम लोग स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफलता की ओर अग्रसर हुए। लीडर्स ने कहा कि हम भी ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतनी भारी जीत मिलेगी, क्या ऐसे कारण है? सबसे बड़ा फैक्टर आप किसे मानते हैं? नहीं, सामान्य तौर पर ऐसा मान के चलना चाहिए कि कुल मिला के कृत्रिम रूप से कुछ लोगों ने झूठ की बैसाखी पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी। वो माहौल कुछ लोगों तक सीमित था, लेकिन जन कल्याणकारी नीतियां जिनका लाभ नीचे तक लोगों को मिला, जनता पर उसका असर नहीं था और भारतीय जनता पार्टी को और जनता के बीच में नीचे जाकर देखने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो तो ऐसा ही मानते थे कि ऐसी ही जीत मिलेगी। लेकिन सामान्य तौर पर वातावरण इस प्रकार का रहता है तो व्यक्ति संभल कर बोलता है, लेकिन जो जीत मिली है उसको मैं बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूं और कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अभी हम चुनाव आयोग का डेटा देख पा रहे हैं, आप भी अपनी सीट से करीब 1600 वोट से आगे चल रहे हैं, जीत की तरफ अग्रसर है। क्या कुछ आप अपनी भूमिका देखते हैं प्रदेश में? नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सामान्य कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो काम देती है उसे करते हैं, आगे भी जो काम देगी उसे करेंगे। आगे की कोई रूपरेखा विधायकों के साथ मीटिंग या अभी तो रिजल्ट आने दीजिए और पूरा परिणाम आएगा, उसके बाद पार्टी बैठ के विचार करेगी आगे क्या करना है। आपने चुनाव लड़े, आपकी अब क्या केंद्र से आप राज्य में आए, चुनाव लड़े, जीत की ओर बढ़ रहे हैं, परसेंटेज बीजेपी की हो रही है, आपकी क्या भूमिका? मैं पार्षद था तो पार्षद का काम कर रहा था, विधायक था तो विधायक का काम कर रहा था, फिर पार्टी का काम कर रहा था, फिर पार्टी ने कहा कि सांसद में जाओ, संसद का काम करो, वो कर रहा था। फिर पार्टी ने फिर कहा विधानसभा में आ जाओ तो विधानसभा में आ गया। पार्टी जहाँ भेज देगी वहाँ चला जाऊँगा। इस चुनाव के बीच में दौरान में कई आरोप प्रत्यारोप भी लगे, आपकी करने की कोशिश की, ये सब मनगढ़ंत है, फर्जी है और बेबुनियाद। इस प्रकार के प्रति चुनाव के समय ऐसे प्रपंच होते रहते हैं। जात पात धर्म सबसे ऊपर उठ करके लोगों ने मोदी जी पर विश्वास दिलवाया और ये इसलिए साबित हुआ, ये इसलिए संभव हुआ कि पिछले कई वर्षों से एक के बाद एक मोदी जी ने जो भी नई पहल की, जो भी नया इनिशिएटिव लिया, उसमें वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके लोगों की विवेक पर छोड़ दिया कि अब आप निर्णय करिए, हम उन तक पहुंचेंगे जिनको हमारी आवश्यकता है, या जहां कोताही रहेगी उसकी पूर्ति करेंगे। चाहे वो उज्ज्वला की योजना थी,
तो जो जो ज़रूरतमंद हमारी बहन थी उस तक गैस का सिलेंडर पहुंचा। ये नहीं पूछा कि आपने वोट किसको दिया, ये नहीं पूछा कि आपका धर्म जात मजहब क्या है। इसी तरह शौचालयों का था, सुविधा भी दी, सम्मान भी दिया, सुरक्षा भी थी, स्वच्छता भी दी, स्वास्थ्य भी दिया। और मैं तो कहूँगा कि इस चुनाव से एक बार फिर से प्रमाणित हो गया कि मोदी जी एक वो डोर है, ये नाम जो सारे देश को एक धागे में बांधता है, उत्तर हो के दक्षिण, पूर्व हो के पश्चिम, पूर्व उत्तर हो। मोदी जी पे बहुत सारे विपक्ष आरोप भी लगा रहे थे, कटाक्ष भी कर रहे थे, फिर भी मोदी मैजिक चल गया। मुझे लगता है कि देश की जनता बहुत समझदार हो गई है। जैसे मैंने 2019 के चुनाव में भी कहा था कि अक्सर चुनाव लड़ने वाले लोग पिछली चतुराइयां इस्तेमाल करते हैं, भूल जाते हैं कि वोटर आगे बढ़ चुका है। अब वो ज़माना जाता रहा जब आप वोटर को झुठला सकते थे, बहका सकते थे, बहला सकते थे। अब वोटर तर्क के आधार पर चलता है। मोदी जी के पक्ष में तर्क भी है, तथ्य भी है, और तुलना करिए जो पिछले शासकों से तो सब प्रमाणित तौर पर सामने आता है। जो कहा है वो करा है, जो नहीं मुमकिन था उसको मुमकिन बनाया, जो गारंटी दी तो उस पर पूरे उतरे। और ये जैसे मैंने कहा, मोदी जी की ही गारंटी की एक बार फिर से विजय है। सर, तेलंगाना में कमी रह गई थी, लेकिन पहले की तुलना में हमारा वोट शेयर बढ़ा है और निश्चय ही धीरे धीरे वहाँ पर भी पहले की तुलना में बहुत अधिक प्रगति हुई है। धन्यवाद। बच्चों की जिंदगी हमसे बेहतर हो और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान को सम्मान भी मिले और उसके मेहनत की जो उपज है उसकी सही कीमत मिले। ये चार चीजें हैं। और जो कार्य प्रणाली का अंतर है मोदी सरकार का, जो हम कहते हैं वो करते हैं, ये भरोसे नहीं, चूक नहीं। मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही थी कि हम पिछली बार से बेहतर परफॉर्म करेंगे। कई बार सरकार बनाने का संकट होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि परफॉर्मेंस बेहतरीन है। सनातन की सामर्थ्य भारतीय संस्कृति की सामर्थ्य, और हम जो काम करते हैं उसके पीछे हमारा विचार होता है। इसलिए इसको इस दृष्टि से देखे बगैर कि हम चुनाव की राजनीति पर पर्दे पर उसको रखें, तो सर्वोच्च विचार हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके आधार पर हम विकास का मॉडल। जनता जनार्दन सभी को मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि पूर्ण विश्वास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जताया। भाजपा की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, और मध्य प्रदेश में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता शिवराज सिंह जी का नेतृत्व, जनहितैषी जो नीतियां उन्होंने क्रियान्वयन की हैं, उसी का फल है कि आज मध्य प्रदेश का एक एक जन जनार्दन असीम बहुमत के साथ, मैंने भी जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा आज भाजपा के पक्ष में आया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। दावों और एग्जिट पोल के आंकड़ों पे कांग्रेस सवाल उठा रही थी, आपके लिए भी कल दिग्विजय सिंह ने कुछ कल टिप्पणी की थी, उसे कैसे? दिग्विजय सिंह जी की हर बद्दुआ का स्वागत मैं करता हूँ और अपने दिल से राजा साहब को मैं दिल की गहराइयों से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं अपने दिल में कभी भी गलत भाव किसी के प्रति नहीं रखता। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो तो लड्डू खरीद रहे थे, कल पोस्टर बधाई के लग गए थे। हम लोग बड़े चुपचाप से अपना काम कर रहे थे, क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और जनता ने अपना निर्णय साफ कर दिया है। और जो लोग कद की बात कर रहे थे, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने उनको अपना कद दिखा दिया है। बाकी 3 राज्यों के परिणाम को कैसे देखते हैं? उसमें भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आई है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देश की 140 करोड़ जनता के लिए गौरव का विषय है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयां छू रहा है। क्या विनिंग एमएलएस के लिए कोई डायरेक्शन है? पार्टी की तरफ से उन्हें बुलाया गया है? क्या विधायक दल ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी तय करेंगे। मैं भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता हूं, जो भी वो दोनों तय करेंगे उसी के तहत हम लोग कार्य करेंगे। राज्य में आपकी भूमिका, आपके राज्य में क्या होगी? मेरी भूमिका सदैव राज्य में एक जनसेवक की रही है। 2002 से जब से जनसेवा का पथ मैंने अपनाया है, जरूर आशा अभिलाषा मेरी है, वो आशा अभिलाषा है विकास की और प्रगति की, और उसके लिए
पूर्ण रूप से प्रयासरत मैं पिछले 20 साल से रहा हूं और जिंदगी के आखिरी सांस तक जरूर रहूंगा। कौन सी चीज ऐसी है जिसकी सबसे ज्यादा आपको फायदा हुआ और कांग्रेस को उसका नुकसान हुआ? किसी पार्टी का नाफा नुकसान की बात नहीं है, ये साफ साफ बात है प्रजातंत्र में कि जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ है, जो पार्टी जमीन से जुड़ी हुई है, जो पार्टी जमीन के लिए कार्य करती है, वही पार्टी को जनता का आशीर्वाद प्रदान होता है। और शिवराज सिंह जी की जो नीतियां मध्य प्रदेश में रही हैं, जनता के कल्याण की नीतियां रही हैं, उसका पूर्ण लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। केंद्र में हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो हम लोग ने कदम उठाए हैं, उसी का प्रतिफल है ये त्रिमूर्ति जो हमारे पास केंद्र में है, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और नड्डा साहब का। केंद्र का त्रिमूर्ति, मध्य प्रदेश में एक एक भाजपा का कार्यकर्ता शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में, उसी का फल है कि आज पूर्ण परिणाम हमारे पक्ष में आया है। बहुत बड़ा असर। लाडली बहना मैं कहूंगा कि पूर्ण रूप से गेम चेंजर है और इसका पूर्ण श्रेय अगर एक व्यक्ति को जाता है तो वो केवल शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है। इस मध्य प्रदेश को इन श्रीमान बंटाड़ हर नहीं तो दुरावस्था के दौर में लेकर के गए थे, कौन नहीं जानता है। तो ऐसे झूठे छल कपटी लोगों को मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया। आप लोगों का जो आकलन था और जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे वो दिखाई देने लगे। कल कमलनाथ का बयान, उन्होंने कहा कि हमें कोई चिंता नहीं, हम जीत रहे हैं। तो आज आ जाएंगे, परिणाम आ ही रहे हैं, सामने दिखाई दे रहा है। क्या कुछ चेहरा, क्या आप लोगों ने कुछ? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करता है किसे क्या काम देना है। लेकिन अब अगर आप जीत की, मैं वही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में, इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, माननीय अमित शाह जी है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि किसे क्या काम देना है। कोई विधायकों को लेकर निर्देश है कि जो जीत रहे हैं वो उन्हें भोपाल। भारतीय जनता पार्टी कोई डरती थोड़ी है जो हम बुला करके और बिठा लें। हमारा कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में उतरा है, कमिटेड कार्यकर्ता होता है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक, जीता हुआ कार्यकर्ता या हर कार्यकर्ता विचार के लिए काम करता है। एक सवाल मेरा, कांग्रेस के राहत शिविरों में जो हमें जनता का समर्थन मिला था, वो जनता ने आगे जो हमने गारंटी योजनाएं दी, उन गारंटी योजनाओं पर जनता ने विश्वास व्यक्त करा। ये शुरुआती रुझान हमें बताते हैं और हमें विश्वास है ये शुरुआती रुझान ही नहीं, आप अंतिम परिणाम जब तक देखेंगे, जब तक इसी प्रकार कांग्रेस की बढ़त बनती रहेगी। भाजपा कह रही है कि वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि उसको बहुमत मिल रहा है। देखिए, भाजपा क्या कह रही है इसके ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगा, पर मैं ये कहता हूं कि जनता विकास की राजनीति करती है, शांति चाहती है, सुशासन चाहती है और राहत चाहती है। राहत महंगाई से चाहती है, युवा रोजगार चाहता है, बेरोजगार जो युवा है वो रोजगार चाहते हैं। और इन्हीं सब बातों को लेकर हम गए, जो हमारी 7 गारंटियां थी, उन गारंटियों के ऊपर जनता ने विश्वास व्यक्त किया, मुझे लगता है। और ये मतदान के दिन भी हमें दिख रहा था और आज भी हमें दिख रहा है। अभी शुरुआती रुझान आए, परिणाम जब तक आएंगे, जब आपके सामने होंगे। सेंट्रल वॉर रूम में आप हैं, क्या रणनीति होगी यहाँ की, कैसे देखेंगे सब? देखिए, सेंट्रल वार रूम में ये था कि आप मतदाता जो है वो मतदान करे। पहले हमने इस पे काम करा, आज परिणाम होंगे, परिणाम के बाद में बड़े नेताओं का काम होगा, जिसके अंदर कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से लगाए गए पर्यवेक्षक, सीनियर लीडर्स हमारे बीच में आएंगे, विधायक दल की मीटिंग भी होंगी और वार रूम के कार्यकर्ता भी एक निश्चित उसके अंदर सहयोगात्मक में भूमिका निभाएंगे। और सरकार जो है, जो शुरुआती रुझान में दिख रहे हैं, तो निश्चित है कि राजस्थान के अंदर जो जनता की रिवाज बदलने जा रही है, उसकी एक नई शुरुआत होगी। और सोशल वेलफेयर स्टेट का जो मॉडल राजस्थान ने रखा था, मुझे लगता है जनता ने उस पर विश्वास व्यक्त करा। ये शुरुआती रुझान में बताते हैं और ये देश के लिए एक नई नजीर होगी। कौन कौन नेता प्रस्तावित हैं, क्योंकि कल रात में भी बहुत देर रात तक मीटिंग चलती रही, सीएम साहब भी यहाँ पे थे, तो आज कौन कौन आने की उम्मीद है? कि रात को मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय प्रभारी जी और सीनियर लीडर्स ने प्रत्याशियों से बात करी। और आज हमारे जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक है, वो शीघ्र ही हमारे बीच में आएंगे और आके फिर आगे की जो प्रक्रिया होंगी वो करना शुरू करेंगे। ये डाल पर हम बड़े आराम से सर, बीजेपी के बड़े लीडर्स मध्य प्रदेश आ गए हैं। वो आ गए हैं, बड़े लीडर्स का तो वोट चलता नहीं भाई, वोट तो पब्लिक का चलता है। सर, सरकार बन रही है, आप लोग क्या करिएगा? बहुत पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ रहे हैं, क्या उम्मीद रखते हैं सर? और हम सुनिश्चित ये जो 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, हम तीनों में जीतेंगे। 12 बजे तक सब रुझान साफ हो जाएंगे और चुनाव के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। तेलंगाना से क्या उम्मीद है? तेलंगाना में हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरी अपेक्षा है 10 के लगभग सीटें वहां पे जीतेंगे।
अभी कांग्रेस आगे चल रही है तकरीबन वो कांग्रेस और बीआरएस का मामला, परंतु हम लोग लगभग 10 सीटें वहां पे जीतेंगे। डीके उसको बचाने के लिए वहां पे अपने दल बल के साथ देखिए, अब ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब डीके शिव कुमार की एक रेपुटेशन है इस सब मामलों में, और वह शायद इसलिए बुलाया गया क्योंकि पहले भी वह ये सब करते रहे हैं। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि जनता भी क्या करती है, हॉर्स ट्रेडिंग करती है और भी तमाम जो इशू हैं, इससे अब जनता को समस्याओं का समाधान मिलेगा। जीतू पटवारी जी को ये सोचना चाहिए कि जनता जो अंतगतवा आपको मैंडेट देती है वही फाइनल होता है। पंजाब वह हार कर आए थे, राजस्थान हारने जा रहे हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट वहां पर रेड किया। कनीमोजी कह रही हैं कि अब जो पहले अपोजिशन के लीडर्स पे रेड कर रहे थे, अब उनके यहाँ रेड पर गए। देखिए, ये दिखता है कि क्या शरारत हो रही है वहां पर और किस प्रकार से ईडी को बदनाम करने के लिए सब किया जा रहा है। अपेक्षा करता हूं कि केंद्र सरकार इस पर चिंता करेगी और जो ऑफिसर्स ईडी के काम करते हैं ईमानदारी से, उनकी सुरक्षा की भी चिंता करेगी। हमें पूरा यकीन है कि 3 राज्यों में हमारी सरकार बन रही है और हम बहुत ही अच्छी बढ़त देखेंगे। एक बड़े फोर्स के तौर पर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी उभरेगी। लेकिन जहां तक बात है राजस्थान की, मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की, हमें लगता है हमारा प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहेगा और बहुत ही अच्छी और स्पष्ट जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। कमल ही खिलेगा वहां पे इन तीनों राज्यों में। जबकि राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी वो कह रहे हैं कि हमें इस बार बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं है, हम अकेले ही सरकार बनाएंगे और हमारे ईमानदार सारे विधायक इस बार चुनाव। अरे अशोक गहलोत जी ने तो पहले ही हाथ डाल दिए हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं और कह रहे हैं साफ तौर से कि भाई हम तो हारने की कगार पर हैं। और वो कह रहे हैं कि देखिए, धर्म का कार्ड अगर खेला नहीं होगा तब हम जीतेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं वो मान रहे हैं कि उनकी हार है। मध्य प्रदेश में जिस तरह के एग्जिट पोल आए थे उसको दिग्विजय सिंह भी नकार रहे, सब लोग नकार रहे हैं और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं हमारे पास अब सिंधिया नहीं है, इसलिए हमारे पास धोखेबाज कोई नहीं है। धोखेबाजी की बात अगर कांग्रेस पार्टी करे तो थोड़ी हंसी आती है, लेकिन आप सोचिए जरा, 18 साल बाद भी जो शानदार प्रदर्शन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह की मेहनत की है शिवराज जी ने घर घर जाकर, और जिस तरह का विश्वास है लोगों को उनके नेतृत्व में, और जिस तरह का काम हुआ है, पूरे मध्य प्रदेश की जो शक्ल और सूरत बदली है, तस्वीर बदल गई है वहां पे। जाहिर सी बात है लोग फिर से विकास को, शिवराज जी को, भारतीय जनता पार्टी के काम को एक बार फिर से मोहर लगाएंगे। इस बात का मुझे पूरा यकीन है। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी में अभी सेलिब्रेशन शुरू हो गया, काउंटिंग शुरू होने से पहले लड्डू बनने और ये सब हो गया। देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है कि उन्होंने बहुत जल्दी से ही ढोल बजाने शुरू कर दिए हैं। अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए और सबको इंतजार करना चाहिए। जो भी हार होगी, जो भी जिसकी जीत होगी, हम उसको मुकाबला करेंगे और उसको हम समझेंगे। लेकिन पहले ही से ढोल बजाना शुरू कर देना और नगाड़े लेकर नाचना शुरू करना, मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी है। बढ़िया है सर, बढ़िया। सर, शुरुआती रुझान सामने आ गए हैं, फिर मतपेटी खुलने वालों बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक मामला है, वहीं तेलंगाना में आप अभी खाता खोलना बाकी है। मैंने सदैव आप लोगों से कहा था कि जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं, जो गरीब उत्थान की योजनाएं, सेवा और सुशासन की जो हमारी सरकार है, जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। कल कई कहानियां मैंने सुनी कि लड्डू कोई एकत्रित कर रहे थे, कोई शाबाशी की बैनर्स पोस्टर्स लगवा रहे थे, और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतजार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतजार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ओल्ड पेंशन भी नहीं चला सर, लाडली बहना का कमाल कहेंगे। अब मैंने आपको सदैव कहा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं, संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह है? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के
आधार पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत और हृदय का संबंध, सुशासन की सरकार, यही कारण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिग्विजय सिंह 2 दिन से आपको अटैक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि हमारे पास इंडिया जैसे नहीं है, हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी, हॉस्टेडिंग नहीं होगी। उनके हर एक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं और दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से, अपने दिल की गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। ठीक है कि कई दिनों से हजारों कार्यकर्ता रात दिन पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए काम कर रहे थे। इस जीत का आधार वही है और मैं सोचता हूं अभी शुरुआती बढ़त है, ये बढ़त और बढ़ती जाएगी। देखिए, सरकार इस लाल डायरी में इस सरकार का हर एक काला चिट्ठा है और इस 5 साल में इन्होंने जो काले कारनामे किए हैं, इन्होंने जो जनता को लूटा है, इन्होंने जो जनता के प्रति वादा खिलाफी की है, ठगी की है, जालसाजी की है, उसका परिणाम है कि जनता ने आज इनकी विदाई तय कर दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इसमें शक कौन सी बात, आजकल की राजनीति ऐसे ही चलती है। तो वो तो टच में आ गए, माहिर है वो लोग, वो कभी कभी हमारे ले जाते हैं, कभी उनके आ जाते हैं। लेकिन उनके आप लोगों को डर भी था क्या, क्योंकि कई ऑब्जर्वर्स यहाँ आ गए हैं, डीके शिवकुमार आए थे, ऑब्जर्वर्स बनाए गए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर वो भी हैदराबाद में आ गए, तो क्या आपको अपने एमएलए का डर था कि नहीं, हमारे कोई एमएलए पे कोई शक नहीं है, हमारे पूरे उनके ऊपर हमारा भरोसा है और उनको हम पे भरोसा है, इस ऐसी कोई बात नहीं। मगर हाँ, हमारे ऑब्जर्वर्स, हमारे तौर तरीके यही है, एक इलेक्शन होते ही क्योंकि एमएलए से चर्चा करना है, बातचीत करना है, हमें तय करना है कि सीएम कौन होगा, ये रिपोर्ट तैयार करना है, हमारे लोग आएंगे। ये अफसोस की बात है कि डीके शिवकुमार जी को देखते ही आप लोग ये सोचते हैं कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। जैसे तेलंगाना का जीत होगा, मैं डीके शिवकुमार जी से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबको, मीडिया को और जितने भी लोगों को, हम आपको रिजॉर्ट पे लेके जाएंगे और आपको 1-2 दिन का आराम देंगे और आप हमारे साथ खुशी मनाएंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा? मगर आपकी जो नंबर्स आते नंबर्स देखो जी, आज सीएम जो भी होगा, आप जानते हैं कांग्रेस की एक पद्धति है, इसीलिए तो डीके शिवकुमार जी और सब आए हैं और हमारे सारे ऑब्जर्वर्स हैं कि एमएलए से बात करेंगे, एमएलए फैसला करेगा, ये उनकी हक बनती है। तो मैं यहाँ बैठ के जो चीज बन के मैं कुछ बोलूं, ये गलत है, ये उनकी अधिकार है, वो फैसला करेंगे कि कौन चाहते हैं, क्योंकि और आगे जाकर 5 साल सफर मिलके करना पड़ेगा। दूसरा सवाल है, 4 राज्यों की जो नतीजे आ रहे हैं जी, कांग्रेस की बात करें, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ गई, लेकिन वही मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को शक्ति दिख रही है, बीजेपी वहां आ गई। नहीं जी, अभी तो आप सुबह की बात बोल रहे हैं ना, देखिए वो उनकी गढ़ के रिजल्ट्स आ जाते होंगे, हमारे अपने गढ़ भी है और ऐसी बात नहीं कि हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो मैं अशोक गहलोत जी को कम अंदाज कभी नहीं करूंगी। और वहां भी मध्य प्रदेश में जो मेहनत कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी मिलके करे हैं और जो वर्कर्स की जोश है, मैं नहीं सोचती हूँ कि वहाँ कोई नुकसान होने वाली है। और बहन जिन्हें कांग्रेस झूठ बोल करके वोट बैंक मानती रही, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 64 लाख प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत 3 करोड़ 62 लाख, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व की लाडली बहना योजना 1 करोड़ 31 लाख, लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किसानों को सम्मान निधि, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मंत्र को आज मध्य प्रदेश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। ये ऐतिहासिक है और 51% वोट शेयर लाना माननीय अमित शाह जी की कुशल संगठनात्मक रणनीति जो मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने हमें टास्क दिया, हम उसको पूरा करने का प्रयास आज कर रहे हैं। के गंभीर आरोप लगा रहे दिग्विजय सिंह को, कमलनाथ का हॉर्स ट्रेडिंग। मिस्टर दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश का बंटाढार किया था और अब कांग्रेस का ही बंटाढार कर दिया, लेकिन उनका कहना, और कमलनाथ ने छल कपट की राजनीति की, झूठ बोला, जनता ने दिखा दिया, एक करप्शन नाथ मध्य प्रदेश के अंदर बन गए। ओपीएस भी एक मुद्दा होगा सर? कोई मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। हॉर्स ट्रेडिंग के जो आरोप लगे उसको लेकर, अरे 24 घंटे झूठ बोलते हैं, अपना घर संभलता नहीं है, दूसरों पर आरोप लगाते हैं। मैंने हकीकत पर वोट किया। मध्य प्रदेश में भी आगे चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में 2/3 बहुमत के साथ चाहती है कि कैलाश जी सीएम बने, हमारी भी यही इच्छा है। अरे बोलना कहाँ गया?
चुनाव मुखर होकर के कांग्रेस पार्टी को सत्ता से निकाल करके फेंकने के लिए लड़ा था। तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए, झांसे दिए गए, लेकिन राजस्थान की जनता स्वाभिमानी जनता है और उन्होंने ये मानस बना लिया था, तय कर लिया था कि महिलाओं का सम्मान की रक्षा न करने पाने वाली इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम दावे खोखले साबित हुए, तमाम वादे खोखले साबित हुए और ये आधारविहीन वादों वाली सरकार को जनता ने नकार दिया। लगता है कि गहलोत साहब की जो गारंटियां थी वो तो जनता ने ही फेल कर दिया, अब मुझे क्या लगना है यार। पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत बीजेपी जिंदाबाद, हवेली तो बीजेपी, कांग्रेस के सारे बिगड़ चल रहे हैं। बीजेपी जिंदाबाद, पूरे राजस्थान में कमल खिल के रहेगा। कमल कमल कमल, कीचड़ बिल्कुल यहाँ से भाग के रहेगा कांग्रेस से। मैं आपसे कह सकता हूं, बस्तर में, सरगुजा में और मध्य छत्तीसगढ़ सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। सर, रूरल और अर्बन पॉकेट्स की बात करें तो कौन से मुद्दे रहे होंगे जो इफेक्ट किए होंगे? देखिए, 5 साल में छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, हर वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया और इसलिए छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों से, चाहे वो बस्तर हो, सरगुजा हो, मध्य छत्तीसगढ़ हो, सभी तरफ से सभी वर्गों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। लेना जरूरी है, उस दिन कांग्रेस कुछ जिंदा हो जाएगी, नहीं तो ये तो अपनी मर्सिया पर भी मिठाई बांटेंगे, बांटने दीजिए इनको। राज, आप यहाँ पे श्रद्धांजलि देने आए थे, कुछ कहेंगे भोपाल के क्रांति के आज भी जब वो 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात याद आती है तो हम कांप उठते हैं। MIC गैस के कारण, गैस के रिसाव के कारण हजारों भाई बहन, जिनमें हमारे छोटे छोटे बच्चे शामिल थे, उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी, असमय काल के गाल में समा गए। भोपाल का वो दृश्य भूलता नहीं है जब सड़कों पर अपनी जान बचाने अपने बच्चों को लेकर भाई और बहन दौड़ रहे थे और वो भयानक दृश्य ऐसा है कि कई मवेशी भैंसें ऐसी थी जिनके पेट फट गए थे। दौड़ते दौड़ते कई लोग गिरे और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चले गए। मैं उन सब भाई बहनों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, लेकिन इस संकल्प के साथ कि फिर कोई शहर भोपाल ना बने। ऐसी गैस ट्रेजेडी फिर ना दोहराई जाए, हमें सबको सोचना पड़ेगा। केवल मध्य प्रदेश और देश की बात नहीं करता, दुनिया को भी, कि भौतिक प्रगति की अंधी चाह में हम प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें कि प्रकृति हमको ही निगल ले। और इसलिए विकास और पर्यावरण में
हमको संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। ये धरती सबके लिए है, मनुष्यों के साथ साथ कीट पतंगे, जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए भी है। तो सबके लिए धरती सुरक्षित बने और आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक भी बनी रहे, ऐसे सारे प्रयास न केवल हमको मध्य प्रदेश में बल्कि देश में और दुनिया में सबको करने पड़ेंगे। अभी दुबई में प्रधानमंत्री जी ने, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने धरती को बचाने के लिए जो आवश्यक कदम उठाने हैं उनका जिक्र किया था। भारत उस रास्ते पर चलेगा। मध्य प्रदेश भी हर संभव प्रयत्न करेगा कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना हो और आगे हम विकास को ऐसा संतुलित करें कि वो विकास हमारे लिए जानलेवा ना बने। मैं एक बार फिर गैस पीड़ित भाई और बहनों के जो नहीं रहे उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। जो हैं उनके कल्याण के काम हम करते रहेंगे और आगे फिर कोई ऐसी ट्रेजेडी ना हो इसके लिए हर संभव प्रबंध करेंगे। सर, जो चुनावी रुझान अभी यहाँ नहीं, चुनावी रुझान शुरुआत में तो कार्यकर्ताओं की संख्या कम होगी। बीजेपी जिंदाबाद, हवेली तो बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी जैसा हमने दावा किया था 150 सीटों से ज़्यादा 2/3 मेजॉरिटी लेकर आएगी मध्य प्रदेश में। वही रुझान दिख रहे हैं राजस्थान में कि 2/3 मेजॉरिटी की तरफ हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं और पहुंचते जा रहे हैं। और तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में हम ऑलरेडी अब लीड ले चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से आगे चल रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम 50-51 सीटें लेकर ज़रूर जीतेंगी भारतीय जनता पार्टी। और तेलंगाना में हंग असेंबली आ गई, इसके भी अनुमान सामने दिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 12-13 सीटों पे अभी लीड कर रही है। मुझे उम्मीद है कि 15 से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आने की संभावना है। और कांग्रेस जो अभी 60 सीटों पे थी, सिमट के वो कम से कम 50 के नीचे आएगी और वो एक हंग असेंबली होगा, ऐसा मुझे अनुमान है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि धोखा नहीं देंगे हमारे साथ, सिंधिया नहीं है जो धोखा दे दे हमारे साथ, लॉयल लोगों की इस बार टिकट देगी। हाँ, तो लोग कहते हैं ना भंटादार, उन्होंने ही भंटादार कर दिया कांग्रेस का। पहले तो सामने दिख भी रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस में उनकी क्या हैसियत है, वो जनता ने दिखा दिया है। राजस्थान में आप बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाने की, देखिए जो भी हमारी लीडरशिप ने जनता के लिए काम किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जनता के लिए समर्पित होकर काम किया है, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है। और बहुत साफ दिख रहा है कि हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी, चाहे वहाँ कोई एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, इसलिए कि हमने बराबर सेवा की है। हाँ, प्रो इनकम्बेंसी है जहाँ जहाँ हमारी सरकार रही है। जहानों में बीजेपी 3 जगह सरकार बनाती है, एक जगह बराबर के बना हुआ है छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, पिछले 5 साल की अगर हम एनालिसिस करें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नेंस के मॉडल को अपनाया है ग्राउंड लेवल पे, और यह पूरी तरह से अपोजिशन के जो जिन जिन प्रदेशों में अपोजिशन आई, उन्होंने अपने प्रॉमिसेस को बिल्कुल
किसी तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया, चाहे कर्नाटक को देख लें, हिमाचल को, तो उसका फ़र्क लोगों को पता चल गया। ये मोदी गारंटी है कि जो एक एक अनाउंसमेंट सरकार करती है उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए दिन रात मेहनत करती है। उसका फ़र्क जनता को समझ में आ गया है। एक तरफ मोदी गारंटी है और एक तरफ अपोजिशन के फॉल्स प्रॉमिसेस हैं, उसका यह परिणाम है जो हमारे सामने आ रहा है। तेलंगाना में बीजेपी बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है। देखिए, जनता का जो भी फैसला होता है वो सिर्फ और उनको हम अपने सिर्फ स्वागत करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि दक्षिण में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का उत्थान हो रहा है, चाहे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और भी तेलंगाना, इसमें एक बदलाव 2024 तक हम देखने को मिलेगा। वहाँ पे और हमें और मेहनत करने की आवश्यकता, वो हम कर ही रहे हैं। अभी नतीजे आने शुरू नहीं हुए थे, रुझानों से पहले ही कांग्रेस कार्यालय पे जिस तरह से लड्डू बंटने शुरू हो गए थे, सेलिब्रेशन शुरू हो गया था, उसको लेकर क्या कहते हैं? मुझे तो लगता है रिजल्ट के बाद वो ईवीएम बेचारे के ऊपर सारा टीकरा फोड़ने का प्रयास करेंगे, उसकी चिंता ज़्यादा है। उन्हें इस चीज़ की देखना चाहिए कि जनता को क्या चाहिए, क्या हम डिलीवर कर रहे हैं और कितने कमिटमेंट के साथ डिलीवर कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस आई, जब से तेलंगाना में बहुत ही अच्छा वेव था और केसीआर जो है लोगों को झूठ बता के सभी समाज में वो कुछ भी काम नहीं किया, तो उसका नतीजा है। और इस बार कांग्रेस के ऊपर बहुत से लोग चाह रहे थे, तो इसके लिए मैं सभी तेलंगाना की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। Sir, there are 3 buses have been arranged in front of the Taj Krishna Hotel. So, are there any plans of taking the MLAs to Bangalore? If that situation comes, means High Command will be decided. District Telangana in charge secretary, all Congress main leader will be decided. So what No, till not decided. After decide, we inform you. ये आ रहे या जो रुझान दिख रहा है उसके जरूर कुछ न कुछ भविष्य के राजनीति के लिए सकारात्मक संदेश मिलेंगे, और ये अभी से रुझानों के क्रम से ही पता लग रहा है। अरे अभी लीड पे सवाल नहीं होता है ना, अभी तो रुझान की बात है, और हमने आपको कह दिया कि अभी रुझान है, नतीजे आने दीजिए, नतीजों से भविष्य की राजनीति के लिए अवश्य ही कुछ सकारात्मक संदेश निकलेगा। सर, इंडिया गठबंधन को एकजुटता दिखानी चाहिए थी सर, अगर वो दिखती तो ठीक। और मोदी जी के मन में भी एमपी है, उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई, और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया, और जो यहाँ योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए, वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहाँ साथ मिला, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उनके साथ टीम जुटी रही, और जैसा भूपेंद्र यादव जी ने, शिव प्रकाश जी ने
अश्विनी वैष्णव जी ने जो मार्गदर्शन किया, उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था, हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। सभी कांटे निकाल दिए, आप कह चुके थे पहले भी, अभी भी आप। मैंने पहले भी कहा कि केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, कन्या विवाह, प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसका ढंग से क्रियान्वयन, उसका प्रभाव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, संपत्ति की खरीद में बहनों को रजिस्ट्री शुल्क में कमी, फिर 35% भर्तियां, ओवरऑल रिजर्वेशन दिया है बेटियों को, बहनों को, और फिर लाडली बहना ने जिंदगी बदली। तो बहनों के मन में एक असीम प्रेम, एक असीम विश्वास पैदा हुआ। अब हम विस्तार से, अभी तो प्रारंभिक रुझान है, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम शानदार बहुमत प्राप्त करेंगे। बाकी चर्चा फिर विस्तार से बात करेंगे। ऐसी मुझे आशा है, लोगों का विश्वास हमारे प्रति है, लेकिन कई बार राजनीतिक समीकरण ऐसे बैठते हैं, उसके हमें कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जनता की सेवा उसी प्रकार से सेवा भाव से हम करेंगे और फिर आने वाले समय में हम सही मायने में विकल्प ही बनकर खड़े होंगे। कांग्रेस नेता है जीतू पटवारी की मर्यादाओं को तार-तार करके जिस तरह का तांडव मचाया, विधायकों की मंडी बनाई, वो देश ने देखा। आखिरकार इन हालातों में जनता ने महंगाई, बेरोजगारी, बीमारियों का दर्द झेला। देखिएगा आप, जिस प्रकार मालूम पड़ रहा है उनको, जनता का विश्वास और समर्थन है, उसकी बेइज्जती करने का काम कर रहे हैं। आज जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया है, समर्पण भाव से काम की है, जो अलंकार वो यूज कर रहे हैं वो अलंकार उन्हीं पे ही निर्धारित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा कार्यकर्ता, नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व किसी के पास भी नहीं है। जब आपकी पनौतियां आपके राज्य में आएंगी तो आपको हरा कर जाएंगे। जी, वही 90 सीट गई है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 75 सीटें जीतेगी। बीजेपी नेताओं को भरोसा है कि भगवा पार्टी सत्ता में वापस आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। छत्तीसगढ़ की क्या बात? ये कुछ भी कहते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने गुणगान करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ की सरकार ने देखा है किस प्रकार से सट्टा बाजार वहां पे चला है, सट्टे से लूटा गया है, जनता को लूटा गया है, गोबर जैसा भ्रष्टाचार तक किया, छोटा भ्रष्टाचार, किस प्रकार से अशांति फैलाने का काम किया है वहां पर। और जनता ने स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ सकते। पहले भी हमने वह शासन किया है, उस शासन के कंपैरिजन में देखा जाए तो बघेल सरकार ने लूटने खसोटने का काम किया है, इसलिए पुनः वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है। वहीं सर, शरद पवार महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की पार्टी में, तो उसको लेकर कहा जा रहा है कि पहले से उन्होंने अपने विचार करके आए थे, ये बात कह रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कोई विचार नहीं किया था। शरद पवार कह रहे हैं कि वो बिना बगावत करके गए थे, हमने जब समर्थन नहीं किया। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे सर? अब तो वो आ गए हमारे साथ में, हमारे विचारों के साथ में चल रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जिसका घर उजड़ता है तो उसको तो दुख और तकलीफ होती है, वो तो दुख और तकलीफों की बातें वो करते हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। आज महाराष्ट्र की सरकार पूरी परिपक्वता से, सेवा भाव से चल रही है और जनता उसको स्वीकार कर रही है। ठीक है सर। शुरुआत में तो कार्यकर्ताओं की संख्या कम होगी। बीजेपी जिंदाबाद, हवेली तो बीजेपी।
कहेंगे? जी गीत गा रहे थे उनके समर्थन में आप? हाँ जी, इसलिए गा रहा हूँ। आज तक जो काम किया किसी मुख्यमंत्री ने किया। पहला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये भारतीय जनता की, ये पूरे मध्य प्रदेश की आवाज है। शिवराज सिंह बार और मध्य प्रदेश की आवाज। शिवराज सिंह चौहान ये मध्य प्रदेश की शान है, ये शिवराज सिंह का जादू है। हाँ, ये हम कहते हैं जब तक शिवराज सिंह है, जब तक ये मध्य प्रदेश की शान रहेगी, भाजपा की शान रहेगी, ये कमल खिलता रहेगा, ये चमन खिलता रहेगा। ये जन जन की आवाज है और शिवराज सिंह चौहान है। हाँ, मैं गीत गा रहा हूँ। उन्होंने विधायक से ही उनका लक्ष्य रहा सेवा भाव का। उन्होंने कन्या को भगवान समझा, गौ माता को माता समझा। और अब कहते हैं विदेशी लोग कि गौ माता क्या होती है, बताइए आप। और हमारे शिवराज सिंह चौहान ने गौ माता को पूजा है, कन्या को पूजा है और सभी धर्म स्थलों पर अपना सर झुकाया है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है, समान सबको दर्जा देते हैं। किसी की ऐसी धर्म पे वो विवेचना नहीं करते, मगर कट्टर हिंदूवादी है शिवराज सिंह चौहान है। ये मध्य प्रदेश की शान है। उन्होंने बचपन से ही ऐसा काम किया। जी, मैं ये गा रहा था जब हमारे भैया विधायक बने, जब से उनका लक्ष्य क्या रहा सेवा भाव का, देखना। अरे हमरे भी शिवराज भैया और तुमरे भी शिवराज, हो गई कृपा नर्मदा मैया, अब तुम राज करो शिवराज। उन पे माँ नर्मदा जी की कृपा है, उनकी माँ सुंदरी की कृपा है, देखना। अरे बने विधायक जब से भैया खूब मिलो सम्मान। अरे कई गरीब की बेटियों से अरे ले लाए कन्यादान की, कन्या दे रही आशीर्वाद, अब तुम राज करो शिवराज। और हमरे भी शिवराज भैया और सबके है शिवराज, हो गई कृपा नर्मदा मैया, अब तुम राज करो शिवराज। और जब हमारे भैया सांसद बने, शुरू से सुना रहा हूँ उनकी कहानी। बने सांसद जब से भैया गौवध बंद कराए, बने सांसद जब से भैया गौवध बंद कराए। अरे कोई कसाई मध्य प्रदेश में अरे गौएं काट ना पाए, ये गौएं दे रही आशीर्वाद, अब तुम राज करो शिवराज। और हमरे भी शिवराज भैया और तुमरे भी शिवराज, हो गई कृपा नर्मदा मैया, अब तुम राज करो शिवराज। बने मुख्यमंत्री जब से भैया विकास की गंगा लाए, भागीरथ बन करके उन्होंने मध्य प्रदेश में विकास की गंगा लाए। और इसलिए तो मध्य प्रदेश से अरे दिल्ली तक छाए ले लाए 5वां वार्ड, अब तुम राज करो शिवराज, अब तुम राज करो शिवराज। अरे हमने तो पक्का सोचा था कि कहूँ कर्म प्रधान विश्वर राखा, जो जस करे तो तत्पल जागा। शिवराज जी के ऐसे कर्म से हमको लगता था कि शिवराज जी जब तक रहेंगे भाजपा सरकार को, उन्होंने ऐसा योगदान दिया, उन्होंने ऐसा कर्म किया है, उनकी ऐसी निष्ठा रही है, गरीबों के प्रति निष्ठा रही है, गरीबों को सुरक्षा दान दिया है बीमारी के लिए, बहनों को सम्मान दिया है। इससे अच्छा क्या हो सकता है। जय भारत, जय हिंद। अभी जो मतगणना हो रही है उसके जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड विजय का शंखनाद हो चुका है। इसलिए सारे भाजपा कार्यकर्ता गुजरात के सभी हैं।
भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही प्रचंड विजय हुई है। इसकी हमें पूरी उम्मीद थी, पूरा विश्वास था कि मध्य प्रदेश के जन जन के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास है वो विश्वास आज के चुनावों में परिलक्षित होता है। आप सब जानते हैं एमपी के मन में मोदी है, मोदी के मन में एमपी है। जिस तरह से प्रदेश में सरकार चली, 18 वर्षों में अच्छा काम हुआ, जितना अच्छा काम माननीय शिवराज जी ने किया, जितना अच्छा काम डबल इंजन की सरकार ने किया, जितना अच्छा काम संगठन ने किया, उसका आशीर्वाद आज मध्य प्रदेश की जनता ने दिया। कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बन गई है, सरकार बनने के रास्ते पे हम चल रहे हैं और स्पष्ट रुझान दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगे है छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी आगे है मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी आगे है राजस्थान में, और तीनों जगह स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से आज के तारीख में बड़ी बड़ी बात करने वाले, ठीक है नतीजा क्या निकलेगा, पर भूपेश जी का नतीजा दिख रहा है कि 2 राउंड में पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जनता ने उनके सारे मंत्रियों को नकारा है, पूरी सरकार को रिजेक्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा आशीर्वाद और समर्थन दिया है। सर, शुरुआती बढ़त आखिर क्या माने कि बीजेपी को जनता क्यों चुन रही है? मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम से, मोदी जी के काम से, 9-9.5 साल की उपलब्धि को लेकर जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने मेहनत किया, प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, गृह मंत्री जी ने समय दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समय हमको दिया, और जनता को मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया, भूपेश की बातों पर भरोसा नहीं किया। ये प्रथम चरण के रुझान में स्पष्ट दिख रहा है और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला और हम जीत की ओर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में आपको सबसे ज्यादा भरोसा, आप सबसे मुखर होकर बोले कि हम जीत रहे हैं, भूपेश पर भरोसा लोगों का कम हो गया, और सबसे बड़ी बात गृह मंत्री ने आप पर भरोसा जताया था। आपको अंडर करंट पता था सर कैसा हो रहा है? अंडर करंट दिख रहा था और इतना बड़ा अंडर करंट होगा इसका एहसास सामान्यतः लोगों को नहीं हो पा रहा था, मगर मैं इस बात को लगातार रिपीट कर रहा था। मेरी बात को लोग भरोसा कितना करते हैं मैं नहीं जानता, मगर मैं मीडिया के माध्यम से रोज बोल रहा था, एक ही बात को रिपीट कर रहा था कि जबरदस्त अंडर करंट है और भूपेश को छत्तीसगढ़ की जनता रिजेक्ट कर चुकी है, उसके चेहरे को हराना चाहती है। सर, आप बैकफुट पे थे एकदम से, क्योंकि आपको क्या लगता है क्या गेम चेंजर रहा जो आप अचानक से जो बिल्कुल बैकफुट पे थे अचानक से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं? तो ऐसी कौन सी गेम चेंजर पॉलिसी थी, किस तरह से इसको मोबिलाइज किया आपने पूरे कैडर को? नहीं, लीड डॉक्टर रमन ने नहीं किया, लीड पूरे सामूहिक नेतृत्व में हमने किया, मैं भी मेहनत किया, मेरी पूरी हम सब ने किया और राष्ट्रीय नेतृत्व ने इतना समय दिया। मगर जैसे ही हमारी घोषणा पत्र जारी किया हमने और वो घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी उसमें लग गया, उसके बाद जनता को 100% भरोसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है और मोदी जी की बात पे। और 15 साल, फिर मैं रिपीट करूंगा, 15 साल जो डेवलपमेंट के काम हमने किया था विकास के, उस काम को भी मुहर लगाया। क्या आपको लगता है कि जो करप्शन था, जो भूपेश बघेल ने जो किया था लगातार एक के बाद एक करप्शन की जो चीजें सामने निकल करके आ रही थी, उसने भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया? बहुत बड़ा मुद्दा था भूपेश बघेल के करप्शन, और लगातार वो शराब की घोटाला हो, कोयला का घोटाला हो, महादेव ऐप का मामला हो, पीएससी में भर्ती में युवकों के साथ छल किया गया वो घोटाला हो, महिलाओं के साथ जिस प्रकार से वादा खिलाफी किया गया वो बातें हैं। इन बातों को लेकर लोग भूपेश के चेहरा को बदलना चाहते थे। एक बात ये सामने आ रही थी कि बीजेपी जो है शहरों में अच्छा करेगी लेकिन गांव में, क्योंकि किसानों तक उनका पेनिट्रेशन इतना अच्छा नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो योजनाएं हैं और जो आपकी बातें हैं वो ग्रामीण इलाकों तक भी पहुँच पाई है? पूरी महिलाओं ने और युवकों ने जम के वोट दिया और किसानों ने भी समर्थन। मुख्यमंत्री बनेंगे, ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी जिसको भी जवाबदारी देगी। हम लोग एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, जब जैसी जो जवाबदारी दी गई उसका पालन किया, आगे जैसे पार्टी का निर्देश होगा और जिसको भी जवाबदारी दी जाएगी सब मिलके उसको छत्तीसगढ़ में एक बेहतर सरकार बनाने का काम। आप बार ये जिम्मेवारी संभालने के लिए तैयार हैं?
मैं कहता हूँ ना, पार्टी मुझे हमेशा, मैंने कभी मांगा नहीं है। पार्टी जब जब जो जवाबदारी दी है उसका क्रियान्वयन मैं करता रहा हूँ। आगे क्या जवाबदारी देगी पार्टी के नेता तय करेंगे। ये 9 मंत्री पीछे चल रहे हैं अभी, ये पूरी सरकार पीछे चल रही है। जब मुख्यमंत्री 2 राउंड में पीछे हो गया, इसका मतलब ये बता दिया कि जनमत उनके खिलाफ। दावे कर रहे थे, कई तरह के दावे थे। 75 पार तो आपने अभी भी कहा है। 75 की बात कर रहे थे। और मैं कल भी आपको कहा था, मैंने आंकड़े भी बताए थे कि कांग्रेस कहाँ तक जाएगी, और वो 40 भी क्रॉस नहीं कर पाई। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्पष्ट रुझान है, और ये वोटों में जनता की आक्रोश परिलक्षित हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी जो आज रुझान दिख रहा है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ के सरकार बनाने में सफल होगी। राजस्थान में भी काफी बढ़त दिख रही है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मुद्दे स्पष्ट रूप से 3 मुद्दों पे हमने बात किया था। कांग्रेस के वादे खिलाफी जन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन नहीं कर पाए, पहला सबसे बड़ा मुद्दा था। भूपेश का भ्रष्टाचार दूसरा बड़ा मुद्दा था। और तीसरा बड़ा मुद्दा था विकास के सारे काम ठप पड़ गए थे। इन 3 मुद्दों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया, मोदी जी की गारंटी एक सबसे बड़ा विश्वास था। सर, महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा है। क्या लीकर बैन का जो मुद्दा था, जो प्रॉमिस किए थे, वो महिलाओं के 12,000 रुपया मासिक देने की योजना, और महिलाओं को सम्मान के साथ 500 रुपया गैस सिलेंडर में देने की बात, और 18 लाख आवास देने की बात, इन मुद्दों को लेकर उनके अंदर बात आई। देखिए, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये स्पष्ट हो गया है। और भारतीय राजनीति में हिमालय की चोटी अगर कोई है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, एक तरफ हिमालय की चोटी और दूसरी तरफ कांग्रेस की नीयत है खोटी, इसीलिए उन्हें नकारा जा रहा है। एक बड़ा संदेश और जा रहा है, वो बड़ा संदेश ये है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जोड़ने की राजनीति करते हैं। अभी उन्होंने एक बात कही थी कि देश में सबसे बड़ी जाति जिसका सशक्तिकरण करना है वो है महिला, युवा, किसान और गरीब। और दूसरी तरफ नकारात्मक कांग्रेस जो देश को बांटने का काम करती है, उनके लिए भी एक करारा जवाब है। और इतना ही कहूँगा, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। धन्यवाद। को 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है, और पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से हमने संपर्क प्रभाव से काम किया है, देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, तो मोदी जी के इन कामों पर ये मोहर लगी है। और कांग्रेस का जो ये कांग्रेस परिवार है, ये कांग्रेस में भी और पूरी राजनीति में पनौती है। जो पनौती की बात करते हैं, ये असली पनौती है। ये जहाँ भी जाते हैं बंटा ढाल करने का काम करते हैं। आप मध्य प्रदेश के अंदर लगातार हम शासन कर रहे हैं, किस प्रकार से उस पर मोहर लगाने का काम किया है। और छत्तीसगढ़ राजस्थान की हालत आप देख रहे हैं, ये 2 जगह शासन कर रहे थे। वहाँ पर लूट खसोट इस प्रकार की थी कि अगर कड़े नहीं निकल रहे तो पैर काट के लूट लो। 5 साल की बच्चों के साथ बलात्कार, दिव्यांग बच्चों के साथ में बलात्कार, घोटाला, गोबर घोटाला, कभी सुना है? कभी गोबर में घोटाला हो सकता है। ये घोटालों की सीमाओं को पार कर काम करने वालों की वजह से ही जो इनका नेतृत्व है, जो भ्रष्टाचारी नेतृत्व है, जो मान पे छूटा हुआ, उसी का परिणाम दिखाई दे रहा है। जबकि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है, तो क्या ईवीएम को भी लेकर के बातचीत होगी? लेकिन ईवीएम की मिठाई बच जाएगी अब की बार, क्योंकि अभी पूर्व में ही कर्नाटक और हिमाचल में जीत कर आए हैं, तो ईवीएम को इतनी जल्दी नहीं बोल सकते। लेकिन थोड़ा टाइम बीत जाता, हो सकता है ईवीएम को ही बोलना शुरू कर दो। फिर भी कुछ ना लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन तेलंगाना में जीत कर आ रहे हैं, हो सकता है ना भी बोलें ये लोग, क्योंकि ये मौका प्रस्त लोग हैं, मौके के हिसाब से बयान बदलने वाले लोग हैं। तो इसलिए मुझे लगता है ईवीएम को ये नहीं बोलेंगे। और तेलंगाना में वहाँ की सरकार का विकल्प चाहिए था, और विकल्प के रूप में हम जो परफॉर्मेंस है पहले से अच्छी कर पाए, नहीं निकल पाए होंगे। लेकिन कांग्रेस को भी वहाँ की जनता स्वीकार ज़्यादा दिन नहीं करेंगे। जिस तरह से क्या लाडली योजना मध्य प्रदेश में काम किया, जिस तरह से वहाँ परिणाम आए, इतने पूर्ण बहुमत से भी बहुत ज़्यादा। हाँ, ये काम को स्वीकार है, काम किया है, जमीन पे लाकर दिखाया है, लोगों को लाभ मिला है, उसकी गारंटी है, वो उसके हिसाब से चल रहा है सारा। तो इसलिए हमारे जो काम है उन कामों पे मोहर लगाई जनता ने। रुझानों में
जिस तरह से रुझानों में बीजेपी बम्पर जीत के साथ मध्य प्रदेश में वापसी कर रही है और राजस्थान में सरकार बना ही रही है, इसको लेकर देखिए, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये स्पष्ट हो गया है। और भारतीय राजनीति में हिमालय की चोटी अगर कोई है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, एक तरफ हिमालय की चोटी और दूसरी तरफ कांग्रेस की नीयत है खोटी, इसीलिए उन्हें नकारा जा रहा है। एक बड़ा संदेश और जा रहा है, वो बड़ा संदेश ये है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जोड़ने की राजनीति करते हैं। अभी उन्होंने एक बात कही थी कि देश में सबसे बड़ी जाति जिसका सशक्तिकरण करना है वो है महिला, युवा, किसान और गरीब। और दूसरी तरफ नकारात्मक कांग्रेस जो देश को बांटने का काम करती है, उनके लिए भी एक करारा जवाब है। और इतना ही कहूँगा, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में।
भारतीय जनता पार्टी के जीत के लिए सिर्फ मैं नहीं बजा रहा, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पूरी जनता खुश है। लाडली बहना, किसान, सबकी जीत है ये सत्य की विजय हुई है। आपने देखा होगा कांग्रेस ने झूठ पे झूठ परोसा और आज सच्चाई सामने है और गधे के सिर से सींग गायब हो गया है। आपका नाम क्या है? संदीप रघुवंशी, छिंदवाड़ा से हूँ। कमलनाथ भी हार रहे हैं चुनाव, आप लिख लो। वापिस कलकत्ता की टिकट कटवा रहे हैं हम उनकी। छिंदवाड़ा में पूरी सीटें कांग्रेस हार रही है। कांग्रेस का वही हाल होना है जो केजरीवाल का हुआ था। 150 पार आप लोग जा रहे हो, पिछले अगर ये नतीजा नहीं है, ये जन सैलाब आ गया है। जन सैलाब उमड़ गया है भारतीय जनता पार्टी से गले मिलने के लिए। कांग्रेसी भी लालची नजर से देख रहे हैं। हम तो आमंत्रित करते हैं नकुलनाथ को, कमलनाथ को, दिग्विजय सिंह को, सब लोग आकर कांग्रेस की सदस्यता ले और लोकसभा हम उनको मौका देंगे। हिंदुत्व का एजेंडे का आरोप लगाया कांग्रेस ने। हिंदुत्व का एजेंडा, राम मंदिर बन रहा है 22 जनवरी को। कमलनाथ जी कड़कनाथ हैं और उनको बोलना है कि छिंदवाड़ा से कलकत्ता की टिकट। 24 में अब की बार 400 पार। गोपी सोलंकी चौक मंडल, भोपाल जिला। बहुत बड़ी जीत। तीनों राज्यों में हमारी सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। भारतीय जनता पार्टी को, हमारे मामा जी को, लाडली बहना ने हमको 50% वोट डाला। मैं भोपाल से हूँ, प्रदेश कार्यालय में छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, यहाँ पर कार्यरत रहता हूँ। 10 वर्षों से सेवा दे रहा हूँ और मैं 180 तक हम पहुँचेंगे। यहाँ पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी 180 से जीतेगी। बाकी राज्यों में भी आप लोगों को पूरा मतलब राजस्थान भी हम जीतेंगे, छिंदवाड़ा, यहाँ पे सब मतलब तीनों। बहुत उत्साह है और यहाँ पर हमारे मोदी जी का भी बहुत अच्छा काम है। डबल इंजन सरकार, स्वराज जी का काम है, लाडली बहना का काम है। और पुरंदर भी कह रहे हैं कि जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है, जिसके गले में गंगा सी तिहार चंचल, स्वर्ग सा जहाँ वह देश कौन सा है। राज्य की परफॉर्मेंस रही, काम हुआ है, उसके आज परिणाम सबके सामने है। संगठन ने जो काम किया उसके परिणाम सबके सामने है। बहुत अच्छी जीत है। मध्य प्रदेश की जनता को एक सबको बधाई। सर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लीड मिल रही है सबको।
रुझान है, क्या कहना है आपका? देखो, ये निश्चित रूप से मैं पहले तो राजस्थान की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सांगानेर की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, महिला अपराध, युवाओं के साथ धोखा, पेपर लीक, इन सारे विषयों को लेकर के कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का जनता ने जो मन बनाया, वो ऐसा मन बनाया कि इस कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम किया। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कि जो कहते हैं वो करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के जनता ने उनको पूरी तरह से आगे आकर के बीजेपी को जिताया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपको लगता है जो परिणाम आएंगे वो 150 के पार जाएंगे? मैं बिल्कुल 150 को छूने वाले हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि ये परिणाम 150 को छूने वाले हैं, 150 तक हम पहुंचेंगे, क्योंकि अभी धीरे धीरे आप देख रहे हो जिस तरह से तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है, और हमारे लोग जो थे सभी एक एक करके आप देख रहे हैं कि परिणाम हमारी तरफ आ रहा है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम 150 तक पहुंचने वाले हैं। मैं आपसे कह सकता हूं, बस्तर में, सरगुजा में और मध्य छत्तीसगढ़ सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और जनता से जो वादे की हैं, गरीब के द्वार तक सड़क, पीने का पानी, सीवेज समस्या का समाधान, स्ट्रीट लाइट, उसके बेटा बेटियों का भविष्य उज्जवल हो, इस दिशा में प्रयत्न, ये जो वादे हैं, इन वादों को लेकर जब मैदान में जाते हैं तो मोदी जी और शिवराज जी के का जो पुण्याई है और जो उनका परिश्रम है और देश की जनता के प्रति उनका भरोसा और विश्वास है, और जनता का भरोसा और विश्वास मोदी जी और शिवराज जी के प्रति है, तो उसके ऐसे ही परिणाम आते हैं। लाडली बहना का चौतरफा चमत्कार है, चौतरफा चमत्कार है। आप देखना, चौतरफा चमत्कार है। बहनों का सम्मान, और बहन है मैदान में, और झाड़ू ऐसा लगाइए सुबह सुबह बहनों ने कि पूरी कांग्रेस का कचरा साफ हो रहा है, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और छत्तीसगढ़ से। देखिए, चुनाव परिणाम अब क्रमशः उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां स्थिति अंतिम निर्णयात्मक तस्वीर को दिखाती जा रही है, और तस्वीर ये उभर के सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में शानदार विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में हो सकता है कि हम कीर्तिमान या प्रचंड बहुमत बनाने की स्थिति में आ जाएं, तो मैं कह सकता हूं, नाउ दिस शोज दैट द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री इज बिकमिंग मोडिफाइड
MODI-FIED। क्यों? मोदी जी ने ईमानदारी से, निष्ठा से विकास, जन कल्याण, सुरक्षा और राष्ट्रीय गौरव के लिए जो काम किया है, सांस्कृतिक गौरव के लिए, उसमें विश्वास है। और विपक्षी दलों का, कांग्रेस का नहीं कि ऐन वक्त पे जब चुनाव आया तो आपने घबराहट में, बौखलाहट में, प्रेशर में ये वादा कर दिया, वो वादा कर दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कभी जात का कार्ड, कभी तुष्टीकरण का कार्ड, वो सब फेल है। मेरा मानना है अब ये स्पष्ट हो गया है कि इस देश में गारंटी एक ही है, मोदी की गारंटी, और बाकी सब ढपोर शंख है। सर, इलेक्शन कमीशन का ट्रेंड जो आ रहे हैं उसमें 3-1 होता हुआ दिख रहा है। मैं वही कह रहा हूं, अंतिम परिणाम आने दीजिए। हम निर्णायक प्रभावी जनादेश प्राप्त करने वाले हैं, प्रचंड बहुमत इन तीनों राज्यों में, और प्रभावी स्थिति हमारी इस बार उपस्थिति दर्ज होगी तेलंगाना में। तेलंगाना में क्या कमी रहेगी? देखिए, हमने गुरु तुम सब आगे रही धर 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 अपा धर
चुनाव लड़ा है, अंतिम परिणाम आने दीजिए। हमें लगता है कि मत प्रतिशत में हमने कई गुने की बढ़ोतरी की होगी। कभी कभी होता है, हम प्रयास करते हैं लंबी छलांग मारने के लिए, पहली बार में सफलता नहीं मिलती। 1991 में भी आपको याद हो, हमने लोकसभा चुनाव में कहा था सरकार बनाने का दावा, 120 पे रुक गए थे। अगली बार हम 160 पे आए, फिर बहुमत में हमारा गठबंधन आया, मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत है हमारा। तो इसलिए हमने प्रयास किया है और वहां भी हम प्रभावी उपस्थिति दर्ज करने में सफल हुए। हो रहा है, इसलिए मोदी की गारंटी को लोगों ने चुना है और कांग्रेस की नौटंकी को नकार दिया है। जी, आप राजस्थान में पर्सनली रहे हैं, आपका काफी पार्टिसिपेशन रहा है ऑन अ ग्राउंड लेवल ऑल्सो। क्या लगता है, व्हाट आर द रीजंस कि देयर इज अ चेंज इन द मूड इन द पब्लिक ऑफ राजस्थान? देखिए, पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने लूट, झूठ और फूट की सरकार चलाई थी और कोई ऐसा वर्ग नहीं था, कोई ऐसी जनता के बीच में ऐसी कमी नहीं छोड़ी थी जिसमें जनता को निराश ना किया हो। उन्होंने किसानों को धोखा दिया, किसानों को कहा था, वादा किया था कि हम कर्ज माफी करेंगे, 19,500 किसानों की जमीन नीलाम हो गई। महिलाओं को सुरक्षा का वादा किया था, परंतु महिलाओं के उत्पीड़न दिया और महिलाओं के दृष्टि से बलात्कार से नंबर 1 बन गया राजस्थान। जिस प्रकार से युवाओं को वादा किया था बेरोजगारी भत्ते का, परंतु पेपर लीक में राजस्थान नंबर 1 रहा, बेरोजगारी में 20% से ऊपर बेरोजगारी रही। तो हर वर्ग को धोखा देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और इसीलिए कांग्रेस की इस नकली और फर्जी गारंटी को लोगों ने रिजेक्ट किया है और मोदी जी की गारंटी को लोगों ने अपनाया है। ये एक तमाचा उन लोगों के मुंह पर भी है जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति में गला काट कट्टरता को खुला मंच दिया हुआ था। राजस्थान में कहीं पर पीएफआई का खुला मार्च चलता था, कहीं पर गले कटते थे दिन दहाड़े। तो जिन लोगों ने राजस्थान को कट्टरपंथियों का अड्डा बनाया था, आज राजस्थान के युवाओं ने कहा कि इसको स्टार्टअप का हब बनाना है और इसीलिए आज जो नतीजे राजस्थान में दिखाई दे रहे हैं ये अपेक्षित है। भ्रष्टाचार की भी लाल डायरी से बहुत सारे जो रहस्य है वो खुलकर सामने आए और भ्रष्टाचार को हटाने के लिए भी राजस्थान की जनता ने वोट दिया है। थैंक यू। जो यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ में सब के सब जुड़ना चाहते हैं और सब के सब सहयोग देना चाहते हैं। आज के चुनाव के परिणाम इसको एकदम स्पष्ट तौर पे दिखाते हैं। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के द्वारा लगातार एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, क्या जवाब देना चाहेंगे? ये सब दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, ये सब इतिहास है। अब इन सबको भूल जाइए। विकसित राष्ट्र का जो सपना है उस तरफ बढ़िए। राजस्थान में भी बम्पर जीत की तरफ सर आगे बढ़ रहे हैं, बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया, उसको लेकर सर एक शब्द राजस्थान में भी बहुत अच्छी जीत होगी। अशोक गहलोत जी के करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्याएं थी उसके ऊपर जनता ने एकदम स्पष्ट वर्डिक्ट दिया है। 2024 की रात प्रधानमंत्री 24 चुनाव में बहुत प्रचंड जीत होगी। निगम हो या जेडीए हो, उन सब के साथ मिलकर फिर यहाँ पर झोटवाड़ा के अंदर सड़कों का निर्माण, पीने का पानी घर तक पहुँचाना, जो हाई टेंशन लाइन्स है उसकी समस्याओं का समाधान करना, उसके नीचे सड़कें बनवाना, इन सब का सीवेज लाइन्स तैयार करना, स्वास्थ्य के लिए एक सैटेलाइट हॉस्पिटल यहाँ पे खुलवाना, ये सारी मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत सर, जो चुनावी रुझान अभी यहाँ चुनावी रुझान
फिर से प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। जनता उन पर अगाध प्रेम और श्रद्धा रखती है। ये उनके नेतृत्व की विजय है। अमित भाई ने जो रणनीति बनाई ये उसका परिणाम है। नड्डा जी का हमें मार्गदर्शन मिला। मैं केंद्र को प्रणाम करता हूं। फिर हमने पूरे चुनाव को पूरी ताकत से सामूहिक नेतृत्व में लड़ा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और संगठन के बाकी सारे कार्यकर्ता भी काम में लगे। और सबसे बड़ी एक बात और है कि डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद सदैव मध्य प्रदेश को मिला, तो केंद्र सरकार की योजनाओं का भी आदर्श क्रियान्वयन हमने मध्य प्रदेश में किया। और मध्य प्रदेश सरकार ने इतने वर्षों में चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सिंचाई हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें बेहतर काम ना किया हो। ये एक दिन में परिणाम नहीं आता, लगातार बेहतर काम करने के कारण परिणाम आता है। और महिला सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना योजना एक कड़ी थी, अगली कड़ी लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह, रिजर्वेशन महिलाओं को, बहनों को, ऐसी श्रृंखला थी। उसकी एक अगली कड़ी थी लाडली बहना और अब होगी लखपति बहना। तो उनका भरपूर आशीर्वाद मिला, लेकिन समाज के हर वर्ग का आशीर्वाद मिला। मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूं कि जनता का स्नेह, प्रेम और विश्वास हम सबको भारतीय जनता पार्टी को मिला। लाडली बहना की आंधी चली है, आप मानते हैं कि लाडली बहनाओं का जबरदस्त योगदान है, इसमें कोई दो मत नहीं। सर, एग्जिट पोल जब आए थे तब दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि जो चैनल चला रहे हैं उनके कपड़े फटेंगे, और जो परिणाम आ रहे हैं। मैं आज कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहता, परिणाम से सब स्पष्ट हो गया है। जो सीटों पर कई उम्मीदवार लड़ गए, से लेकर शीर्ष स्तर तक के जितने कार्यकर्ताओं ने अपने अपने दायित्व का निर्वहन किया, उसके परिणाम स्वरूप जनता का यह अपार आशीर्वाद मिला है। और इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की जीत है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जीत है, और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार में रहकर लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया, यह उसकी जीत है। और हम लोग पहले से ही आशान्वित थे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिलेगी, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षा के अनुरूप आशीर्वाद प्रदान किया, और उसके कारण ही हम लोग स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफलता की ओर अग्रसर हो गए। लीडर्स ने कहा कि हम भी ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतनी भारी जीत मिलेगी। क्या ऐसे कारण है, सबसे बड़ा फैक्टर आप किसे मानते हैं? नहीं, सामान्य तौर पर ऐसा मान के चलना चाहिए कि कुल मिला के कृत्रिम रूप से कुछ लोगों ने झूठ की बैसाखी पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी। वो माहौल कुछ लोगों तक सीमित था, लेकिन जन कल्याणकारी नीतियां जिनका लाभ नीचे तक लोगों को मिला, जनता पर उसका असर नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी को और जनता के बीच में नीचे जाकर देखने वाले जो कार्यकर्ता हैं, वो तो ऐसा ही मानते थे कि ऐसी ही जीत मिलेगी। लेकिन सामान्य तौर पर वातावरण इस प्रकार का रहता है तो व्यक्ति संभल कर बोलता है, लेकिन जो जीत मिली है उसको
मैं बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूं और कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अभी हम चुनाव आयोग का डेटा देख पा रहे हैं, आप भी अपनी सीट से करीब 1600 वोट से आगे चल रहे हैं, जीत की तरफ अग्रसर है। क्या कुछ आप अपनी भूमिका देखते हैं प्रदेश में? नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सामान्य कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो काम देती है उसे करते हैं, आगे भी जो काम देगी उसे करेंगे। आगे की कोई रूपरेखा विधायकों के साथ मीटिंग या अभी तो रिजल्ट आने दीजिए और पूरा परिणाम आएगा, उसके बाद पार्टी बैठ के विचार करेगी आगे क्या करना है। आप भी चुनाव लड़े, आपके क्या केंद्र से आप राज्य में आए, चुनाव लड़े, जीत की ओर बढ़ रहे हैं, परसेंटेज बीजेपी की हो रही है, आपकी क्या भूमिका? मैं पार्षद था तो पार्षद का काम कर रहा था, विधायक था तो विधायक का काम कर रहा था, फिर पार्टी का काम कर रहा था, फिर पार्टी ने कहा कि संसद में जाओ, संसद का काम करो, वो कर रहा था। फिर पार्टी ने फिर कहा विधानसभा में आ जाओ, तो विधानसभा में आ गया। अब पार्टी जहाँ भेज देगी वहाँ चला जाऊँगा। मतलब इस चुनाव के बीच में दौरान में कई आरोप प्रत्यारोप भी लगे, आपकी करने की कोशिश की, ये सब मनगढ़ंत है, फर्जी है और बेबुनियाद। इस प्रकार के रहते चुनाव के समय ऐसे प्रपंच होते रहते हैं। जात पात धर्म सबसे ऊपर उठ करके लोगों ने मोदी जी पर विश्वास दिलवाया और ये इसलिए साबित हुआ, ये इसलिए संभव हुआ कि पिछले कई वर्षों से एक के बाद एक मोदी जी ने जो भी नई पहल की, जो भी नया इनिशिएटिव लिया, उसमें वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके लोगों के विवेक पर छोड़ दिया कि अब आप निर्णय करिए, हम उन तक पहुंचेंगे जिनको हमारी आवश्यकता है, या जहां कोताही रहेगी उसकी पूर्ति करेंगे। चाहे वो उज्ज्वला की योजना थी तो जो जो जरूरतमंद हमारी बहन थी उस तक गैस का सिलेंडर पहुंचा, ये नहीं पूछा कि आपने वोट किसको दिया, ये नहीं पूछा कि आपका धर्म जात मजहब क्या है। इसी तरह शौचालयों का था, सुविधा भी दी, सम्मान भी दिया, सुरक्षा भी दी, स्वच्छता भी दी, स्वास्थ्य भी दिया। और मैं तो कहूँगा कि इस चुनाव से एक बार फिर से प्रमाणित हो गया कि मोदी जी एक वो डोर है, ये नाम जो सारे देश को एक धागे में बांधता है, उत्तर हो के दक्षिण, पूर्व हो के पश्चिम, पूर्व उत्तर हो। मोदी जी पे बहुत सारे विपक्ष आरोप भी लगा रहे थे, कटाक्ष भी कर रहे थे, फिर भी मोदी मैजिक चल गया। मुझे लगता है कि देश की जनता बहुत समझदार हो गई है। जैसे मैंने 2019 के चुनाव में भी कहा था कि अक्सर चुनाव लड़ने वाले लोग पिछली चतुराइयां इस्तेमाल करते हैं, भूल जाते हैं कि वोटर आगे बढ़ चुका है। अब वो ज़माना जाता रहा जब आप वोटर को झुठला सकते थे, बहका सकते थे, बहला सकते थे। अब वोटर तर्क के आधार पर चलता है। मोदी जी के पक्ष में तर्क भी है, तथ्य भी है, और तुलना करिए जो पिछले शासकों से तो सब प्रमाणित तौर पर सामने आता है। जो कहा है वो करा है, जो नहीं मुमकिन था उसको मुमकिन बनाया, जो गारंटी दी तो उस पर पूरे उतरे। और ये जैसे मैंने कहा, मोदी जी की ही गारंटी की एक बार फिर से विजय है। सर, तेलंगाना में कमी रह गई थी, लेकिन पहले की तुलना में हमारा वोट शेयर बढ़ा है और निश्चय ही धीरे धीरे वहां पर भी पहले की तुलना में बहुत अधिक प्रगति हुई है। धन्यवाद। बच्चों की जिंदगी हमसे बेहतर हो और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान को सम्मान भी मिले और उसके मेहनत की जो उपज है उसकी सही कीमत मिले। ये चार चीजें हैं और जो कार्य प्रणाली का अंतर है मोदी सरकार का, जो हम कहते हैं वो करते हैं, ये भरोसे नहीं, चूक नहीं। मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही थी कि हम पिछली बार से बेहतर परफॉर्म करेंगे। कई बार सरकार बनाने का संकट होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि परफॉर्मेंस बेहतरीन है। सनातन की सामर्थ्य भारतीय संस्कृति की सामर्थ्य, और हम जो काम करते हैं उसके पीछे हमारा विचार होता है।
इसलिए इसको इस दृष्टि से देखे बगैर कि हम चुनाव की राजनीति पर पर्दे पर उसको रखें, तो सर्वोच्च विचार हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके आधार पर हम विकास का मॉडल। जनता जनार्दन सभी को मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि पूर्ण विश्वास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जताया। भाजपा की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन और मध्य प्रदेश में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता शिवराज सिंह जी का नेतृत्व, जनहितैषी जो नीतियां उन्होंने क्रियान्वयन की हैं, उसी का फल है कि आज मध्य प्रदेश का एक एक जन जनार्दन असीम बहुमत के साथ, मैंने भी जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा आज भाजपा के पक्ष में आया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। दावों और एग्जिट पोल के आंकड़ों पे कांग्रेस सवाल उठा रही थी, आपके लिए भी कल दिग्विजय सिंह ने कुछ कल टिप्पणी की थी, उसे कैसे? दिग्विजय सिंह जी की हर बद्दुआ का स्वागत मैं करता हूँ और अपने दिल से राजा साहब को मैं दिल की गहराइयों से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं अपने दिल में कभी भी गलत भाव किसी के प्रति नहीं रखता। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो तो लड्डू खरीद रहे थे, कल पोस्टर बधाई के लग गए थे। हम लोग बड़े चुपचाप से अपना काम कर रहे थे क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और जनता ने अपना निर्णय साफ कर दिया है। और जो लोग कद की बात कर रहे थे, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने उनको अपना कद दिखा दिया है। बाकी 3 राज्यों के परिणाम को कैसे देखते हैं? उसमें भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आई है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देश की 140 करोड़ जनता के लिए गौरव का विषय है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयां छू रहा है। क्या विनिंग एमएलएस के लिए कोई डायरेक्शन है पार्टी की तरफ से, उन्हें बुलाया गया है? क्या विधायक दल ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी तय करेंगे। मैं भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता हूं, जो भी वो दोनों तय करेंगे उसी के तहत हम लोग कार्य करेंगे। राज्य में आपकी अगली भूमिका, आपके राज्य में क्या होगी? मेरी भूमिका सदैव राज्य में एक जनसेवक की रही है। 2002 से जब से जनसेवा का पथ मैंने अपनाया है, जरूर आशा अभिलाषा मेरी है, वो आशा अभिलाषा है विकास की और प्रगति की, और उसके लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत मैं पिछले 20 साल से रहा हूं और जिंदगी के आखिरी सांस तक जरूर रहूंगा। कौन सी चीज ऐसी है जिसकी सबसे ज्यादा आपको फायदा हुआ और कांग्रेस को उसका नुकसान हुआ? किसी पार्टी का नाफा नुकसान की बात नहीं है, ये साफ साफ बात है प्रजातंत्र में कि जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ है, जो पार्टी जमीन से जुड़ी हुई है, जो पार्टी जमीन के लिए कार्य करती है, वही पार्टी को जनता का आशीर्वाद प्रदान होता है। और शिवराज सिंह जी की जो नीतियां मध्य प्रदेश में रही हैं, जनता के कल्याण की नीतियां रही हैं, उसका पूर्ण लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। केंद्र में हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो हम लोग ने कदम उठाए हैं, उसी का प्रतिफल है ये त्रिमूर्ति जो हमारे पास केंद्र में है, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और नड्डा साहब का। केंद्र का त्रिमूर्ति, मध्य प्रदेश में एक एक भाजपा का कार्यकर्ता शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में, उसी का फल है कि मजा आ गया भाई। एक फोटो, होम फोटो।
और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है हम उस कर्तव्य पर डटे रहेंगे। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने नौजवानों की भविष्य की है, बेरोजगारी की है और कृषि क्षेत्र की है। कृषि क्षेत्र 70% हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और कृषि क्षेत्र में मजबूती आए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार जनता ने उन्हें समर्थन दिया है वो उस पर खड़े उतरेंगे और जनता को जो विश्वास उन्होंने जताया है भारतीय जनता पार्टी पर, वो विश्वास बड़ी जिम्मेदारी से वो निभाएंगे। आज हमारी दूसरी उम्मीद थी। मैंने हमेशा कहा था कि मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं, वो आज भी करता हूं। मैंने पिछले 1 महीने से कह रहा हूं मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं। मेरे से जब आप पूछते थे कि कितनी सीटें आएंगी, मैं कहता था मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं। आज भी मैं विश्वास करता हूं और मुझे ये उम्मीद है कि ये विश्वास जो मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी परिणाम हमारे पक्ष में आया है। बहुत बड़ा असर लाडली बहना मैं कहूंगा कि पूर्ण रूप से गेम चेंजर है और इसका पूर्ण श्रेय अगर एक व्यक्ति को जाता है तो वो केवल शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है। इस मध्य प्रदेश को इन श्रीमान बंटाड़ हर नहीं तो दुरावस्था के दौर में लेकर के गए थे, कौन नहीं जानता है। तो ऐसे झूठे छल कपटी लोगों को मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया। आप लोगों का जो आकलन था और जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे वो दिखाई देने लगे। कल कमलनाथ का बयान, उन्होंने कहा कि हमें कोई चिंता नहीं, हम जीत रहे हैं। तो आज आ जाएंगे, परिणाम आ ही रहे हैं, सामने दिखाई दे रहा है। क्या कुछ चेहरा, क्या आप लोगों ने कुछ? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये तय करता है किसे क्या काम देना है। लेकिन अब अगर आप जीत की, मैं वही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में, इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, माननीय अमित शाह जी है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि किसे क्या काम देना है। कोई विधायकों को लेकर निर्देश है कि जो जीत रहे हैं वो उन्हें भोपाल में? भारतीय जनता पार्टी कोई डरती थोड़ी है जो हम बुला करके और बिठा लें। हमारा कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में उतरा है, कमिटेड कार्यकर्ता होता है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक, जीता हुआ कार्यकर्ता या हर कार्यकर्ता विचार के लिए काम करता है। एक सवाल मेरा, कांग्रेस के राहत शिविरों में जो हमें जनता का समर्थन मिला था, वो जनता ने आगे जो हमने गारंटी योजनाएं दी, उन गारंटी योजनाओं को विश्वास व्यक्त करा। ये शुरुआती रुझान हमें बताते हैं और हमें विश्वास है ये शुरुआती रुझान ही नहीं, आप अंतिम परिणाम जब तक देखेंगे, जब तक इसी प्रकार कांग्रेस की बढ़त बनती रहेगी। भाजपा कह रही है कि वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि उसको बहुमत मिल रहा है। देखिए, भाजपा क्या कह रही है इसके ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगा, पर मैं ये कहता हूँ कि जनता विकास की राजनीति करती है, शांति चाहती है, सुशासन चाहती है और राहत चाहती है। राहत महंगाई से चाहती है, युवा रोजगार चाहता है, बेरोजगार जो युवा है वो रोजगार चाहते हैं। और इन्हीं सब बातों को लेकर हम गए, जो हमारी 7 गारंटियां थी, उन गारंटियों के ऊपर जनता ने विश्वास व्यक्त किया, मुझे लगता है। और ये मतदान के दिन भी हमें दिख रहा था और आज भी हमें दिख रहा है। अभी शुरुआती रुझान आए, परिणाम जब तक आएंगे, जब आपके सामने होंगे। सेंट्रल वॉर रूम में आप हैं, क्या रणनीति होगी यहाँ की, कैसे देखेंगे सब? देखिए, सेंट्रल वार रूम में ये था कि आप मतदाता जो है वो मतदान करे। पहले हमने इस पे काम करा, आज परिणाम होंगे, परिणाम के बाद में
बड़े नेताओं का काम होगा, जिसके अंदर कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से लगाए गए पर्यवेक्षक सीनियर लीडर्स हमारे बीच में आएंगे, विधायक दल की मीटिंग भी होंगी और वार रूम के कार्यकर्ता भी एक निश्चित उसके अंदर सहयोगात्मक में भूमिका निभाएंगे। और सरकार जो है, जो शुरुआती रुझान में दिख रहे हैं, तो निश्चित है कि राजस्थान के अंदर जो जनता की रिवाज बदलने जा रही है उसकी एक नई शुरुआत होगी। और सोशल वेलफेयर स्टेट का जो मॉडल राजस्थान ने रखा था, मुझे लगता है जनता ने उस पर विश्वास व्यक्त करा। ये शुरुआती रुझान में बताते हैं और ये देश के लिए एक नई नजीर होगी। कौन कौन नेता प्रस्तावित हैं, क्योंकि कल रात में भी बहुत देर रात तक मीटिंग चलती रही, सीएम साहब भी यहाँ पे थे, तो आज कौन कौन आने की उम्मीद है? कि रात को मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय प्रभारी जी और सीनियर लीडर्स ने प्रत्याशियों से बात करी और आज हमारे जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक हैं वो शीघ्र ही हमारे बीच में आएंगे और आके फिर आगे की जो प्रक्रिया होंगी वो करना शुरू करेंगे। ये डाल पर हम बड़े आराम से सर बीजेपी के बड़े लीडर्स मध्य प्रदेश आ गए हैं। वो आ गए हैं, बड़े लीडर्स का तो वोट चलता नहीं भाई, वोट तो पब्लिक का चलता है। सर सरकार बन रही है, आप लोग क्या करिएगा? बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? और हम सुनिश्चित ये जो 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, हम तीनों में जीतेंगे। 12 बजे तक सब रुझान साफ हो जाएंगे और चुनाव के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। तेलंगाना से क्या उम्मीद है? तेलंगाना में हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरी अपेक्षा है 10 के लगभग हम सीटें वहां पे जीतेंगे। अभी कांग्रेस आगे चल रही है तकरीबन 50। वो कांग्रेस और बीआरएस का मामला है, परंतु हम लोग लगभग 10 सीटें वहां पे जीतेंगे। डीके उसको बचाने के लिए वहां पे अपने दल बल के साथ देखिए, अब ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब डीके शिव कुमार की एक रेपुटेशन है इस सब मामलों में और वह शायद इसलिए बुलाया गया क्योंकि पहले भी वह ये सब करते रहे हैं। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि जनता क्या करती है, हॉर्स ट्रेडिंग करती है और भी तमाम जो इशू हैं, इससे अब जनता को समस्याओं का समाधान मिलेगा। जीतू पटवारी जी को ये सोचना चाहिए कि जनता जो अंतगतवा आपको मैंडेट देती है वही फाइनल होता है। पंजाब वह हार कर आए थे, राजस्थान हारने जा रहे हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट वहां का रेड किया। कनिमोजी कह रही हैं कि अब जो पहले अपोजिशन के लीडर्स पे रेड कर रहे थे अब उनके यहाँ रेड कर दिया। देखिए, ये दिखता है कि क्या शरारत हो रही है वहां पर और किस प्रकार से ईडी को बदनाम करने के लिए सब किया जा रहा है। अपेक्षा करता हूं कि केंद्र सरकार इस पर चिंता करेगी और जो ऑफिसर्स ईडी के काम करते हैं ईमानदारी से, उनकी सुरक्षा की भी चिंता करेगी। हमें पूरा यकीन है कि 3 राज्यों में हमारी सरकार बन रही है और हम बहुत ही अच्छी बढ़त देखेंगे। एक बड़े फोर्स के तौर पर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी उभरेगी। लेकिन जहां तक बात है राजस्थान की, मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की, हमें लगता है हमारा प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहेगा और बहुत ही अच्छी और स्पष्ट जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। कमल ही खिलेगा वहां पे इन 3 राज्यों में। जबकि राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी वो कह रहे हैं कि हमें इस बार बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं है, हम अकेले ही सरकार बनाएंगे और हमारे ईमानदार सारे विधायक इस बार चुनाव। अरे अशोक गहलोत जी ने तो पहले ही हाथ डाल दिए हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं और कह रहे हैं साफ तौर से कि भाई हम तो हारने की कगार पर हैं और कह रहे हैं कि देखिए धर्म का कार्ड अगर खेला नहीं होगा तब हम जीतेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं वो मान रहे हैं कि उनकी हार है। मध्य प्रदेश में जिस तरह के एग्जिट पोल आए थे उसको दिग्विजय सिंह भी नकार रहे हैं, सब लोग नकार रहे हैं और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं हमारे पास अब सिंधिया नहीं है, इसलिए हमारे पास धोखेबाज कोई नहीं है। धोखेबाजी की बात अगर कांग्रेस पार्टी करे तो थोड़ी हंसी आती है, लेकिन आप सोचिए जरा 18 साल बाद भी जो शानदार प्रदर्शन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह की मेहनत की है शिवराज जी ने घर घर जाकर और जिस तरह का विश्वास है लोगों को उनके नेतृत्व में और जिस तरह का काम हुआ है, पूरे मध्य प्रदेश की जो शक्ल और सूरत बदली है, तस्वीर बदल गई है वहां पे। जाहिर सी बात है लोग फिर से विकास को, शिवराज जी को, भारतीय जनता पार्टी के काम को एक बार फिर से मोहर लगाएंगे। इस बात का मुझे पूरा यकीन है। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी में अभी सेलिब्रेशन शुरू हो गया, काउंटिंग शुरू होने से पहले लड्डू बनने और ये सब हो गया। देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है कि उन्होंने बहुत जल्दी से ही ढोल बजाने शुरू कर दिए हैं। अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए और सबको इंतजार करना चाहिए। जो भी हार होगी, जो भी जिसकी जीत होगी, हम उसको मुकाबला करेंगे और उसको हम समझेंगे। लेकिन पहले ही से ढोल बजाना शुरू कर देना और नगाड़े लेकर नाचना शुरू करना, मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी है। थैंक यू।
बढ़िया है सर, बढ़िया। सर शुरुआती रुझान सामने आ गए हैं, फिर मतपेटी खुलने वाला तो ओल्ड बीजेपी पेंशन भी चलती राजस्थान नहीं और दिख मध्य रही है। प्रदेश दोनों जगह आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक मामला है, वहीं तेलंगाना में आप अभी खाता खुलना बाकी है। मैंने सदैव आप लोगों से कहा था कि जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, जो गरीब उत्थान की योजना है, सेवा और सुशासन की जो हमारी सरकार है, जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। कल कई कहानियां मैंने सुनी कि लड्डू कोई एकत्रित कर रहे थे, कोई शाबाशी की बैनर्स पोस्टर्स लगवा रहे थे, और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतजार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतजार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ओल्ड पेंशन भी नहीं चला सर, लाडली बहना का कमाल कहेंगे। अब मैंने आपको सदैव कहा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं, संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह है? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के आधार पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत और हृदय का संबंध, सुशासन की सरकार, यही कारण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिग्विजय सिंह 2 दिन से आपको अटैक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि हमारे पास सिंधिया जैसे नहीं है, हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी, हॉस्टेडिंग नहीं होगी। उनके हर एक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं, और दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से, अपने दिल की गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। ठीक है कि कई दिनों से हजारों कार्यकर्ता रात दिन पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए काम कर रहे थे। इस जीत का आधार वही है, और मैं सोचता हूं अभी शुरुआती बढ़त है, ये बढ़त और बढ़ती जाएगी। देखिए, सरकार इस लाल डायरी में इस सरकार का हर एक काला चिट्ठा है, और इस 5 साल में इन्होंने जो काले कारनामे किए हैं, इन्होंने जो जनता को लूटा है, इन्होंने जो जनता के प्रति वादा खिलाफी की है, ठगी की है, जालसाजी की है, उसका परिणाम है कि जनता ने आज इनकी विदाई तय कर दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इसमें शक कौन सी बात? आजकल की राजनीति ऐसी ही चलती है, तो वो तो टच में आ गए, माहिर है वो लोग। वो कभी कभी हमारे ले जाते हैं, कभी उनके आ जाते हैं। लेकिन उनके आप लोगों को डर भी था क्या, क्योंकि कई ऑब्जर्वर्स यहाँ आ गए हैं, डीके शिवकुमार आए थे, ऑब्जर्वर्स बनाए गए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर वो भी हैदराबाद में आ गए, तो क्या आपको अपनी एमएलए का डर था कि? नहीं, हमारे कोई एमएलए पे कोई शक नहीं है। हमारे पूरे उनके ऊपर हमारा भरोसा है, और उनको हम पे भरोसा है, इस ऐसी कोई बात नहीं। मगर हाँ, हमारे ऑब्जर्वर्स, हमारे तौर तरीके यही है, एक इलेक्शन होते ही, क्योंकि एमएलए से चर्चा करना है, बातचीत करना है, हमें तय करना है कि सीएम कौन होगा, ये रिपोर्ट तैयार करना है, हमारे लोग आएंगे। ये अफसोस की बात है कि डीके शिवकुमार जी को देखते ही आप लोग ये सोचते हैं कि ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। जैसे तेलंगाना का जीत होगा, मैं डीके शिवकुमार जी से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबको, मीडिया को और जितने भी लोगों को, हम आपको रिजॉर्ट पे लेके जाएंगे और आपको 1-2 दिन का आराम देंगे, और आप हमारे साथ खुशी मनाएंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा? मगर आपकी जो नंबर्स आते हैं, नंबर्स देखते हैं जी, आज ये सीएम जो भी होगा, आप जानते हैं कांग्रेस की एक पद्धति है, इसीलिए तो डीके शिवकुमार जी और सब आए हैं, और हमारे सारे ऑब्जर्वर्स हैं कि एमएलए से बात करेंगे, एमएलए फैसला करेगा, ये उनकी हक बनती है। तो मैं यहाँ बैठ के जो चीज बन के मैं कुछ बोलूँ, ये गलत है, ये उनकी अधिकार है, वो फैसला करेंगे कि कौन चाहते हैं, क्योंकि और आगे जाकर 5 साल सफर मिलके करना पड़ेगा। दूसरा सवाल है, 4 राज्यों के जो नतीजे आ रहे हैं जी, कांग्रेस की बात करें, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ गई, लेकिन वही मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की शक्ति दिख रही है, बीजेपी वहां आ गई।
नहीं जी, अभी तो आप सुबह सुबह की बात बोल रहे हैं ना। देखिए, वो उनकी गढ़ के रिजल्ट्स आ जाते होंगे, हमारे अपने गढ़ भी है। और ऐसी बात नहीं कि हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान तो मैं अशोक गहलोत जी को कम अंदाज कभी नहीं करूंगी। और वहां भी मध्य प्रदेश में जो मेहनत कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी मिलके करे हैं और जो वर्कर्स की जोश है, मैं नहीं सोचती हूँ कि वहां कोई नुकसान होने वाली है। और बहन जिन्हें कांग्रेस झूठ बोल करके वोट बैंक मानती रही, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 64 लाख प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत 3 करोड़ 62 लाख, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व की लाडली बहना योजना 1 करोड़ 31 लाख, लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किसानों को सम्मान निधि, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मंत्र को आज मध्य प्रदेश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। ये ऐतिहासिक है। और 51% वोट शेयर लाना, मध्य प्रदेश का बंटाढार किया था और अब कांग्रेस का ही बंटाढार कर दिया। लेकिन उनका कहना, और कमलनाथ ने छल कपट की राजनीति की, झूठ बोला, जनता ने दिखा दिया। एक करप्शन नाथ मध्य प्रदेश के अंदर बन गए। ओपीएस भी एक मुद्दा होगा सर? कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। वोट ट्रेडिंग के जो आरोप लगे उसको लेकर, अरे 24 घंटे झूठ बोलते हैं, अपना घर संभलता नहीं है, दूसरों पर आरोप लगाते हैं। मैंने हकीकत पर वोट किया। मध्य प्रदेश में भी आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में 2/3 बहुमत के साथ चाहती है कि कैलाश जी सीएम बने, हमारी भी यही इच्छा है। अरे बोलना कहाँ गया? चुनाव मुखर होकर के कांग्रेस पार्टी को सत्ता से निकाल करके फेंकने के लिए लड़ा था। तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए, झांसे दिए गए, लेकिन राजस्थान की जनता स्वाभिमानी जनता है और उन्होंने ये मानस बना लिया था, तय कर लिया था कि महिलाओं का सम्मान की रक्षा न करने पाने वाली इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम दावे खोखले साबित हुए, तमाम वादे खोखले साबित हुए और ये आधारविहीन वादों वाली सरकार को जनता ने नकार दिया। लगता है कि गहलोत साहब की जो गारंटियां थी वो तो जनता ने ही फेल कर दिया। अब मुझे क्या लगना है यार। पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत बीजेपी जिंदाबाद, हवेली तो बीजेपी, कांग्रेस के सारे बिगड़ रहे हैं। बीजेपी जिंदाबाद, पूरे राजस्थान में कमल खिल कर रहेगा। कमल कमल कमल, कीचड़ बिल्कुल यहाँ से भाग के रहेगा कांग्रेस से। मैं आपसे कह सकता हूं, बस्तर में, सरगुजा में और मध्य छत्तीसगढ़ सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। सर, रूरल और अर्बन पॉकेट्स की बात करें तो कौन से मुद्दे रहे होंगे जो इफेक्ट किए होंगे? देखिए, 5 साल में छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है। हर वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया और इसलिए छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों से, चाहे वो बस्तर हो, सरगुजा हो, मध्य छत्तीसगढ़ हो, सभी तरफ से सभी वर्गों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। लेना जरूरी है। उस दिन कांग्रेस कुछ जिंदा हो जाएगी, नहीं तो ये तो अपनी मर्सिया पर भी मिठाई बांटेंगे। बांटने दीजिए इनको। लगा राजा, आपने आपकी श्रद्धांजलि की है कुछ कहेंगे? भोपाल के क्रांति की बंदी आज भी जब वो 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात याद आती है तो हम कांप उठते हैं। MIC गैस के कारण, गैस के रिसाव के कारण
हजारों भाई बहन जिनमें हमारे छोटे छोटे बच्चे शामिल थे, उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी, असमय काल के गाल में समा गए। भोपाल का वो दृश्य भूलता नहीं है जब सड़कों पर अपनी जान बचाने अपने बच्चों को लेकर भाई और बहन दौड़ रहे थे और वो भयानक दृश्य ऐसा है कि कई मवेशी भैंसें ऐसी थी जिनके पेट फट गए थे। दौड़ते दौड़ते कई लोग गिरे और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चले गए। मैं उन सब भाई बहनों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, लेकिन इस संकल्प के साथ कि फिर कोई शहर भोपाल ना बने। ऐसी गैस ट्रेजेडी फिर ना दोहराई जाए, हमें सबको सोचना पड़ेगा। केवल मध्य प्रदेश और देश की बात नहीं करता, दुनिया को भी, कि भौतिक प्रगति की अंधी चाह में हम प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें कि प्रकृति हमको ही निगल ले। और इसलिए विकास और पर्यावरण में हमको संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। ये धरती सबके लिए है, मनुष्यों के साथ साथ कीट पतंगे, जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए भी है। तो सबके लिए धरती सुरक्षित बने और आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक भी बनी रहे, ऐसे सारे प्रयास न केवल हमको मध्य प्रदेश में बल्कि देश में और दुनिया में सबको करने पड़ेंगे। अभी दुबई में प्रधानमंत्री जी ने, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने धरती को बचाने के लिए जो आवश्यक कदम उठाने उनका जिक्र किया था। भारत उस रास्ते पर चलेगा। मध्य प्रदेश भी हर संभव प्रयत्न करेगा कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना हो और आगे हम विकास को ऐसा संतुलित करें कि वो विकास हमारे लिए जानलेवा ना बने। मैं एक बार फिर गैस पीड़ित भाई और बहनों के जो नहीं रहे उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। जो हैं उनके कल्याण के काम हम करते रहेंगे और आगे फिर कोई ऐसी ट्रेजेडी ना हो, इसके लिए हर संभव प्रबंध करेंगे। सर, जो चुनावी रुझान अभियान चुनावी रुझान शुरुआत में तो कार्यकर्ताओं की संख्या कम होगी। बीजेपी जिंदाबाद, हवेली तो बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी, जैसा हमने दावा किया था, 150 सीटों से ज़्यादा 2/3 मेजॉरिटी लेकर आएगी मध्य प्रदेश में। वही रुझान दिख रहे हैं राजस्थान में कि 2/3 मेजॉरिटी की तरफ हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं।
और पहुंचते जा रहे हैं। और तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में हम ऑलरेडी अब लीड ले चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से आगे चल रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम 50-51 सीटें लेकर जरूर जीतेंगी भारतीय जनता पार्टी। और तेलंगाना में हंग असेंबली आएगी, इसके भी अनुमान सामने दिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 12-13 सीटों पे अभी लीड कर रही है। मुझे उम्मीद है कि 15 से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आने की संभावना है। और कांग्रेस जो अभी 60 सीटों पे थी, सिमट के वो कम से कम 50 के नीचे आएगी और वो एक हंग असेंबली होगा, ऐसा मुझे अनुमान है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि धोखा नहीं देंगे, हमारे साथ सिंधिया नहीं है जो धोखा देते हैं, हमारे साथ लॉयल लोगों को इस बार टिकट देंगे। हाँ, तो लोग कहते हैं ना भंटादार, उन्होंने ही भंटादार कर दिया कांग्रेस का। पहले तो सामने दिख भी रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस में उनकी क्या हैसियत है, वो जनता ने दिखा दिया है। राजस्थान में आप बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाने की, देखिए, जो भी हमारी लीडरशिप ने जनता के लिए काम किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जनता के लिए समर्पित होकर काम किया है, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है। और बहुत साफ दिख रहा है कि हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी, चाहे वहाँ कोई एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, इसलिए कि हमने बराबर सेवा की है। हाँ, प्रो इनकम्बेंसी है जहाँ जहाँ हमारी सरकार रही है। जहानों में बीजेपी 3 जगह सरकार बनाती है, एक जगह बराबर के बना हुआ है छत्तीसगढ़ के, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, पिछले 5 साल की अगर हम एनालिसिस करें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नेंस के मॉडल को अपनाया है ग्राउंड लेवल पे, और यह पूरी तरह से अपोजिशन के जो जिन जिन प्रदेशों में अपोजिशन आई, उन्होंने अपने प्रोमिसेस को बिल्कुल किसी तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया। चाहे कर्नाटक को देख लें, हिमाचल को, तो उसका फ़र्क लोगों को पता चल गया। ये मोदी गारंटी है कि जो एक एक अनाउंसमेंट सरकार करती है उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए दिन रात मेहनत करती है। उसका फ़र्क जनता को समझ में आ गया है। एक तरफ मोदी गारंटी है और एक तरफ अपोजिशन के फॉल्स प्रॉमिसेस हैं, उसका यह परिणाम है जो हमारे सामने आ रहा है। तेलंगाना में बीजेपी बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ कांग्रेस सरकार बनाती ही दिख रही है। देखिए, जनता का जो भी फैसला होता है वो सिर्फ और उनको हम अपने सिर्फ स्वागत करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि दक्षिण में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का उत्थान हो रहा है, चाहे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और भी तेलंगाना, इसमें एक बदलाव 2024 तक हम देखने को मिलेगा। वहाँ पे और हमें और मेहनत करने की आवश्यकता, वो हम कर ही रहे हैं। अभी नतीजे आने शुरू नहीं हुए थे, रुझानों से पहले ही कांग्रेस कार्यालय पे जिस तरह से लड्डू बंटने शुरू हो गए थे, सेलिब्रेशन शुरू हो गया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है रिजल्ट के बाद वो ईवीएम बेचारे के ऊपर सारा टीकरा फोड़ने का प्रयास करेंगे, उसकी चिंता ज़्यादा है। उन्हें इस चीज़ के देखना चाहिए कि जनता को क्या चाहिए, क्या हम डिलीवर कर रहे हैं और कितने कमिटमेंट के साथ डिलीवर कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस आई, जब से तेलंगाना में बहुत ही अच्छा वेव था, और केसीआर जो है लोगों को झूठ बता के सभी समाज में वो कुछ भी काम नहीं किया, तो उसका नतीजा है। और इस बार कांग्रेस के ऊपर बहुत से लोग चाह रहे थे, तो इसके लिए मैं सभी तेलंगाना की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। Sir, there are 3 buses have been arranged in front of the Taj Krishna Hotel. So, are there any plans of taking the MLS to Bangalore? If that situation comes, means High Command will be decided. District Telangana in charge secretary, all Congress main leader will be decided. No, till not decided. After decided, we inform you. आ रहे या जो रुझान दिख रहा है, उसके जरूर कुछ न कुछ भविष्य के राजनीति के लिए सकारात्मक संदेश मिलेंगे, और ये अभी से रुझानों के क्रम से ही पता लग रहा है। अरे अभी लीड पे सवाल नहीं होता है ना, अभी तो रुझान की बात है, और हमने आपको कह दिया कि अभी रुझान है, नतीजे आने दीजिए, नतीजों से भविष्य की राजनीति के लिए अवश्य ही कुछ सकारात्मक संदेश निकलेगा। सर, इंडिया गठबंधन को एकजुटता दिखानी चाहिए थी सर, अगर वो दिखती तो। और मोदी जी के मन में भी एमपी है, उनके प्रति असीम श्रद्धा
और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया और जो यहाँ योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहां साथ मिला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उनके साथ टीम जुटी रही और जैसा भूपेंद्र यादव जी ने, शिव प्रकाश जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो मार्गदर्शन किया, उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था, हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। सभी कांटे निकाल दिए, आप कह चुके थे पहले भी, अभी भी आप। मैंने पहले भी कहा कि केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, कन्या विवाह, प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसका ढंग से क्रियान्वयन, उसका प्रभाव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, संपत्ति की खरीद में बहनों को रजिस्ट्री शुल्क में कमी, फिर 35% भर्तियां, ओवरऑल रिजर्वेशन दिया है बेटियों को, बहनों को, और फिर लाडली बहना ने जिंदगी बदली। तो बहनों के मन में एक असीम प्रेम, एक असीम विश्वास पैदा हुआ। अब हम विस्तार से, अभी तो प्रारंभिक रुझान है, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम शानदार बहुमत प्राप्त करेंगे। बाकी चर्चा फिर विस्तार से बात करेंगे। ऐसी मुझे आशा है, लोगों का विश्वास हमारे प्रति है, लेकिन कई बार राजनीतिक समीकरण ऐसे बैठते हैं, उसके हमें कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जनता की सेवा उसी प्रकार से सेवा भाव से हम करेंगे और फिर आने वाले समय में हम सही मायने में विकल्प ही बनकर खड़े होंगे। कांग्रेस नेता है जीतू पटवारी की मर्यादाओं को तार-तार करके जिस तरह का तांडव मचाया, विधायकों की मंडी बनाई, वो देश ने देखा। आखिरकार इन हालातों में जनता ने महंगाई, बेरोजगारी, बीमारियों का दर्द झेला। देखिएगा, अब जिस प्रकार मालूम पड़ रहा है उनको, जनता का विश्वास और समर्थन है, उसकी बेइज्जती करने का काम कर रहे हैं। आज जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया है, समर्पण भाव से काम की है, जो अलंकार वो यूज करे वो अलंकार उन्हीं पे ही निर्धारित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा कार्यकर्ता, नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व किसी के पास भी नहीं है। जब आपकी पनौतियां आपके राज्य में आएंगी तो आपको हरा कर जाएंगे। जी, वही 90 सीट हो गई है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 75 सीटें जीतेगी। बीजेपी नेताओं को भरोसा है कि भगवा पार्टी सत्ता में वापस आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। छत्तीसगढ़ की क्या बात? ये कुछ भी कहते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने गुणगान करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ की सरकार ने देखा है किस प्रकार से सट्टा बाजार वहां पे चला है, सट्टे से लूटा गया है, जनता को लूटा गया है, गोबर जैसा भ्रष्टाचार तक किया, छोटा भ्रष्टाचार, किस प्रकार से अशांति फैलाने का काम किया है वहां पर। और जनता ने स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ही आगे बढ़ सकती है। पहले भी हमने वहाँ शासन किया है, उस शासन के कंपैरिजन में देखा जाए तो बघेल सरकार ने लूटने खसोटने का काम किया है, इसलिए पुनः वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है। वहीं सर, शरद पवार
महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की पार्टी में, तो उसको लेकर कहा जा रहा है कि पहले से उन्होंने अपने विचार करके आए थे, ये बात कह रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कोई विचार नहीं किया था। शरद पवार कह रहे हैं कि वो बिना बगावत करके गए थे, हमने जब समर्थन नहीं किया। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे सर? अब तो वो आ गए हमारे साथ में, हमारे विचारों के साथ में चल रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जिसका घर उजड़ता है तो उसको तो दुख और तकलीफ होती है, वो तो दुख और तकलीफों की बातें वो करते हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। आज महाराष्ट्र की सरकार पूरी परिपक्वता से, सेवा भाव से चल रही है और जनता उसको स्वीकार कर रही है। ठीक है सर, थैंक यू। शुरुआत में तो कार्यकर्ताओं की संख्या कम होगी। बीजेपी जिंदाबाद, हवेली तो बीजेपी। Good evening, viewers, wherever you are. The score on the board reads 3-1 with the BJP clinching Madhya Pradesh and Rajasthan with a surprise victory there in Chhattisgarh, whereas Telangana remains the sole spark for the Congress. We are live here on the YouTube channel of the Indian Express, and I'm joined by the heavyweights of the channel here. With the National Opinion Editor Vandita Mishra, Chief of National Political Bureau Manoj CJ, and Deputy Editor Liz Matthews. To all our viewers, to follow the live coverage of the elections and analysis, please follow our website indianexpress.com. Liz, starting off with you, surprise, a victory for BJP in Chhattisgarh there. What do you have to say? Yeah, it is a surprise margin for BJP. I mean, not just victories, it's the surprise margin also. Like in Madhya Pradesh, it was nobody, even the party leaders had predicted this kind of a sweep for the BJP in Madhya Pradesh, where it has been in power for 20 years, barring the 15 months break when Kamal Nath was in power. So in Chhattisgarh, where Bhupesh Baghel led the Congress, and everybody thought that it would be a clear sweep for the Congress government, mainly because of its welfare schemes and the way Baghel used to run the government. But even the hardline Hindu people were not at all upset with Baghel. And still, even the Congress could not retain power in Chhattisgarh. Rajasthan, of course, the BJP was expected to win, mainly because most of the voters on the ground were saying it is time for a change in Rajasthan, because the 5 years we have seen Gehlot government. The Gehlot's welfare schemes, as Baghel's welfare schemes, were popular, but there was a feeling that it was kind of announced at the last minute just for election victory. Although in Madhya Pradesh also we heard such comments, it was Shivraj Singh Chauhan's popularity, and he among the BJP leaders, he is considered to be one who has that ability to reach out and who has that ability to sustain a campaign with full energy till the last minute. I think it looks like the Congress's a rather lazy approach versus Shivraj Singh Chauhan's energy, the full of energy, and his, popularity among women. Overall, the BJP's main highlight was Prime Minister Narendra Modi's popularity, which is still intact since 2014.
which transcended, which we have seen as transcending caste lines and class lines in different elections. But this time, in that, usually the voters differentiate between the Lok Sabha election and the state election. And the state election, usually they kind of vote on on the basis of the local issues. But this time it looked like it was Modi's popularity, his guarantee kind of won the hearts more than the guarantees which was offered by the Congress, in these states. Absolutely, Liz. Manoj, coming on to you on the other side of the spectrum, what do you think did not specifically work out for the Congress? Because earlier in the day, the Congress was leading. The EC said that the Congress was leading while the channels went with BJP, and suddenly, after an hour, there was a reversal completely. So what do you think did not work out in Congress's favor? The Congress went into these elections with a set template, a template which it had successfully, experimented in Karnataka as well as Himachal Pradesh earlier this year and towards the end of last year, which was a guarantee model, which is based on welfare promises, soaps for all sections of the society, from unemployed youth to women to young girls. So that was a template that they experimented in Himachal and Karnataka, and they replicated that model across all the 4 states, all the major 4 states, and leaders close to the Congress's war room had been telling us that the party was very hopeful in Madhya Pradesh as well as Chhattisgarh, and of course they were very confident that they're clearly ahead in Telangana. Only in the case of Rajasthan they were a little doubtful. So given the results which came out today, of course the Congress is stunned, the result coming as it does just barely 4 months ahead of Lok Sabha elections. The calculations of the Congress, there are a variety of reasons which led to the Congress's defeat in at least in the heartland states. In Madhya Pradesh, Congress leaders, with the benefit of hindsight, of course, tell us that while the Chief Minister Shivraj Singh Chauhan had a mass appeal, the Congress's leaders, both Mr. Kamalnath and Mr. Digvijay Singh, were party leaders primarily. They did not have much of an appeal outside the party. They were big Congress leaders. Apart from these two, the Congress did not have any other charismatic leader who could appeal across the state. And the template, as I told you, was more on matching the promises or matching the schemes that the Shivraj Singh government had been implementing. So Ladli Behna Yojana mein you top it up with 500 rupees or 1,000 rupees. So it was like kind of a mirror image of the BJP schemes. So the party lacked imagination. All this now they're saying, with the benefit of hindsight, the party's campaign lacked imagination, energy, and leaders who could caste leaders specifically, and leaders of specific regions of Madhya Pradesh who could rally the vote bank. In Chhattisgarh, it was really a surprise for the Congress leadership, because the BJP's campaign, from a Congress point of view, was not very aggressive. It was kind of a very docile campaign. So that gave the Congress a false hope that the BJP is down and out, and perhaps the Congress was easily winning. So at some point, I think a kind of complacency also crept in the Congress campaign, perhaps looking at the BJP campaign. There was no clear face for the BJP. Former Chief Minister, 3-time Chief Minister Raman Singh did not even campaign outside his constituency. So that perhaps the Congress was done in by the complacency. In Rajasthan, there was no real surprise. The state has a tradition of voting out the incumbent. For the last 30 years, that has been the tradition. But unlike the previous Congress defeats, when the last time we remember the Congress ended up getting only 21 seats. So this time, comparatively, the Congress, the performance was much better. Again, it was a centralized campaign. The campaign, revolving around Chief Minister Ashok Gehlot.
There was huge anger among the Gujjar community for the party for having sidelined Sachin Pilot because remember he was the Congress president last time around when the party went into elections, so he was not made the chief minister. So that was one factor, and this over centralization of the campaign around Ashok Gehlot, it had its limitations. Again, the Congress was hoping that since the BJP has not projected a leader, the former chief minister Vasundhara Raje was not in the forefront. Unlike in the last elections. So there was a hope at some level that maybe the BJP campaign was in disarray. It would help the Congress, but it was not to be. Rajasthan sticking to its tradition. Right, Manoj. The revolving door of politics continuing in Rajasthan. Vandita, there is a lot of talk about this campaign, like Liz mentioned the Modi factor. Manoj spoke about the Congress's set template. Now, 7 months ago, when we had the Karnataka elections, you traveled extensively in Karnataka. You traveled extensively in Madhya Pradesh as well. At that point, it was very evident that the Congress was focusing on, micro-level issues, the local issues, while the BJP was relying on Modi as a star campaigner. However, in Madhya Pradesh, the same template was applied, even though the Congress focused on local issues. The BJP was batting on Modi's magic, and it worked in Madhya Pradesh. So do you think that Karnataka was an exception, or is there a north-south factor at play? I think there could be a difference between Karnataka and Madhya Pradesh. Again, this is in hindsight, in retrospect, with the results out for both states. One could say that in Karnataka, the Modi appeal seemed very evident, but voters were making a distinction between the state election and the central election. So many people that we talked to, they said that they would vote for Modi at the center, but they would not carry over that support for Modi to the state government. We heard voters say similar things in Madhya Pradesh also, but I think the crucial difference in retrospect was that Karnataka, there was a lot of anger against the state government. The Basavaraj Bommai government was widely perceived to be corrupt, widely perceived to be, it was a poor government. There was misgovernance, on a comprehensive governance failure, one could say. One did not hear that kind of anger against the government, the Shivraj Singh Chauhan government in Madhya Pradesh. So, though the Modi appeal was there in Karnataka, but I think it came up against anger against the state government in Karnataka, and it did not come up against anger or great unpopularity of the state government in Madhya Pradesh. So it is possible in retrospect that the Modi appeal that hit a wall in Karnataka did not hit that wall in Madhya Pradesh. That's one. And if you look at it from the Congress's point of view, you're right that, in Karnataka as well, the Congress seemed to run a very, very local campaign. It sort of highlighted the local issues, and it did the same in Madhya Pradesh. But I think, again, the crucial difference may be this, that when there was anger against the BJP government, the Congress was able to be the receptacle of the anti-BJP vote in Karnataka. In Madhya Pradesh, again, there was no great anger against the BJP government. So there, to win, the Congress needed to be doing much more than just going local as a sort of an escape strategy, because its going local did not seem to be a thought out, unified kind of a strategy. It was actually it sort of almost seemed to speak of a lack of strategy, a lack of a binding strategy. So they let their, local candidates shoulder the burden of the campaign in their individual constituencies simply because they didn't seem to have a binding theme that could make the whole campaign coherent and purposeful. So given that, again, there was the state government was not deeply unpopular in Madhya Pradesh the way it had been in Karnataka, I think the Congress
there in Karnataka was just there and that was enough. It received the anti-BJP vote. Here, because there was no great anti-BJP vote coming its way, it would have needed to do much more than it did. And that much more is simply that it needed a story and a narrative and a coherence to the campaign, which wasn't there. It was just a campaign splintered into many, many constituencies. So I think that may have been the crucial difference why the Modi appeal hit a wall in Karnataka, but did not in Madhya Pradesh, and why the Congress could become the receptacle in Karnataka, but could not here, because here it needed to be much more than just a receptacle. There wasn't that kind of forceful anti-BJP vote coming its way. Right. Vandita, can you talk about the electorate in Madhya Pradesh, the voting pattern, and, in terms of the urban versus rural voting, males versus females voting? So, in my own travel there, I did not, the women's vote. Now, the BJP's narrative, even during the last stages of the campaign, and now I'm sure we will hear more of it, was to project the Ladli Behna scheme as this kind of a game changer, that things were not going the BJP's way till the point where this Ladli Behna scheme kicked in, which was just a pre-poll, scheme. It was about 4 months or 5 months before the election came. And their story would be to say that this is what turned everything around. I'm saying a section of the explanation would hinge on this. Having gone to Madhya Pradesh, though I did not see the wave that seems to have swept the BJP to power. So I admit that I did not, see that when I was there, except that I would still go by my sense that it is not one scheme that turned the election for the BJP. This kind of a wave that we have seen does not come from just one scheme or one piece of, or even one factor. I think there are lots of factors that have converged for this kind of a victory. And as far as, the distinction between rural and urban and women and men, this kind of a victory that the BJP has got has actually swept aside those distinctions. So I don't think we can say that there was a great difference. Even, in fact, in Madhya Pradesh, it is a state of very well-defined regions. So, but the kind of mandate that the BJP has got, it has actually transcended the divisions of region, of rural, urban, of male and female. Right. Liz, Vandita says that, there are a lot of factors at play, especially when it comes to Madhya Pradesh. But there is one major factor that cannot be overlooked. That is the Mamaji effect. Shivraj Singh Chauhan is the CM who has successfully beaten anti-incumbency. Your thoughts on it? Yes, Shivraj Singh Chauhan, not just in this election, in the past elections also, he relied, heavily on, this his popularity among women. Of course, there was, I visited Madhya Pradesh a few months before election. That time also, immediately after this Ladli Behna scheme was in, they have launched the scheme. So I happened to meet some the beneficiaries of Ladli Behna scheme. But even, while the women there had this, the happiness of getting some money in their hands. I remember during the travel during the campaign, I happened to be in a Brahmins club where everybody was accusing BJP of not paying any attention to or paying heed to the Brahmins' grievances or their, demands. And it's a Thakurwad happening in that particular area. It was Morena area. So then, I remember his name was Gaurav Sharma. He made a comment. Madam, इस बार क्या हो गया? ये सारे अंकल जी को इतना बुरा लग रहा है कि इनकी सारे बीवियां अपना
what do you call this Rakhi ke din mein apna chole leke mic chala ke bina puch ke. So basically the men were very upset with the women getting that money, and the women were enjoying that happiness and that kind of a freedom. So there was, of course, a fear among them that, if Shivraj Singh Chauhan doesn't come back, we will stop getting this money. They did not believe that much in the Congress, guarantees in Madhya Pradesh. I couldn't see that confidence which they were showing for the Mamaji schemes, the same in the Congress camp, the Congress guarantees. But that the men, obviously when you are going for election reporting, you will be talking to men. The men were obviously very upset with the fact that the women are getting money, and a lot of men told me that instead of giving this money to women just like that, he should be launching some schemes or like helping us to install some business so that we can get a regular income from that. How it is going to affect the economy. They had a lot of other worries about and concern about the money being flown to the women like that. So I like Vandita said, we don't get to see many women when you travel, because in the rural sector specifically, like if you go to a college or even a city, the women you will get to speak. But in the rural areas, the women, especially the states like Madhya Pradesh and Rajasthan, you don't get to speak to many women in detail. But whoever has asked the women, like I happen to be totally a very few women, they said, no, क्यों नहीं देगा, इतना तो पैसा दे रहे हैं. Like, and also the fact that BJP leaders, even before the election results came, after the election, the voting happened, the BJP leaders expressed, extreme confidence in Chhattisgarh, which we all thought that it is a false, confidence they are showing. But after the polling happened, they said that the scheme which Prime Minister Modi announced, that every woman, the married woman will get 1,000 rupees per month. It has really, because it is a Modi guarantee, and it has really gained traction among women. And the Congress was forced to kind of, announce another one, just ahead of the second phase of polling. So, the BJP's confidence was that, this will help. So, which means the BJP, just as we know, like since 2017 UP election, Prime Minister Modi repeatedly, has been telling this BJP workers that, focus on the women support base. That just like the Labharti support base, the BJP has developed as a loyal support base for its electoral test, multiple electoral tests. The Labhartis have become their loyal support base, which has played a role in the last, UP election, and which is expected to be a crucial factor in 2023 Lok Sabha election also. I think, this has helped BJP. So in this election also in Madhya Pradesh, where the women voters have already exceeded the men, the men voter, the women voter turnout this time, I think 2% more than the last time. So that had given BJP, the spin masters or the BJP strategists a lot of confidence before the election results came. So they were very confident. Even last evening, a very senior leader spoke to me and saying that, no, we will win, you wait, we will get 130 plus. I said, okay, we will see. So, so their confidence had come from this number of women who have come before the election. I mean, the electoral the booth, the polling booth, and like I said earlier, like the BJP's machinery, the organization. Madhya Pradesh is a state where the BJP organization is almost compared to Gujarat. Like where the BJP has always been projecting it as a kind of Hindutva bastion or a BJP bastion, where the organization has always been, very strong. So the BJP is that, the way they worked in the last 4 to 6 weeks in the polling booth, the booth management, like this leader whom I just referred to told me last evening, you look at the 8 o'clock voting. When the voting started,
70 to 80% of the polling booths had BJP workers there, whereas the Congress even was like struggling to get their workers in the polling booth to manage their voting even at 9:30. So that showed the BJP worked hard at the organization level, at the booth level. This with like I said, the Modi guarantee, Modi's popularity, and these women voters, the women voters really helped the party to score this kind of victory. Of course, like I said, like Vandita said, we missed this kind. It's a wave, like if you look at the result in Madhya Pradesh, it's a wave. We definitely have missed that to see that wave on the ground, because we have spoken to men, and I have met them, and the BJP's last minute push, the BJP is very good, where the Congress does not have the organization strength or the machinery strength to sustain a campaign where its leaders has this commitment and the ability to reach out and sustain it till the last moment, and the party as a whole, the organization as a whole, to push that make that push in the last minute. This actually could have helped BJP big way. So Vandita, is it safe to say that especially in the case of Rajasthan and Madhya Pradesh, now it's the women who are sort of deciding the fate of the party's win or loss? I don't think it's safe to say that. I think we have to wait for, a closer look at the numbers, which will happen in the days to come. It won't happen today. And we will have to look at, the women's vote and the men's vote and the rural-urban vote, and see what really contributed to this BJP sweep in Madhya Pradesh and its performance in Rajasthan and Chhattisgarh. I don't think we can make that generalization right now. No. Right. Manoj, from what has not worked for Congress to what did work for it in Telangana, especially because right after the exit polls, KTR confidently dissed the polls and said that, they do not believe in these numbers. But what worked out in Congress's favor when it comes to Telangana? Unlike in Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Rajasthan, the Congress campaign was much more cohesive and united in Telangana. When we spoke to Congress leaders, till about 6 months or maybe at the beginning of this year, the Congress was not at all hopeful of pulling this through in Telangana. It all changed after the party's Karnataka victory. That victory kind of injected a sense of hope and confidence in the Telangana Congress. So they had to they had to iron out some of those housekeeping issues when it comes to the factionalism in the party, which they did. There was this huge clamor for removal of Revanth Reddy as the state Congress president, but the Congress High Command showed faith in him. But at the same time, there was a clear message to him to shed his what they call autocratic ways and take everyone together. The other leaders were also asked to work in coordination with him. So that was the first stage. Then the party, both Mr. Revanth Reddy and the CLP leader, Mr. Vikramarka Bhatti, they took out simultaneous yatras across the country. There was a proper messaging in that sense, not just about the guarantees, but about how the welfare schemes of BRS government was not, benefiting in that sense. So the examples were given regarding similar schemes when the state was together in the sense when it was a combined Andhra. So all these schemes were there in place during YSR's time and later Kiran Kumar Reddy's time. So there was this campaign by the Congress which tell the voters that the welfare schemes of the BRS government now are a much diluted version of those. So that the promises which are given by the Congress, strikes a chord with the voters. The Congress High Command also, micromanaged the elections completely. There were observers for every assembly constituency. Almost the entire Karnataka Congress leadership camped
the state ministers camped in Telangana. They were given charge of each and every constituency, and they were cluster in charges, in charge of couple of seats. There were district in charges. So it was a completely different campaign compared to Madhya Pradesh or Chhattisgarh or Rajasthan. What helped the Congress perhaps was that there were no real powerful regional leaders. Where the High Command could do what it wanted in Telangana. There was no Ashok Gehlot, there was no Kamal Nath, there was no Baghel, to resist. No, this should not be done like this. This should not be done like that. It was far more easier for the Congress central leadership to micromanage the campaign and drum up this anti-incumbency sentiment, which was there. The party feels it was there, but they could not. As Vandita said earlier in reply to a question on Karnataka, the anti-incumbency is always there. You need to be able to capitalize on that. So there the Congress managed to capitalize on that anti-incumbency sentiment. The ticket distribution was fairly smooth. There was not much infighting or rebel trouble or anything like that. So things fell in place in Telangana compared to the other states. Congress seems to have got this formula sort of right in the south when it comes to Karnataka and now Telangana. Manoj, do you think that later down the road, the Congress will have a different approach for the south, and now, as you see the results in the heartland, a different approach for the north? In today's time and age, where the social media plays a role, where there is television, it's very difficult to stitch two different strategies for two regions. What one say in Madhya Pradesh will be immediately seen and reacted to in Kerala. That Sanatan Dharma controversy, if you remember, it was said in Tamil Nadu, but it had a ripple effect in the whole of heartland. So two different strategies would be slightly difficult. But the Congress believes that it has much more traction in the southern states as compared to the northern states. For instance, the party did a survey in Telangana as part of the series of surveys it did for the assembly elections, where they asked a specific question on Rahul Gandhi and Prime Minister Narendra Modi. And the party claims, we'll have to believe whether with a pinch of salt or a bucket of salt, but the party claims that Rahul Gandhi's popularity was around 60% as compared to Prime Minister Narendra Modi's in Telangana. And they hope it will reflect in the Lok Sabha elections as well. So they definitely believe Rahul Gandhi, his leadership has much more traction in say Tamil Nadu, in Kerala, in Karnataka, in most of the southern states. But you spoke about two different strategies, but whatever they do, the Congress can only give a meaningful challenge to the BJP if it manages to claw its way back in the Hindi heartland, where the main fight would be between Congress and the BJP. In many of the states where the regional parties are dominant, the situation is completely different. But in Madhya Pradesh, in Rajasthan, in Gujarat, in Himachal, in Haryana, it's a state fight between the BJP and the Congress. So whatever they do, they find a new strategy or an alternative strategy, but they will have to, if they want to challenge the BJP, they will have to, revive itself in the heartland. Sorry. Right, Manoj. Moving on to BJP again, Vandita, you have written that the national BJP and the state units somehow had a certain discord between them. They were not in tandem with each other. And now, after the 3-1 score, do you think that the state units have somehow corrected their course? I don't think the state units have corrected the course in this campaign. I could see it in Madhya Pradesh, and all of us could see it. Whichever reporter went to Rajasthan and to Chhattisgarh as well, that the BJP took over the state campaign. So the central BJP took over the state BJP campaign. So in Madhya Pradesh, for instance, the state that I traveled to, Shivraj Singh Chauhan was virtually marginalized.
there were so many examples of that marginalization, like, from the election posters, which earlier would have had just Shivraj Singh Chauhan on them. Now he was one of 12 faces, and the biggest, face was that of Modi. And, there was a yatra that he would do just before the election. This time there were 5 yatras taken out by different people, and Shivraj Singh being only one of them. So there were so many examples. I mean, everywhere, whether it was the candidates or it was the leaders, they put Modi at the center of the campaign. And there was a very visible effort to keep Shivraj Singh Chauhan on the side. So I think it's not so much that the dissonance between the state BJP and the central BJP has gone or narrowed in this election. It is simply a forceful takeover by the central BJP of the state campaign. It is that. Now, at the moment, for the BJP, it has paid off. So that is not to say that that's the model of politics that should be upheld for parties, that you centralize power and you do not give any room or power to your state leadership. That is not a model to be upheld. All that I'm saying is it is a model that for the moment is paying off for the BJP. Absolutely. Liz, moving on to BJP, how big of a role do you think that Hindutva played in these elections as compared to the welfare schemes? No, there's no comparison because, of course, welfare, the BJP, even Modi guarantee, this Modi ki guarantee, this what they term, it is a combination of welfare schemes plus Hindutva plus development, and the glory Prime Minister Modi has, I'm quoting them, has brought to to India, and how he has elevated India to, to a higher or to glory in the global situation. That is that. So, Hindutva was, of course, BJP's core agenda, and they never, shied away from it. And in Rajasthan, we have seen how the campaign, all the campaigners, right from Prime Minister to, Home Minister to Defense Minister to everyone, spoke about how Gehlot government had discriminated between the victims, while they didn't say a particular community victim got the relatives got government jobs and compensation, while there is a Saini, where there is this Kanaya, the poor killing victim. These people never got that kind of. So basically, they were implying that there is an appeasement happening under the Congress government, whereas the majority Hindu, citizens are kind of, sidelined in the realm of the governance process under the Congress. So this definitely has had traction in a state like states like Madhya Pradesh and Rajasthan, where the population, the 90 plus population is it's about they are Hindus. So it certainly worked in favor of BJP. And of course, there is this Ram temple, although they don't talk visibly or obviously about Ram temple or something, there is passing references to it. But the fact that the BJP is campaigning about the January inauguration of the Ram temple, and the talk about other Kashi, Mathura, all these things, it is subtly, it is definitely going to the minds of the people. And I think when a voter goes to the polling booth, it is about how much hamara, it's about our own culture and our faith, and along with what we get, material wise. This is what one BJP leader told me. This is how they decide their voting pattern. So it looks like, even from the campaign material, if you go through, there is this along with the guarantee, the material guarantees, like
job, other unemployment and all. This also played a role, and the law and order in under Gehlot government, that also, it was in a way, it was given a communal color. Basically, the Hindus are not safe under any other government other than the BJP. That was the message echoing, in these speeches and in their campaign materials. Like I said, they subtly conveyed it to the people. I mean, I think for BJP, they don't any longer need that, the loud, high decibel campaign about their Hindutva identity, no matter how much the Congress leaders try to copy them and, try to be a plan, team B of BJP in terms of the Hindutva, plank. It is actually, it always goes to the BJP. I mean, this kind of victory wouldn't have happened if BJP had completely kept aside the Hindutva and just, worked on the, guarantees and all the, development, such issues. I'm sure that emotive issues also played a key role, and it will remain also. It looks like BJP's the 2023 campaign, I'm talking about the campaign, will also be like, revolving around these 4 factors. Right. Manoj, what impact does the score now have, the Congress score now have on the opposition India bloc? Knives are already out in the India bloc because most of the parties were, massively upset with the Congress for having broken the momentum that the India bloc had after 3 of its meetings in Patna, Bengaluru, and Mumbai. Most of the parties were very keen that the constituents, enter into seat sharing talks and conclude the seat sharing arrangement by the end of November. Hold a couple of joint rallies, keep the momentum going. But the Congress, in its wisdom, thought that it should win a couple of seats. It should have a couple of seats under its belt, before entering the seat sharing talks, so that it will have the bragging rights. It will have an upper hand when it comes to the seat sharing negotiations. So the activities of the India alliance was completely, the momentum was broken. There were no activities in the last 2 months. So. And apart from that, there was some, seat sharing difficulties as well. The Samajwadi Party, the JDU, the left, they all wanted to contest in some of these states, and they were asking for seats from the Congress. But being the the larger party, the Congress ought to play the big brother role, and to an extent where Kamalnath was quoted as saying, when asked about Akhilesh Yadav's take on breakdown of seat sharing talks, he replied saying, Akhilesh kaun hai? So that really upset the Samajwadi Party and Trinamool. Most of these parties are really upset. So today when the Congress decided to convene a meeting of the India leaders on December 6th, there was indifference. The leaders, they said, would go, but the question they all were asking was what was the point in now having a meeting? In fact, couple of leaders, JDU's KC Tyagi or Trinamool Congress leaders, they've openly said that it is a Congress's defeat. It's not the India bloc's defeat. So the Congress with a near wipeout in the Hindi heartland, it only has the tiny state of Himachal Pradesh under its belt now. So the Congress will be seen as a baggage by many of the regional parties. So it's a very difficult time for the Congress now to re-enter the seat sharing negotiations, and the India bloc itself will find it difficult to revive the momentum which it had managed to get after a couple of meetings and these big announcements and naming the alliance India and all that. And how is the road ahead looking for 2024 general elections for the Congress? No, that's too difficult to hazard a guess now. But in 2018, the Congress had won these 3 states. If you remember, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and Rajasthan. But you saw the results. We all saw the results just 4-5 months later.
So now the Congress has lost all these states. So it will be very difficult, as Vandita was earlier pointing out, the voters last time had, they arrived at a distinction between, voting for a state election and a national election. So it's very difficult to hazard a guess, but yes, the momentum that the India alliance had built earlier this year after a couple of meetings and all, that's completely broken now. Now they will have to go back to the drawing board. The Congress will have to go back to the drawing board on how to build a narrative again. The Congress on its part needs a credible story. They cannot replicate this template of welfare schemes and these promises, they call it guarantee or anything else. They will need to have a credible story to counter the Modi machine. Otherwise, it will be very difficult for the Congress. Absolutely. And before we wrap up, quick comments as fast as we can on CM faces, probable CM faces. Liz, to start with you, BJP has a lot of picking to do in Chhattisgarh. Yes, in Chhattisgarh and in Madhya Pradesh, there is no guarantee that, Shivraj Singh Chauhan will. There is, I'm not saying he will not be, but there is no guarantee that he is going to be, because the BJP throughout the campaign has maintained that, Prime Minister Modi is the face of this BJP campaign in these states. So, of course, all the three states, there will be hectic meetings in the coming days, and the BJP parliamentary board is meeting tonight itself after this, the Prime Minister Modi's victory rally in the party, in the national capital. So, it is unlikely that they take a decision today itself, but obviously they will decide the observers for the legislative party meetings in the respective state, and within a day or two, the decision will come. But although I said that there's no guarantee for either Shivraj Singh Chauhan in Madhya Pradesh or Vasundhara Raje Scindia in Rajasthan, it is a fact that the party leaders cannot completely sideline them or cannot keep them in the loop while a discussion is or while a decision is being made, because like a leader said today that it is very easy to form a government, but the stability of the government, despite the numbers, also matters. So without their cooperation, it will be difficult for BJP leadership. So definitely there will be a series of discussions, and we will see in a day or two. Manoj, who in Telangana? CM seat Telangana for Congress. There are a couple of contenders for the top post. One, of course, is the state Congress president Revant Reddy, who in many ways is a charismatic figure, a powerful orator. He kind of led the party into elections. But he's not alone. The CLP leader, the Congress Legislative Party leader, Mallu Bhati Vikramarka, he had led a 1,000-kilometer Padyatra earlier this year. He's a very strong contender, and so is former State Congress President Uttam Kumar Reddy. He's a Lok Sabha MP now. He's a 5-term MLA. Then there is former Deputy Chief Minister when in combined Andhra, Damodar Reddy. So he belongs to a Dalit background. So if the Congress plans to have a caste kind of arrangement, he is also a strong contender. So there are a couple of names, but everything will depend on the mood of the MLAs and the wishes of the High Command, which is always the case in the Congress party. They will always say it is MLAs, the newly elected MLAs, who will pick the next chief minister. But at the end of the day, it's the High Command which takes the call. Thank you, Manoj. Vandita, the last comment, the 5 states that went to polls last month were considered to be the semi-final to the 2024 general elections. What does the scorecard say now? Yeah, so like Manoj said that, we've seen this before, that 2018, the results of these 4 assembly elections went in one direction.
Congress did very well. And then in 2019, it was Modi who swept. This time, I think there is less unpredictability about what will happen, simply because all of us who've been going to the ground have been seeing in state after state election that that voters make a distinction between the center and the state, and at the center they give the benefit of doubt to the BJP consistently. Now, in this election, in fact, what one is seeing is that perhaps at the state level also, they are allowing that benefit of doubt given to the central BJP to carry over into the state contest as well. So the overall trend of the fact that, Mr. Modi's popularity has not waned, and in fact it may have sustained over two terms now, I think carries on. So given where we are right now, it seems that Mr. Modi is definitely in an advantageous position right now to win 2024. Thank you, Vandita. Thank you for speaking to us, Manoj and Liz. So that's the word on the cards. And we have come to the end of our discussion session. You are watching the Indian Express on its official YouTube channel. Today, the vote counting is still underway for Tamil Nadu, for Telangana, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and Rajasthan. Mizoram will witness its vote counting day tomorrow and watch all our live election updates and analysis on our website, indianexpress.com. I am Flora Swine, and you are watching Indian Express on YouTube. Thank you and goodbye. राजस्थान की जीत पर तेलंगाना में अपने बने हुए वोट पर जश्न मनाया जा रहा है और दिल्ली के पार्टी के मुख्यालय में हम सबको संबोधित करने, जनता का आभार मानने के लिए, जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, उस जनता का आभार मानने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही समय में यहां पधारेंगे। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होते ही सभी कार्यकर्ताओं को वहां का उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए बीच में से आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मंच पे ले आएंगे और हम सब अपने हाथ में जो झंडे हैं, नारे हैं, वो देते हुए आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत यहां पर करेंगे। एक बार मेरे साथ जोर से सब नारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं बोलूंगा गारंटी है भाई, गारंटी है। आप कहेंगे मोदी जी की गारंटी है, गारंटी है भाई, गारंटी है, गारंटी है भाई, गारंटी है।
भारत माता की, भारत माता की। आज जो चुनाव के नतीजे आए हैं, 2019 के चुनाव में इसी सभी 4 प्रदेशों के जो नतीजे आए थे, उसमें हमने 198 सीटें जीती थी। अभी तक की जो मतगणना के अनुसार 2023 में 344 सीटें जीती है। 146 सीटों का इस बार हमने ज्यादा सीटें जीती है। मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने बता दिया, मां से मोदी, मां से महिला कल्याण और मां से मतदान भाजपा को, कमल के फूल को। जिस प्रकार मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इसके एग्जिट पोल आ रहे थे, एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 7 बजे से ढोल ताशे जमा हुए थे, बेचारों को बाद में यहीं आना पड़ा। और इस जनता का धन्यवाद करने के लिए, आभार करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज पार्टी के मुख्यालय में आ रहे हैं। हम उनका जोरदार स्वागत करेंगे। भारतीय